अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रिड लेआउट के बारे में। जैसे प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसमें हमने डिस्कस किया था फ्लेक्स बॉक्स के बारे में, फ्लेक्स बॉक्स मास्टरी। आज हम लोग ग्रिड मास्टरी करेंगे। अगर आपने फ्लेक्स बॉक्स देखा है तो ग्रिड आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा, क्योंकि 70-80% जो कॉन्सेप्ट होता है या जो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करने का तरीका है वो सेम होने वाला है। ठीक है, अब ग्रिड होता क्या है? ग्रिड लेआउट मॉडल जो है वो बेसिकली ग्रिड बेस्ड सिस्टम होता है। ग्रिड बेस्ड सिस्टम का मतलब यानी जो रोज एंड कॉलम्स के तरह लिखा जाए, यानी रोज और कॉलम्स के हिसाब से जब आप एक स्ट्रक्चर करते हैं वो ग्रिड स्ट्रक्चर में आता है। अब रोज एंड कॉलम्स में हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? ग्रिड लेआउट मॉडल अलाउ करता है आपको या डेवलपर्स को कि इजीली आप कॉम्प्लेक्स वेबसाइट का लेआउट बना सके। आपको पता है जब वेबसाइट हम लोग बनाते हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी एक वक्त के बाद आना शुरू हो जाता है, या डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स लेआउट को एक स्ट्रक्चर करने के लिए प्रॉपर तरीके से ग्रिड बेस्ट ऑप्शन होता है। दूसरी बात यह है कि ग्रिड आपको मदद करता है रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने में भी, वो भी बहुत ईजी तरीके से। और जब ग्रिड और फ्लेक्सबॉक्स नहीं आए थे तब फ्लोट प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया जाता था, यानी फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट, जिसके बारे में हमने बेसिक सीएसएस में कवर किया हुआ है। अब ग्रिड वर्सेस फ्लेक्सबॉक्स होता क्या है? हमने ऑलरेडी फ्लेक्सबॉक्स वाले वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था कि फ्लेक्सबॉक्स वन डायमेंशनल लेआउट के साथ बेहतर काम करता है। यानी अगर रोज और कॉलम है जो कि वन डायमेंशन में है उसके लिए फ्लेक्सबॉक्स बेस्ट होता है, जबकि ग्रिड जो है वो टू डायमेंशनल लेआउट रोज एंड कॉलम्स के लिए बेस्ट होता है। जिस तरीके से हमने फ्लेक्सबॉक्स में पढ़ा था कि एक कंटेनर बनाना पड़ता है, उसके अंदर उसका आइटम्स होता है, और जो भी चीज हमने वहां देखा था ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, आइडेंटिकल है एज पर रूल ग्रिड में भी। यानी आपको एक ग्रिड कंटेनर बनाना पड़ेगा जो कि पेरेंट कंटेनर होगा, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उसके आइटम्स होंगे, ग्रिड आइटम्स होंगे। कंटेनर को ग्रिड बनाते कैसे हैं? डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और डिस्प्ले ग्रिड करेंगे, या फिर इनलाइन ग्रिड करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स से हम लोग फ्लेक्स बनाते थे कंटेनर को और उसके आइटम्स में प्रॉपर्टी लगाते थे, बिल्कुल वैसे ही डिस्प्ले ग्रिड करेंगे कंटेनर को और उसके अंदर उसके प्रॉपर्टीज लगाएंगे और उसका आइटम्स जो है फिर हम लोग उसमें चेंजेस देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, वो तब जाके आपको बेहतर समझ में आएगा। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, मैं कहूंगा div into 5। मैंने 5 div बना लिया, मैंने लिखा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये 5 div जो है ना, ये 5 div जो है ये एक इस div के अंदर होगा, ये इसका पेरेंट div है। ठीक है, ये और ये जो पेरेंट div है इसको मैं नाम एक क्लास दूंगा। आमतौर पे स्टैंडर्ड यही होता है कि आप कंटेनर बना दे इसको। ठीक है, ये नाम लिखना यानी ये क्लास इस्तेमाल करना इज अ गुड ऑप्शन। इससे फ्रेमवर्क्स वगैरह में जब आप जाएंगे तो आपके लिए सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा होगा क्लास नेमिंग में। ठीक है, अगर आप एकदम ही यूनिक सा क्लास लगाते हैं 1 2 3 ABCD, वो अच्छा प्रैक्टिस नहीं होता। तो हमने क्या किया, एलिमेंट में आके HTML में 5 div बनाए जो कि हमारा ग्रिड आइटम होंगे, और ये हमारा ग्रिड कंटेनर है। अब हम लोग स्टाइल टैग में आकर इसको पहले ग्रिड बनाएंगे। राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है 5, और ग्रिड बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो 5 div है ग्रिड कंटेनर उसको थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे दिखने में। तो ऑफकोर्स क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आपको मैं ग्रिड समझा रहा हूँ इसलिए मैं एक एक लाइन लिख के दिखा रहा हूँ और समझाऊंगा भी इसको। तो मैंने क्या किया, कंटेनर को यहाँ से टारगेट किया और कंटेनर के अंदर हमने डिसेंडेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, और हमने कहा कि कंटेनर के अंदर जितना भी div है उसको आप टारगेट कर लीजिए, यानी उसको टारगेट से सिलेक्ट कर लीजिए। और क्या करिए, सिलेक्ट करके बैकग्राउंड का कलर को चेंज कर दीजिए। क्या करिए, मैं बोलूंगा F1 F1 F1। ठीक है, एक ग्रेइश कलर में मैं आ गया यहाँ पर और आपको दिख भी रहा है राइट हैंड साइड में। इसके बाद मैंने बोला सब में बॉर्डर लगा दो, तो मैंने बोला बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब देखिए द मोमेंट हमने बॉर्डर लगाया तो ये इस तरीके से बॉर्डर भी लग गया। अब क्योंकि बॉर्डर यहाँ पर चिपक रहा है तो मैं यहाँ पर पैडिंग दूंगा थोड़ा सा, मैं कहूंगा पैडिंग चारों डायरेक्शन से 10 पिक्सल आ जाए। तब देखिए 10 पिक्सल चारों डायरेक्शन से जैसे हमने पैडिंग दिया तो इस तरीके से काम कर रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी बढ़ाएंगे इसका। मैं इसको लेट से 30 कर देता हूँ, फॉन्ट साइज 30 इस तरीके से। ठीक है, ताकि अच्छे से आपको नजर आए, और आखिर में जाके मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से। अभी आप देखिए ये बिल्कुल बॉर्डर चिपका हुआ नजर आ रहा है क्योंकि मार्जिन नहीं है इन एलिमेंट्स के दरमियान। अब मैं यहाँ पर आके अपना कंटेनर को स्टाइल करने लगा हूँ, यानी जो हमारा मेन कंटेनर है जिसको हमें ग्रिड बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये स्टाइल, ये जो हमने स्टाइल किया इसका ग्रिड या फ्लेक्स बॉक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये जर्नल स्टाइल है। ठीक है, यहाँ पर आके मैं बोलूंगा डॉट कंटेनर। अब आप देखिए क्योंकि एक बार कंटेनर हमने इस्तेमाल किया हुआ है तो उसका सजेशन भी आ रहा है। हमने कंटेनर को यहाँ से ले लिया, यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा डिस्प्ले ग्रिड। तो जैसे मैं लिखूंगा डिस्प्ले और ग्रिड लिखूंगा, आप देखिए दो ऑप्शन मेरे सामने आएगा, एक ग्रिड है और एक है इनलाइन ग्रिड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर MS लिखा हुआ आ रहा है। ये MS का मतलब क्या है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये प्रीफिक्स वेंडर्स होते हैं। ठीक है, बोनस क्लास में मैंने इरादा किया है कि इसके बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी आप नॉर्मल ग्रिड ही इस्तेमाल करेंगे। द मोमेंट हमने इसको ग्रिड किया आप कहेंगे कुछ भी नहीं हुआ, तो हाँ, फ्लेक्स बॉक्स की तरह यहाँ पर डिफॉल्ट प्रॉपर्टी कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आपको डायरेक्ट कोई चेंजेस इसमें दिखा। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स हमने कर दिया। द मोमेंट हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया इसका मतलब ये है कि अब जो ये तमाम कंटेनर्स इसके अंदर है अब ये ग्रिड
बन चुके हैं, यानी अब ये ग्रिड आइटम बन चुके हैं। अब जो मर्जी आप आइटम्स इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाना है लगाते रहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रिड के अंदर काफी सारा प्रॉपर्टी होता है, हम लोग एक एक करके इन डिटेल देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको जस्ट एक डेमो दिखा रहा हूँ कि कैसे करके ग्रिड को यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता हूँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम नाम से, और इसमें एक ऑटो प्रॉपर्टी आता है। मैंने लिखा ऑटो, स्पेस देके मैंने दोबारा ऑटो लिखा, और फिर से मैंने स्पेस देके ऑटो लिखा। तो अब देखिए द मोमेंट मैंने 3 ऑटो लिखा तो इसने क्या किया, ग्रिड को रो में बदल दिया, और पहले में 3 रो बना, यानी 3 डिव बना, देन 4 और 5। इफ मैं इसको यहाँ से बड़ा कर दूं, सो एज यू कैन सी कि ये डिव बड़ा हो रहा है, बट ये 4 ऊपर नहीं जा रहा है, नहीं 5 ऊपर जा रहा है। यानी हमने जब डिस्प्ले फ्लेक्स देखा था वो अलग था, वहां पर स्क्रीन जैसे ही छोटा यानी बड़ा करते थे तो डिव एक लाइन पे जाता था, यानी पूरा का पूरा जो आइटम्स था वो एक लाइन में जाता था। तो डिव अलग तरीके से काम करता था, या फ्लेक्स आइटम्स अलग तरीके से काम कर रहे थे, जबकि यहाँ पर ग्रिड में फ्लेक्स ग्रिड अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूंगा यहाँ पर। ठीक है, हम लोग अभी एग्जाम्पल देखने भी वाले हैं इसका, यानी ये ग्रिड टेम्पलेट होता क्या है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा डॉगर ब्लू, हमने बैकग्राउंड डॉगर ब्लू दे दिया। ठीक है, इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि डॉगर ब्लू तो पूरे बैकग्राउंड में लगा, लेकिन दिख इसलिए रहा है क्योंकि एक एलिमेंट कम है। इसके बाद मैं यहाँ पर देता हूँ पैडिंग। ठीक है, दरमियान पैडिंग दूंगा मैं, तो फिर ये थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा, एज यू कैन सी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये बेसिक सा एग्जाम्पल था एक कि किस तरीके से ग्रिड को आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपको ग्रिड समझ में आ गया, लेकिन अब बकायदा हम लोग एक एक प्रॉपर्टी को समझना शुरू करते हैं, जैसे फ्लेक्स बॉक्स में हमने किया था। तो जैसे हमने किसी भी कंटेनर को डिस्प्ले ग्रिड बना दिया, तो अब ये कंटेनर क्या बन गया, ग्रिड कंटेनर बन गया, और इसके अंदर जो भी आइटम्स होगा वो उसका आइटम्स होगा, यानी ग्रिड आइटम्स होगा, जैसे फ्लेक्स आइटम था। अब जब आप ये कर देते हैं ना, तो इसके अंदर जितने भी आइटम्स है जो आपको नजर आ रहे हैं, इसको आप रोज या कॉलम में अरेंज कर सकते हैं, यानी इस पे आपका पूरा कंट्रोल आ जाता है। और यहाँ पर भी वही रूल है कि जितना भी कंटेनर का डायरेक्ट चिल्ड्रन है, यहाँ पर आप देखिए डायरेक्ट चाइल्ड है ना सब, तो जितना भी डायरेक्ट चाइल्ड है वो ग्रिड आइटम बनेगा। ठीक है, कोई नेस्टेड चाइल्ड है वो नहीं बनेगा, डायरेक्ट चाइल्ड ही बनेगा सिर्फ। ठीक है, ये हमने फ्लेक्स वाले क्रैश कोर्स में भी समझाया था आपको। और किसी भी कंटेनर को ग्रिड बनाने का तरीका हमने ऑलरेडी बता दिया, डिस्प्ले ग्रिड इस्तेमाल करेंगे आप, और एक है इनलाइन ग्रिड, लेकिन इनलाइन ग्रिड पे आप मत जाइए, डिस्प्ले ग्रिड ही इस्तेमाल करिए फिलहाल। ठीक है, या फिर अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखा दूं इनलाइन ग्रिड का, तो चलिए एटलीस्ट आप देख के समझ जाएंगे कि क्या फर्क है दोनों में। आप देखिए जैसे मैंने इनलाइन ग्रिड किया तो ये एक जगह चिपक गया और वही ग्रिड हुआ, लेकिन विड्थ सिर्फ छोटा हो गया। ठीक है, तो आमतौर पे आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आमतौर पे आप डिस्प्ले ग्रिड ही इस्तेमाल करेंगे, और आगे इस पे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। अब हमारे पास ग्रिड के अंदर पहला जो प्रॉपर्टी आता है, बल्कि प्रॉपर्टी क्या, मैं तो बोलूंगा पहला जो हमारे पास एक टॉपिक आता है, ये पूरा टॉपिक है खुद में, प्रॉपर्टी नहीं है सिर्फ, वो टॉपिक आता है कि ग्रिड में आपको पता है ग्रिड में रोज एंड कॉलम्स होता है, और रोज और कॉलम्स को आप कंट्रोल करते हैं ग्रिड में। ठीक है, ग्रिड में ग्रिड को ट्रैक करने के लिए, यानी ये आपका ग्रिड है, ये आपका ग्रिड है, और ये सब आपका ग्रिड आइटम्स है, ये सब आइटम्स है, और ये आइटम्स रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में है। इनको ट्रैक करने के लिए अलग अलग तरीके से, अलग अलग एतबार से, अलग अलग सिनेरियो में इसको ट्रैक करने के लिए आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो ग्रिड के अंदर, ग्रिड कंटेनर के अंदर आप ये डिफाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ साइज ऑफ द ग्रिड, कॉलम्स एंड रोज कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो ये सब करने के लिए कि कितना साइज होगा ग्रिड का, उसका कॉलम कितना होगा, उसका रो कितना होगा, ये 3 चीज बताने के लिए CSS ग्रिड आपको 3 प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। एक हमारे पास आता है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, जो कि डिफाइंड करता है नंबर ऑफ विड्थ ऑफ कॉलम कितना होगा ग्रिड के अंदर। याद रखिए, नंबर ऑफ विड्थ एंड कॉलम, यानी कॉलम का विड्थ कितना होगा टेम्पलेट के अंदर। टेम्पलेट से मुराद हमारे ये पूरा का पूरा जो कंटेनर है उसके अंदर, वो कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा ग्रिड टेम्पलेट रो, ग्रिड टेम्पलेट रो ये डिफाइन करता है कि नंबर ऑफ हाइट कितना होगा रोज में ग्रिड के अंदर, यानी ग्रिड आइटम के दरमियान। और तीसरा होता है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, जिसमें आप ये डिस्कस करते हैं, यानी ये कंट्रोल करते हैं कि हाउ टू डिस्प्ले कॉलम्स एंड रोज यूजिंग नेम्ड ग्रिड आइटम। ये सब चीजें हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये सब 3 जो प्रॉपर्टी हमें मिल रहा है, ये ग्रिड को ट्रैक करने के लिए होता है, उसका एरिया, उसका हाइट, उसका विड्थ, उसमें कॉलम, उसमें रोज, ये सब काम के लिए ये 3 प्रॉपर्टी आता है, जिसपे से एक प्रॉपर्टी हमने कई मरतबा इससे पहले भी इस्तेमाल किया है, विच इज ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। तो अब हम लोग सबसे पहले उसी को पढ़ने जा रहे हैं इन डिटेल। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, ये पूरा का पूरा कोड यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ताकि ये स्टार्टिंग वाला कोड आपको मिल जाए पूरा, और अब यहाँ पर हम लोग जो भी चेंजेस करेंगे वो आपको दिखेगा। अब ग्रिड टेम्पलेट कॉलम क्या करता है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम इस बात को डिफाइन करता है ना, द नंबर ऑफ विड्थ, द नंबर एंड द विड्थ ऑफ कॉलम इन द ग्रिड। नंबर, कितना नंबर होगा ग्रिड के अंदर, यानी कितना आइटम होगा ग्रिड के अंदर, और उसका विड्थ कितना होगा उसको स्पेसिफाई करता है। अब इस प्रॉपर्टी में जो वैल्यू जाता है वो कैसे जाता है, पहले तो हमने यहाँ पर एक ऑलरेडी इस्तेमाल किया हुआ है जिसमें ऑटो 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 है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक और डिफ को बढ़ा देता हूँ यहाँ से, और इसको कर देते हैं 6 नंबर का डिफ। ठीक है, जस्ट टू मेक इट इवन। अब इसमें जो वैल्यूज जा रहा है ना, इस पे क्या क्या वैल्यूज जा सकता है, तो एक तो इसमें जा सकता है फिक्स लेंथ, जिसमें आप पिक्सल भेजते हैं। दूसरा परसेंटेज बेसिस में भेज सकते हैं। तीसरा यूनिट FR यूनिट बेसिस में भेज सकते हैं। चौथा ऑटो भेज सकते हैं। 5th नंबर पे रिपीट भेज सकते हैं, और फिर मिनिमम भेज सकते हैं। एक एक करके इनको समझेंगे ताकि आपको इजीली समझ में
है चीजों को। हमने यहाँ पर दिया ग्रीड टेम्पलेट कॉलम, बस जहन में ये रखना कि ये प्रॉपर्टी करता क्या है, ये नंबर को डिफाइन करता है और विड्थ को डिफाइन करता है कॉलम्स के एतबार से ग्रिड में। हमने यहाँ पर दिया ऑटो ऑटो ऑटो, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि इक्वली 1 2 और 3 डिव डिवाइड हो गया, ठीक है। यहाँ पर कॉलम कितना है, 3 है, रो कितना है, 2 है, ठीक है। अच्छा, ये फ्लेक्स बॉक्स की तरह ऐसे नहीं होता कि मैं इसको जैसे ही बड़ा करूंगा तो सिंगल कॉलम बन जाएगा, या छोटा कर दूंगा तो मैं सोचूंगा कि यार एक और भी एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये ऐसे काम नहीं करता। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ और डिव भी ऐड करता हूँ इस तरीके से, अब देखिए हर बार ये 3 ही कॉलम बना रहा है, ये हर बार 3 कॉलम बना रहा है। लेट से मैं इसको अब अगर कम करना शुरू करूँ, मैं इसको यहाँ से लेट से 4 को हटा दूं यहाँ से ऐसे, तब देखिए इसने 3 कॉलम बनाया। लेट से मैं यहाँ से 5 तक को हटा दूं, अब देखिए इसने अभी भी 3 ही कॉलम रखा हुआ है, ठीक है। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये 3 कॉलम ही अभी फिलहाल देगा, आगे जाके आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि 3 कॉलम है तो लिहाजा हमने 3 वैल्यू पास किया, ठीक है। और ऑटो का मतलब होता है बराबर सेपरेशन। तो हमने ये बताया कि भाई 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम, तीनों कॉलम के दरमियान जो विड्थ होगा, यानी ये जो जगह विड्थ होगा, ये बराबर बराबर होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो 1 और 4, 1 2 और 4 5 3 6 ये सब बराबर बराबर सेपरेट हो चुका है। अब मैं इस वैल्यू को जब थोड़ा चेंज करूंगा ना, फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे काम करता है। इसको मैं आपको बल्कि इसी में चेंजेस करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसका कोड आपको मिला हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा जो पहला वाला कॉलम है, जो फर्स्ट कॉलम है, उसको तो 80 पिक्सल दो। ये हमने क्या किया, ओ सॉरी मेरा कीबोर्ड चेंज हो गया, इसको 80 पिक्सल दो। ये जो हमारा पहला कॉलम है ना, इसमें हमने फिक्स लेंथ इस्तेमाल किया है। जैसे हमने बताया इससे पहले परसेंटेज वगैरह बहुत सारा है, तो उसमें से एक फिक्स लेंथ हमने इस्तेमाल किया। हमने बोला पहला कॉलम क्या हो जाए, 80 पिक्सल का। अब देखिए जैसे ही मैंने 80 पिक्सल बोला तो सिर्फ एक ही कॉलम यहाँ पर दिख रहा है और कोई कॉलम है ही नहीं, और सब बन गया 80 पिक्सल का। द मोमेंट मैंने स्पेस देके यहाँ 200 लिखा, तो अब देखिए सिर्फ 2 कॉलम आया, क्योंकि मैंने 2 कॉलम मेंशन किया, इसीलिए सिर्फ 2 कॉलम आया। लेकिन जो जो चीज पहले कॉलम में आए वो 80 पिक्सल विड्थ में है, और जो जो चीज सेकंड कॉलम में आए वो 200 पिक्सल के बराबर है। इस पर हमने स्पेस दिया और फिर लिखा ऑटो। अब आप देखिए जैसे हमने ऑटो लिखा, तो ऑटो के बारे में हमने बताया था कि वो बराबर बराबर विड्थ को बांट लेता है। तो इसको आप देखेंगे ये 80 पिक्सल में नजर आ रहा है, ये बड़ा है 200 पिक्सल, और इसने बराबर बराबर विड्थ को ले लिया। लेट से अगर मैं इस तरीके से इसको एक 50 कर दूं पिक्सल, तो आप देखिए मैंने एक 4 कॉलम भी बना लिया, आपको दिख रहा होगा। और लेट से मैं यहाँ से इसको 60 कर लेता हूँ, और लेट से यहाँ से इसको 100 कर लेता हूँ। तो आपको समझ में आया, जो थोड़ी देर पहले हम लोग बोल रहे थे कि 3 ही कॉलम है, 3 ही कॉलम है, 3 ही कॉलम रहेगा, उसका पीछे रीजन ये था कि हमने 3 ही पैरामीटर दिया हुआ था, तो 3 ही कॉलम था। हमने पैरामीटर बढ़ा दिया, कॉलम भी बढ़ गया। लेट से हम लोग इसको भी अगर छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, मैंने 550 कर दिया। और याद रखिए ये ऑटो में है, इस वजह से इतना बड़ा हो रहा है। फर्स्ट में मैंने बताया 60 पिक्सल होगा, ये 60 लिया। मैंने बोला 50 होगा, सेकंड वाला में ये 50 लिया। इसको हमने ऑटो बोला, तो इसने मैक्सिमम जगह ले लिया जितना हो सकता था अपने हिसाब से। अब मैं बोलूंगा भाई तू ऑटो मत रहो, तुम हो जाओ लेट्स से 70 पिक्सल का, तो मैंने इसको 70 पिक्सल बनाया। अब आप गौर करेंगे तो आपको पॉइंट समझ में आएगा कि जगह यहाँ खाली है, लेकिन फिर भी ये एलिमेंट इसके ऊपर नहीं आ रहा है। यही चीज थोड़ी देर पहले हम लोग कह रहे थे ना कि आपको आगे समझ में आएगा। उसका पीछे रीजन है कि हमने बताया है कि भाई कॉलम 4 होगा। एज यू कैन सी ये 1 पैरामीटर है, ये 2 पैरामीटर है, ये 3 और ये 4 है, तो कॉलम फिर 4 ही होगा, जगह जितना भी हो फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपको डेफिनेशन में याद करवाऊं कि हमने बात किया था कि ये जो प्रॉपर्टी होता है ग्रीड टेम्पलेट कॉलम, इसमें आप कॉलम नंबर एंड उसका विड्थ के बारे में बात करते हैं। तो यस, विड्थ के बारे में तो अब दिख रहा है आपको, और कॉलम नंबर से मुराद है कितना कॉलम्स आपको चाहिए। लेट्स से अगर मैं एक और कॉलम डाल दूं रेफरेंस के लिए, इनफ रहेगा 100 पिक्सल का। तो अब आप देखिए क्या हुआ, बल्कि मैंने 10 डाल दिया गलती से, 100 पिक्सल का। तो अब देखिए अब हमें 5 कॉलम मिल गया। तो अब आपको समझ में आया कितना ईजी है कॉलम को अपने हिसाब से मेंटेन करना। और विड्थ कैसे मेंटेन करेंगे उसका एग्जांपल तो हम आपको दे ही रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज तो आप समझ गए कि कॉलम कैसे मेंटेन करते हैं। हाँ, जहां तक बात है विड्थ का, तो विड्थ में काफी सारा अलग अलग यूनिट होता है। हमने तो पिक्सल देखा, इसके अलावा परसेंट होता है और भी होता है, वो हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, 3 पैरामीटर में ही इत्तेफाक करूंगा यहाँ से, और क्योंकि आपको ये समझ में आ चुका है राइट, बल्कि मैं इसको यहाँ से कॉपी करके आपको कोड दे दूंगा ताकि आपको याद भी रहे। और यहाँ पर आगे मैं दोबारा से इसको पहले जैसा बना दूंगा, विच इज ऑटो, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा वापस से नॉर्मल बन गया है। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट के ऊपर, जो आपको प्रोफेशनली इस्तेमाल होते हुए दिखेंगे। FR यूनिट जो होता है वो फ्रैक्शन के लिए स्टैंड होता है, यानी FR यूनिट स्टैंड्स फॉर फ्रैक्शन। ये जो यूनिट होता है ना FR, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी और प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल किया था मीडिया क्वेरी वगैरह वाले में, वो क्या करता है बेसिकली, FR यूनिट ऑटोमेटिकली डिवाइड करता है अवेलेबल स्पेस को इनटू फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलेंगे 1 FR, इट विल टेक एज अ 1 फ्रैक्शन ऑन द अवेलेबल स्पेस, while 2
एफ आर यानी 2 FR ये इज इक्वल टू विल टेक अ 2 फ्रैक्शन अवेलेबल स्पेस। क्या मतलब है इसका? मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे दे दूं, अभी देखिए बिल्कुल ऐसे है, मैं बोलूँ 1 FR तो ये ऐसे रहेगा। अगर मैं बोलूँ 1 FR इस तरीके से, तो आप देखिए यानी आपको पता है कि यहाँ पर जितना पैरामीटर पास किया जाएगा ना उतना कॉलम्स बनेगा, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। यहाँ पर हमने 2 पैरामीटर पास किया, 1 FR का मतलब अवेलेबल स्पेस में जितना भी जगह है उसको बराबर बराबर बांट दो। तो हमने बोला 1 FR इसका मतलब हमने बोला 2 कॉलम बनाओ और दोनों कॉलम को अवेलेबल स्पेस के दरमियान बराबर बराबर बांट दो। अगर मैं बोलूँ एक और FR 1 FR तो हमने क्या बोला कि 3 कॉलम बनाओ और तीनों कॉलम में रूल ये बताया कि तीनों कॉलम को बराबर बराबर बांट दो। यानी ये कॉलम के अंदर जो कुछ है उसको बराबर बांटो, इसके अंदर जो है बराबर बांटो, इसके अंदर जो है बराबर बांटो, और कॉलम 3 होगा क्योंकि हमने 3 बार लिखा। अगर मैं इसको 4 कर दूं तो जाहिर सी बात है फिर ये 4 कॉलम में बराबर बराबर डिवाइड करेगा। समझ में आ गया? यानी यहाँ पर आप बकायदा से कॉलम को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना पैरामीटर बढ़ेगा कॉलम उतना बढ़ेगा। हम लोग 3 लेके चलेंगे, और FR का मतलब आपको समझ गया, जितना भी अवेलेबल स्पेस है उसके बेसिस पे वो जगह बनाएगा। ऑटो भी लगभग सेम करता है, लेकिन ऑटो ऑटो है यानी वो ऑटोमेटिक है, ज्यादा प्रिसाइज नहीं है। FR का मतलब होता है एक्सप्लिसिटली प्रिसाइज्ड वैल्यू है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब मैंने बोल दिया ना 1 FR एंड 1 FR, तो बेसिकली हुआ ये कि तीनों ने बराबर बराबर जगह लिया। तो ये जो पूरा जगह है 33.3% ले रहा है, ये 33.3% लेगा, और ये 33.3% लेगा 100% विड्थ में से। ठीक है, अब ये विड्थ अगर मैं बढ़ा दूंगा तो भी आपको इस तरीके से ही दिखेगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर एक और रख देता हूँ 1 FR, तो ये 4 हो गया। विड्थ बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना छोटा करने से कोई फर्क पड़ेगा, एज यू कैन सी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से आप वैल्यू को ट्विक भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या मतलब है, मैं यहाँ से पहले आपको ये कोड दे दूं। अब देखिए यहाँ पर मैंने बोला 1 FR, मतलब ये है कि इस कॉलम को बराबर रखो, इसको भी 1 FR, इसको भी। लेट्स से मैंने बोला इसको 2 FR लो, सेकंड वाले कॉलम को मैंने बोला 2 FR, तो अब देखिए सेकंड वाला कॉलम बड़ा हो गया और फर्स्ट और थर्ड बराबर हिस्सों में बढ़ गया आपस में। ठीक है, यानी यहाँ पर ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, यानी 1 और 3 सेम स्पेस ले रहा है, 2 ज्यादा स्पेस ले रहा है। अगर मैं इसको बोल दूं लेट्स से 3, अब देखिए ये और ज्यादा ले रहा है। ठीक है, मैंने बोल दिया 5, अब देखिए और ज्यादा ले रहा है। मैंने बोला 6, ये और भी ज्यादा ले रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं इसको 2 बोल के, मैं इसको भी अगर 2 बोल दूं लेट्स से ऐसे, तब अब देखिए 2 और 3 यानी सेकंड और थर्ड कॉलम आपस में सेम सेम जगह ले रहा है, 2 2, और जो पहला कॉलम उसको 1 दिया जा रहा है। यानी इस तरीके से आप कॉलम और उसका विड्थ दोनों पे कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम आपको देता है। तो ये वाला कोड भी मैं आपको दे देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको पता रहे कि इसमें ये चीज होता है। इसके बाद हमारे पास एक आता है प्रॉपर्टी, यानी ग्रिड कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम तो हो गया क्लियर। अच्छा, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम से रिलेटेड अगर कुछ एक्स्ट्रा मजीद बातों को देखा जाए तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू नन होता है। डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं होता, यानी नन पे सेट होता है। इनहेरिटेंस इसमें नहीं होता। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नहीं होता। इस पे कौन कौन सा पैरामीटर जा सकता है, तो एक तो नन जाता है जो कि डिफॉल्ट वैल्यू होता है। एक होता है ऑटो। ऑटो क्या करता है, रीसाइज करता है कॉलम्स को, डिटरमाइन करता है कि साइज ऑफ कंटेनर कितना है उसके हिसाब से, यानी कंटेनर के साइज के हिसाब से आपस में बराबर बांट देगा। ठीक है, ये ऑटो का काम करता है। इसके बाद एक आता है मैक्स कंटेंट। मैक्स कंटेंट क्या करता है, सेट करेगा साइज को हर कॉलम, यानी हर कॉलम को डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन के लार्जेस्ट आइटम कॉलम कौन सा है, यानी कंटेनर में लार्जेस्ट आइटम कौन सा है उसके हिसाब से वो मैक्स कंटेंट साइज सेट कर देगा। बिल्कुल इसका उल्टा मिनिमम करेगा। मिन मैक्स नाम का एक फंक्शन आता है, उसमें आप ग्रेटर देन इक्वल टू जैसा पैरामीटर डाल सकते हैं। एक लेंथ प्रॉपर्टी आता है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, लेंथ में ही ये सब प्रॉपर्टी आता है ना, पिक्सल, परसेंट, FR, ये सब लेंथ प्रॉपर्टी में आता है। इसके बाद परसेंटेज आता है, आपको ऑलरेडी पता है। एक होता है फिट कंटेंट, ये भी परसेंटेज बिहाइंड इस्तेमाल करता है। एक होता है रिपीट, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे। एक होता है सब ग्रिड, एक होता है इनिशियल, और एक होता है इनहेरिट। ठीक है, अब काफी सारा प्रॉपर्टी इसके अंदर है, लेकिन आपको शायद ही बाकी प्रॉपर्टी का कभी जरूरत पड़ेगा। अगर हमें कभी जरूरत पड़ा तो इस पर हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ग्रिड को समझने के लिए आपको जो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। अब रिपीट क्या करता है, रिपीट फंक्शन, ये एक फंक्शन है। रिपीट फंक्शन क्या करता है ना, सेट करता है कॉलम्स और रो को कि वो कितनी बार रिपीट होगा और किस एतबार से रिपीट होगा। क्या मतलब, मैं ये आपको लिख कर दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगा। मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ रिपीट, तो आप देखिए जैसे मैंने रिपीट लिखा कोई चेंजेस नहीं आया। यहाँ पर मैं बोलता हूँ रिपीट 3, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बताना पड़ेगा रिपीट 3 क्या, यानी रिपीट 3 ठीक है 3 बार रिपीट करना है, यानी रिपीट 3 से मुराद कॉलम है। रिपीट 3 मैंने बोला इसका मतलब 3 कॉलम चाहिए। ठीक है, 3 कॉलम चाहिए, भाई साइज तो बताओ 3 कॉलम किस साइज में चाहिए। मैंने बोला 1 FR साइज में चाहिए। तब देखिए द मोमेंट मैंने 1 FR साइज में बोला 3 कॉलम, तो इसने कर दिया। लेट से अगर मैं बोलूं मुझे 2 कॉलम चाहिए, तब देखिए इसने 2 बना दिया। मैं बोलूं 1 कॉलम चाहिए तो 1 बाय डिफॉल्ट था। मैं बोलूं 4 चाहिए, इसने 4 बनाया। 5 6 7, मतलब समझ रहे आप, देखिए 7 कॉलम इसने बना दिए, खाली है। मैं बोलूंगा 8, इसने एक और कॉलम का जगह बना दिया, वो जगह खाली है। तो इस तरीके से आप रिपीट में ये बता सकते हैं कि टोटल 8 कॉलम बनाओ और सब में 1 FR दो। ठीक है, तो आमतौर पे आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे या इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने 2 दिया, उसके बाद आप करेंगे लेट से 60 पिक्सल और ऐसे, और यहाँ पर
कॉमा नहीं आएगा, ये इस तरीके से होगा। अब आप देख सकते हैं, यानी सेकंड वाला कॉलम 60 पिक्सल का हो गया। अगर मैं इसी को 200 कर देता ताकि आपको पूरा विजिबल हो जाए, तब देखिए ये 200 हो गया और यहाँ पर इस तरीके से आ गया। तो इसमें हुआ ये कि मैं थोड़ा सा पहले इसको छोटा रखता हूँ, तब जाके आपको समझ में आएगा। मैं इसको लेट से 80 पिक्सल में रखता हूँ। तो अब देखेंगे, हमने कहा कि 2 बार कॉलम रिपीट होगा, तो ये और ये बीच वाला आपको दिख रहा है, ये दोनों एक एफ आर का हाइट का है, एज यू कैन सी, यानी विड्थ का है, सॉरी। ये और ये बिल्कुल सेम है, और ये जो 80 पिक्सल हमने लगाया ना, वो इस पे और इस कॉलम पे है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारा एडवांस किस्म का भी काम कर सकते हैं इससे। और ये फंक्शन जो रिपीट है ना, ये मोस्टली यूजफुल तब होता है, या इसका इस्तेमाल आप तब ज्यादा करेंगे या तभी करेंगे जब आपके पास बहुत लार्ज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हो। अब जाहिर सी बात है, लार्ज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आमतौर पर आपको डेटा सेट पे मिलेंगे जब आप डेटा प्री प्रोसेसिंग करेंगे, यानी डेटा साइंस से रिलेटेड है, डेटा एनालिसिस से रिलेटेड है, मशीन लर्निंग में ये आता है। और जाहिर सी बात है, वहां पर उसके लिए अलग से लाइब्रेरीज है, पैंडाज है, जिसका आप काम करते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग वगैरह करने के लिए, ना कि आप सीएसएस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी वो डेटा दिखाना होता है आपको, यानी आमतौर पर तो वो डेटा आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करना होता। वो डेटा पीडीएफ बोल रहा हूँ, वो डेटा उसके प्रॉपर फॉर्मेट में ही होता है, यानी जो डेटा का आमतौर पे फॉर्मेट होता है उसी पे रहता है वो। और पॉइंट इज, तो अगर कभी रेयरली आपको दिखाना पड़े वो डेटा, फिर आप उस रिपीट को इस्तेमाल करते हैं। जहां तक बात करें रिपीट के पैरामीटर्स के बारे में, तो एक तो आएगा रिपीट काउंट, जो पहला वैल्यू रहेगा, एज यू कैन सी 2 है। उसके बाद आएगा उसको ट्रैक करने का, यानी उसको ट्रैक कैसे करेंगे। तो ट्रैक करने के लिए हमने बताया कि अगर 1 एफआर दिया तो सबको 1 एफआर कर देंगे, 80 पिक्सल 1 एफआर दिया, इस किस्म से अलग अलग आप सिनेरियोस क्रिएट कर सकते हैं। और ट्रैक में आप अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं, पिक्सल दे सकते हैं, ईएम दे सकते हैं, परसेंट दे सकते हैं, मिन कंटेंट यानी मिनिमम कंटेंट, मैक्सिमम कंटेंट, ऑटो फिट कंटेंट, बहुत कुछ दे सकते हैं आप, ठीक है। और रिपीट में आपके पास जाएगा नंबर, तो रिपीट हो जाता है यहाँ पर क्लियर, क्योंकि रिपीट में इतना सिंपल सा था। तो देखिए, है तो सिंपल इस्तेमाल करना, लेकिन क्रिएटिविटी फिर डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वक्त किसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सिनेरियोज और जो वेबसाइट है आपका, या वो वेबसाइट में कैसा डेटा आपको दिखाना है, इस हिसाब से सिनेरियोज बदल जाता है। जरूरी भी नहीं कि एफआर हमेशा अच्छा हो, किसी सिनेरियो में एफआर से अच्छा कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो वो तो डिपेंड करेगा डेवलपर के क्रिएटिविटी के ऊपर। लेकिन क्या जानने के लिए रिपीट इतना ही था? हाँ, जानने के लिए रिपीट में इतना ही है। तो मैं इसको भी यहाँ से कमेंट करके आपको दे दूंगा लाइक दिस। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मिन मैक्स। अब ये मिन मैक्स है एक फंक्शन बाय द वे। तो मिन मैक्स फंक्शन करता क्या है, तो मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ। मैंने जैसे ही लिखा मिन मैक्स, तब देखिए मिन मैक्स हमारे पास एक फंक्शन आ गया। इसमें जो पहला पैरामीटर होता है वो मिनिमम लेता है सॉरी, और जो दूसरा पैरामीटर होता है वो मैक्सिमम लेता है। क्या मतलब इसका? मिन मैक्स जो होता है वो बेसिकली ब्राउजर को ये बात बोलता है कि कॉलम कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए मिनिमम वैल्यू से, और कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू से। तो आपने एक बाउंड्री बता दिया कि मिनिमम वैल्यू से छोटा ना हो, मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा ना हो, और उसके बाद आप बता देते हैं। तो इसमें वैल्यूज देके भी हम लोग देखते हैं कि क्या चेंजेस हमारे सामने होता है। लेट्स से मैंने यहाँ पर दिया 80, ऑफ कोर्स 80 पिक्सल देना पड़ेगा मुझे। तो मैंने जैसे 80 पिक्सल दिया, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मैंने 1 एफआर दिया, अभी भी कुछ नहीं हुआ। ये तो हमने बताया कि मिनिमम 80 पिक्सल हो, मैक्सिमम 1 एफआर हो। और अब इसके बाद जाके मुझे देना है 150 पिक्सल, और फिर से मैं दूंगा 150 पिक्सल। तो आप देखेंगे अभी भी कुछ नहीं हुआ। उसका पीछे रीजन हमारा ये था कि हमें यहाँ पर एक कॉमा देना था। द मोमेंट हमने कॉमा दिया, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। ये हमारा फर्स्ट कॉलम था, ये हमारा सेकंड कॉलम था, और ये हमारा थर्ड कॉलम था। अगर मैं इसको थोड़ा सा और विजुअली अंडरस्टैंडेबल बनाऊं आपके लिए, सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है, ओके। हालांकि इससे हमारा डिफ थोड़ा सा खराब हो गया, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तब समझ में आएगा, ठीक है। बल्कि मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से मैं समझा सकूं। देखिए, ये पहला कॉलम था, इसको 30 कर लेते हैं। ये फर्स्ट कॉलम था, हमने बोला मिनिमम 30 जा सकता है फर्स्ट कॉलम, और मैक्सिमम 1 एफआर तक जा सकता है। 1 एफआर का मतलब जितना खाली जगह है उसका एक फ्रैक्शन डिवाइड करके, ठीक है। और जो सेकंड और थर्ड रो है उसको मैंने बोला भाई ये वाला तो 200 पिक्सल ही रहेगा। तो आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, ये 200 बन गया, और ये जो बचा कुछ जगह था वो इसके अंदर इसने एडजस्ट किया। लेकिन अगर मैं इसका वैल्यू बढ़ा देता, तो आप देखिए डिफ से बाहर चला गया हमारा कंटेंट, ठीक है। यानी अब हमारा डिफ ही छोटा हो गया ना, तो डिफ से बाहर चला गया हमारा कंटेंट, ठीक है। इसका रियल वर्ल्ड में काफी ज्यादा यूज केस है, और बिलीव में इसका रियल वर्ल्ड में काफी कॉम्प्लेक्स यूज केस होता है। आमतौर पे आप देखेंगे नहीं कि जो फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं वो इसको लिखते होंगे, अनटिल अनलेस कि अगर कोई बहुत ही एक्सपीरियंस और स्किलफुल डेवलपर है ना, फ्रंट एंड इंजीनियर, वो ऐसे किस्म की चीजों को रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल करता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, बल्कि अगर होगा तो मैं आपको प्रोजेक्ट बना के भी आगे फ्यूचर में जब बनाऊंगा हम लोग प्रोजेक्ट, तो उस वक्त मैं आपको ये इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक डैशबोर्ड है। अब उस डैशबोर्ड में आपके पास एक साइड बार है। आप उसमें ऐसे रूल लगाते हैं कि साइड बार कभी भी 50 तो बहुत छोटा हो गया, लेट्स से आपने बोला 100 पिक्सल, ये जो साइड बार है वो 100 पिक्सल से कभी छोटा ना हो, चाहे कुछ
भी हो जाए और सेम एज वो 200 पिक्सल से कभी बढ़ाना हो या 150 पिक्सल से कभी बढ़ाना हो, ठीक है, इस किस्म का रूल्स आप लगा देते हैं और ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन में बहुत ज्यादा काम में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये मैं आपको कोड दे देता हूँ ताकि आपको इसको भी समझ में आ जाए इस तरीके से। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और सेकंड प्रॉपर्टी जो कि ग्रिड हमें प्रोवाइड करता है, विच इज ग्रिड टेम्पलेट रो। अब तक हम लोग ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स पे थे ना, अब ग्रिड टेम्पलेट रो पे आते हैं। तो फिलहाल के लिए तो मैं इसको 1FR 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 कर देता हूँ और इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब ग्रिड टेम्पलेट रो, बल्कि इसको हटा ही देते हैं यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो ग्रिड टेम्पलेट रो है, मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रिड टेम्पलेट रो। ये बेसिकली क्या करता है, मैं इसको ऑटो में रख देता हूँ फिलहाल, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑटो रहता है। ये बिल्कुल ग्रिड टेम्पलेट कॉलम की तरह काम करता है। ये प्रॉपर्टी डिफाइन करता है कि नंबर कितना होगा, यानी कितना होगा और हाइट कितना होगा रो में, ठीक है। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ रोज के अंदर हाइट कितना होगा, ठीक है। ये ग्रिड टेम्पलेट रो बताता है। अब इसमें वैल्यू कौन कौन सा आता है, कॉमन वैल्यू एक तो फिक्स लेंथ आप दे सकते हैं यानी पिक्सल्स में, परसेंटेज दे सकते हैं, FR यूनिट दे सकते हैं। अब अगर आप FR समझ चुके हैं किस तरीके से काम करता है, जो कि आप समझ ही गए होंगे, तो FR इस्तेमाल करेंगे आप। ऑटो इस्तेमाल कर सकते हैं, मिन कंटेंट, मैक्स कंटेंट, रिपीट, मिन मैक्स और फिट, यानी हर वो फंक्शन या प्रॉपर्टी जो आपने इस्तेमाल किया था ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में, वो आप रो में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल डेमो दिखाने लगा हूं कि किस तरीके से ये काम करता है। बाय डिफॉल्ट क्या लगा है, अब देखिए जैसे मैंने डिस्प्ले ग्रिड किया तो बाय डिफॉल्ट कॉलम एक होता है और रोज डिपेंडिंग ऑन आपका कितना डिव है उस पे रोज बनता है। अब हमने यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट रो रखा और मैं लेट से 80 पिक्सल करूंगा पहले। तो अब देखिए जैसे ही मैंने 80 पिक्सल किया तो पहला वाला 80 पिक्सल हो गया और जैसे ही मैं दूसरा 200 पिक्सल दूंगा तो अब देखिए दूसरा 200 पिक्सल हो गया। लेकिन ये तो आपको दिख रहा है और नीचे का बाकी जैसा एज इट इज है, क्योंकि हमने कॉलम्स के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है। बट अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो अब आप देखिए, अब आपको समझ में आ रहा है कि अब क्या हुआ कि ये हमने कॉलम्स का रूल सेट कर दिया। इसको बंद करते हैं यहाँ से पहले। अब देखिए यहाँ हमने कॉलम्स का रूल सेट कर दिया कि भाई हमारे पास कितना कॉलम होगा, मैंने बोला 3 कॉलम होगा। कॉलम का विड्थ कितना होगा, हमने बोला 1FR कर दो। तो अभी खाली स्पेस को बांट के तीनों में डिवाइड कर देगा तो 33.3% आ जाएगा कॉलम कवर और विड्थ कवर। अब आएंगे रोज और हाइट में। तो मैंने यहाँ पर बोला कि जो पहला रो है, जो फर्स्ट रो है विच इज 1 2 3, उसको 80 पिक्सल दो। 80 पिक्सल क्या दो, हाइट दो। तो अब देखिए हाइट 80 पिक्सल हो गया। मैंने बोला जो सेकंड रो है, सेकंड पैरामीटर इज सेकंड रो, उसको 200 पिक्सल दो। क्या दो, हाइट दो। तो सेकंड रो 200 पिक्सल का था, हाइट लग गया 200 पिक्सल, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और अगर मान लीजिए हमारे केस में यहाँ पर वैल्यू ज्यादा होता, ठीक है, 1 और 2, तो अब आप देखिए क्या हुआ कि पहला रो के बारे में हमने, पहला कॉलम, पहला फर्स्ट रो के बारे में हमने डिफाइंड किया हाइट, तो वो आ गया। सेकंड रो के बारे में हमने हाइट डिफाइंड किया, वो भी आ गया। लेकिन थर्ड के बारे में क्योंकि हाइट डिफाइंड नहीं किया तो ऑटोमेटिक उसने जितना जगह था उस हिसाब से ले लिया, ठीक है, यानी डिफॉल्ट आ गया। ये भी आपको समझ में आ गया। इसको मैं 7 8 कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है बिल्कुल। इसको भी मैं यहाँ से आपको कॉपी करके दे दूंगा। तो आप कहेंगे क्या रोज इतना ही सिंपल था? हाँ, रोज इतना ही सिंपल था, क्योंकि ज्यादा जो भी काम आपको करना होता है वो कॉलम में करना होता है। रोज कॉलम को फॉलो कर रहा है एक तरफ से, पहला पैरामीटर पहला रो, पहला रो का मतलब जितना भी कॉलम है आपका वो पहला रो होता है, सिंपल सी बात है। सेकंड रो का मतलब आपका जितना भी कॉलम उसके नीचे है, यानी रोज, जाहिर सी बात है जब आप 1 2 3 4 रोज को उस पर कुछ चेंजेस करते हैं तो हर कॉलम पे चेंजेस होगा। काफी आसान है, टेबल्स की तरह है एक तरफ से, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गैप के बारे में, यानी अब आपने प्रॉपर तरीके से 3 प्रॉपर्टी को समझ लिया। डिस्प्ले ग्रिड के बाद 3 प्रॉपर्टी आपने समझ लिया, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और ग्रिड टेम्पलेट रोज को, और उनको ट्रैक कैसे करेंगे और उससे रिलेटेड जितना भी डिटेल था वो सब आपने कवर कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि गैप से रिलेटेड, यानी दरमियान में जो गैप है, क्योंकि एक बॉक्स की तरह हम लोग लेके चल रहे हैं रोज एंड कॉलम्स में, तो उसके दरमियान जो गैप्स रहेगा उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो गैप्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं आप बिटवीन द रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। रोज और कॉलम्स के दरमियान आप गैप्स को क्रिएट कर सकते हैं, आउटर एज में नहीं करेंगे। यानी ये आप देख रहे हैं ना 1 और 2, इसके बीच में यहाँ पर गैप आएगा, यहाँ गैप आएगा, इधर गैप आएगा, ठीक है। और ये चीज हम लोग फ्लेक्स में भी करते थे। तो जब बात करेंगे गैप के बारे में तो बाय डिफॉल्ट जो गैपिंग होता है वो 0 होता है, इसीलिए आपको पूरा चिपका हुआ दिख रहा है यहाँ पर, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या, बाय डिफॉल्ट कोई स्पेस नहीं होगा, आपको स्पेस दिख भी नहीं रहा है। लेकिन द साइज ऑफ गैप कैन बी एडजस्ट विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या है वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज? 3 प्रॉपर्टी है आपके पास, बेसिकली 2 है प्रॉपर्टी। एक है कॉलम गैप जिसमें आप कॉलम का गैप बता सकते हैं, और एक है रो गैप जिसके अंदर आप रो का गैप बता सकते हैं। और एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है इन दोनों के लिए विच इज गैप। इसके अंदर जो फर्स्ट पैरामीटर जाएगा वो रो गैप जाएगा और सेकंड पैरामीटर जाएगा कॉलम गैप। तीनों का एक एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग ताकि आप पॉइंट समझ जाए। मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या इस्तेमाल करता हूँ, कॉलम गैप। तो मैं बोलूंगा कॉलम गैप और यहाँ आके मैंने 10 पिक्सल इस्तेमाल किया। अब देखिए कॉलम्स के दरमियान 10 पिक्सल आ गया, क्लियर है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा लेट्स से रो गैप और मैंने 10 पिक्सल लिखा, तो अब देखिए रोज के दरमियान 10 पिक्सल आ गया, क्लियर हो गया। ये कोड को मैं आपको कमेंट करके प्रोवाइड कर देता हूँ। और अब यहाँ हम लोग शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेते हैं एक बार। मैं बोलता हूँ सिर्फ गैप, ठीक है। और एग्जैक्टली सिर्फ गैप आपने फ्लेक्स में भी इस्तेमाल किया था, यहाँ पर भी कर सकते हैं। पहला पैरामीटर याद रखना रो के लिए जाता है, ठीक है। दूसरा पैरामीटर
कॉलम के लिए। तो जैसे मैंने 10 पिक्सल दिया, आप देखिए। अच्छा एक और बात, यहाँ जब हमने 10 पिक्सल दिया तो इसका मतलब है कि रोज कॉलम दोनों तरफ 10 पिक्सल लगा, वो पैडिंग की तरह। लेकिन अगर मैं 10 पिक्सल के बाद फिर बोलूँ 10 पिक्सल, तो अभी भी सेम दिख रहा है आपको, क्योंकि मैंने बोला पहला रो में 10 पिक्सल दो और फिर कॉलम में 10 पिक्सल दो। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करूँ, मैं बोलूँ कि कॉलम में 2 पिक्सल दो, तो आप देखिए कॉलम के दरमियान बहुत कम स्पेस है, रोज के दरमियान ज्यादा है। अगर मैं इसको उल्टा करना चाहूँ, मैं बोलूँ कि भाई नहीं, कॉलम के दरमियान तो स्पेस दो लेकिन रोज के दरमियान बहुत कम स्पेस दो, इस तरीके से, ठीक है। और अगर आप चारों में बराबर चाहते हैं तो आप सिर्फ एक वैल्यू भी दे देंगे तो बिल्कुल चलेगा, वो हर डायरेक्शन में उस वैल्यू को अप्लाई कर देगा। अलग अलग देना चाहते हैं तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो जस्ट डिस्क्रिप्टिव रहे, मैं इसलिए दोनों को अप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो गैप से रिलेटेड भी आप समझ गए, जो कि काफी आसान था, ठीक है। इसको भी मैं आपको यहाँ से कमेंट करके दे देता हूँ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रिड कंटेनर के अंदर अलाइनमेंट से रिलेटेड, यानी आपने रोज एंड कॉलम्स को देख लिया, ट्रैक कर लिया, आपने गैप्स भी मेंटेन कर लिया। अब अलाइनमेंट से रिलेटेड हम लोग देखेंगे, और यहाँ पर अलाइनमेंट से रिलेटेड वही सब प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर वाला आएगा जो फ्लेक्स बॉक्स में हमने देखा था। जस्टिफाई कंटेंट आएगा, अलाइन कंटेंट आएगा, और एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आता है प्लेस कंटेंट। यानी जस्टिफाई कंटेंट जिस लिए इस्तेमाल होता है, अलाइन कंटेंट जिस लिए इस्तेमाल होता है, इन दोनों को एक साथ लिखने के लिए प्लेस कंटेंट आता है। और अच्छी बात और मजेदार बात यह है कि जो 3 प्रॉपर्टी है ना अलाइनमेंट के लिए, जो ग्रिड आपको प्रोवाइड करता है अपने आइटम्स के लिए, एक है जस्टिफाई कंटेंट। वो जस्टिफाई कंटेंट भी क्या करता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में करता है। यानी बिल्कुल जिस तरीके से फ्लेक्स बॉक्स में जस्टिफाई कंटेंट काम करता था, कि जस्टिफाई कंटेंट कहता था भाई मैं अलाइनमेंट संभालूंगा लेकिन सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे, दैट्स इट। और जैसे वो कहता था कि एक्स एक्सिस पे तभी संभालूंगा जब खाली जगह बाकी हो, नहीं होगा तो मैं क्या ही कर लूं, अलाइनमेंट कैसे करूं। बिल्कुल सेम रूल यहाँ पर है ग्रिड में भी। ग्रिड में जब आप जस्टिफाई कंटेंट इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सेम रूल है, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को संभालेगा और तब संभालेगा जब अवेलेबल जगह खाली हो। जाहिर सी बात है वर्टिकल के लिए भी होगा। तो अलाइन कंटेंट जो होता है ग्रिड के अंदर, वो वर्टिकल एक्सेस को संभालता है, और सेम रूल है अगर स्पेस बाकी रहेगा तो। इन दोनों को अगर साथ में लिखना है आपको, तो आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे विच इज प्लेस कंटेंट। और प्लेस कंटेंट में जो पहला पैरामीटर आएगा वो अलाइन कंटेंट का आएगा, यानी वर्टिकल पैरामीटर पहले आएगा, हॉरिजॉन्टल पैरामीटर उसके बाद आएगा। एक एक करके हम लोग तफसील में इसको देख लेते हैं। काफी इजी है, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजा आएगा आपको। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जस्टिफाई कंटेंट को। तो जस्टिफाई कंटेंट में वैल्यू कौन कौन सा जाता है, वैसे वैल्यू भी देख के आपको मजा ही आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू भी तकरीबन वही है जो फ्लेक्स बॉक्स में है। स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन, ये 3 फैशनेबल टाइप का वैल्यू है, जैसे मैंने फ्लेक्स बॉक्स में समझाया था। इसके अलावा जो 3 है वो बिल्कुल सिंपल है। एक है स्टार्ट, यानी स्टार्टिंग में होगा, एक है एंड, एंड में जाएगा, और एक है सेंटर, यानी सेंटर में जाएगा। तो ये एक्चुअली दिखता कैसे है और काम कैसे करेगा, तो अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, गैप के नीचे मैं लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट। मैंने जस्टिफाई कंटेंट लिखा और लेट से मैं बोलता हूँ स्टार्ट। अब देखिए कुछ भी नहीं हुआ। मैं यहाँ से गैप को मैंने किया, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने रोज को हटाया, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने इसको भी हटाया, तो अब देखिए अब ये स्टार्ट में आ चुका है। तो क्या ये स्टार्ट अप्लाई हुआ है? मैं कंफर्म करने के लिए एंड करके देखूंगा, तो हाँ ये बिल्कुल अप्लाई हुआ है, एज यू कैन सी। अब आप कहेंगे तो फिर वहां क्यों अप्लाई नहीं हुआ, उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी ये चल रहा है ना, हम लोग इसको चला के समझ लेते हैं, फिर ये समझेंगे कि वहां क्यों अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। तो स्टार्ट और एंड आप समझ गए। इसी तरीके से अगर मैं सेंटर कहूँ तो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ना, स्टार्ट लेफ्ट, इस वजह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन में आता है। हालांकि जो विजुअली दिखेगा आपको, उसमें आपको शायद ये दिखेगा ये तो कॉलम के साथ हो रहा है ना, क्योंकि ये पूरा कॉलम है। लेकिन ये नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली ग्रिड जो है वो बाय डिफॉल्ट दिखता ही इस तरीके से है, लेकिन आप अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि जब आप राइट बोलते हैं तो ये जो पूरा का पूरा चीज है ये राइट हैंड साइड में जा रहा है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है ना। लेफ्ट का मतलब ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है। अगर मैं राइट बोलता और ये ऊपर चले गया, या यहाँ पर टॉप का प्रॉपर्टी होता फिर वर्टिकल होता, इससे ध्यान रखना हमेशा। यानी जो होता है ना हॉराइजन हमारा होता है ना, आसमान में ट्वाइलाइट होता है, वो भी हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल तो नहीं होता ना, बस उससे आप याद रख ले इसको। तो सेंटर कर दिया हमने, तो सेंटर है। अब अगर यहाँ पर हम लोग करें स्पेस इवनली, यानी फैशनेबल वाला, तो जैसे मैंने बोला स्पेस इवनली बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। मैंने बोला स्पेस अराउंड बिल्कुल नॉर्मल है, और जैसे मैंने बोला स्पेस बिटवीन, यहाँ भी नॉर्मल है, बल्कि बीच में आ गया। आप ये सोचेंगे कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है, तो मैं आपको फिर यहाँ पर पॉइंट बताने लगा हूँ कि काम क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। हमें इस गैप से कोई दिक्कत नहीं है, ये गैप को रहने देंगे, इस गैप की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, याद रखिए वापस से कि ये जो होता है ना, ये लॉजिकल थिंकिंग होता है बिल्ड करना, ठीक है। हमने ये बात किया था कि जस्टिफाई कंटेंट कहाँ काम में आता है, हॉरिजॉन्टल में। हमारे पास 2 यहाँ पर ग्रिड्स है, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। तो क्या वर्टिकल ग्रिड की वजह से कुछ दिक्कत होता होगा, तो वर्टिकल ग्रिड को ऐसे कर देते हैं। भाई वर्टिकल ग्रिड का ऐसे भी कोई काम है नहीं, यहाँ पर वर्टिकल ग्रिड कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट डील करेगा हॉरिजॉन्टल के साथ। यहाँ पर गड़बड़ था। गड़बड़ क्या था, प्रॉब्लम है इसके, हमने जब इसको ऐसे कर दिया ना, तो अब आप गौर फरमाएंगे तो कोई जगह बाकी ही नहीं रहा, क्योंकि हमने फ्रैक्शन तो 1 कर दिया। हमने बोला कि भाई अवेलेबल स्पेस के बेसिस पे 1 कर दो, तो अवेलेबल स्पेस तो बचा ही नहीं। तो जब अवेलेबल स्पेस बचा ही नहीं, तो जस्टिफाई कंटेंट काम करेगा ही नहीं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जस्टिफाई कंटेंट कहता है कि भाई हॉरिजॉन्टल में काम करूंगा और खाली जगह रहेगा तो ही काम करूंगा। तो हमें इनको जगह को खाली देना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एफ 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 के जगह मैं बोलूंगा
70 पिक्सल, 70 पिक्सल एंड 70 पिक्सल। ये अब मैंने दिया। अब इसके बाद हम लोग दोबारा से जस्टिफाई कंटेंट में आते हैं और यहाँ पर ऑटो कुछ है, ऑटो तो नहीं है, नन नन भी नहीं है। चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। तो अब जब मैंने स्टार्ट किया तो अब देखिए सब कुछ स्टार्ट में आ गया, यानी ये जितना भी चीज था वो राइट हैंड साइड में आ गया। मैं एंड करूंगा तो एंड में चला गया, मैं सेंटर करूंगा तो सेंटर में आ गया। अब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ असल में उसको विड्थ स्पेस चाहिए था। अब अगर मैं यहाँ पर स्पेस वाला चीज लगाऊंगा ना फैशनेबल, तो आपको समझ में आएगा। द मोमेंट हमने बोला स्पेस अराउंड, तो आप देखिए बिल्कुल वही वाला है कि इसने स्पेस अराउंड कर दिया। ठीक है, यहाँ से एक जगह छोड़ा, सेम यहाँ से छोड़ा और दरमियान में स्पेस सेम छोड़ दिया। अगर मैं बोलूँ इवनली, अब देखिए स्पेस इवनली का मतलब है गैप बिल्कुल बराबर छोड़ा है, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी और यहाँ भी। और एक होता है स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन का मतलब क्या होता है, इसको राइट में चिपकाओ, इसको लेफ्ट में चिपकाओ और बीच में सेम सेम जगह छोड़ो। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इसमें क्योंकि हाइट दिया हुआ है इस वजह से थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट हमने जानबूझ के हाइट दिया है क्योंकि आपको आदत समझ में आना चाहिए, आपको आदत होना चाहिए कि ग्रिड के साथ ये कैसे काम करता है, फ्लेक्स बॉक्स के साथ ये कैसे काम करता है। इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फिलहाल के लिए अगर मैं मान के भी चलूं कि बल्कि ये कोड पहले मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ से आपको दे देता हूँ, देन जाके मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा जस्ट फॉर लुक के लिए मैं क्या करूंगा, इस तरीके से करता हूँ। ठीक है, ऐसे, बल्कि 60 पिक्सल कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, और अगर मैं पिक्सल हटा दूं तो क्या होगा, नॉर्मल बाय डिफॉल्ट जितना आते हैं उतना ही रहेगा। अगर मैं हाइट हटा देता हूं तो डिफॉल्ट जितना हाइट है उतना ही रहेगा। ठीक है, एज यू कैन सी। आप चाहे तो हाइट हटा भी सकते हैं, तो लेट्स से हाइट हटा देते हैं क्योंकि एक्सप्लिसिटली कोई जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, तो उसको हटा देते हैं। गैप्स वगैरह अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, एंड दैट्स इट। यही है जस्टिफाई कंटेंट, इतना ही होता है। बस आपको हॉरिजॉन्टली सजाना है, जस्टिफाई कंटेंट इस्तेमाल करिए। अब अगर आप सेंटर लगाएंगे तो आपको देखने में अच्छा भी लगेगा कि सब चीज सेंटर में आ जाएगा, आपको दिखेगा। एज यू कैन सी पूरा का पूरा सेंटर में आ गया, एक तरफ सबको कैलकुलेटर लग रही है। ठीक है, तो मैं स्पेस बिटवीन कर देता हूँ दोबारा से इस तरीके से। ठीक है, अब आप जैसे मर्जी वैसे अलाइनमेंट कर सकते हैं। कितना आसान था। चलिए बढ़िया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल हमने सेटअप कर ही लिया, तो वर्टिकल सेटअप भी तो करना पड़ेगा हमें। यस, वर्टिकल सेटअप भी करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में ये क्लिक कर गया होगा, नहीं किया है तो कर लेना चाहिए था, अगर नहीं किया तो मैं करवा लेता हूँ, कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर क्लिक कर लिया है तो वो क्या चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसको आपको कमेंट में लिख के बताना है। यस, विच इज हाइट। वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए आपको हाइट बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन किसका हाइट बढ़ाना पड़ेगा, क्या इन एलिमेंट्स का हाइट बढ़ाना पड़ेगा, नहीं, इसका हाइट बढ़ाना पड़ेगा, यानी कंटेनर का हाइट बढ़ाना पड़ेगा जिसके अंदर एलिमेंट है। तो पहले हम लोग बगैर हाइट बढ़ाए काम करते हैं, और अलाइन आइटम करता क्या है वो तो आपको ऑलरेडी मालूम ही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि चलो अलाइन आइटम्स, बल्कि आइटम्स नहीं है यहाँ, अलाइन कंटेंट है। ठीक है, ये चीज याद रखना, अलाइन कंटेंट है। मैंने बोला अलाइन कंटेंट को फ्लेक्स स्टार्ट, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मैं बोलूंगा अच्छा नहीं पड़ा, अब फर्क पड़ाएंगे। मैंने यहाँ पर जाके हाइट दे दिया 500 पिक्सल। द मोमेंट हमने 500 पिक्सल हाइट दिया तो आप देखिए ये कुछ ज्यादा हो गया, मैं 400 कर देता हूँ ताकि स्क्रॉल ना है। ये अब आप देखिए हमारा हाइट इतना बड़ा है, पूरा वर्टिकली भी खाली है इतना, हॉरिजॉन्टली भी बीच में खाली है। तो हॉरिजॉन्टली तो हमने ऑलरेडी कर दिया था ना सर, स्पेस बिटवीन वगैरह, अब हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब हमें वर्टिकल चाहिए, तो वर्टिकली हमने क्या किया, अभी फ्लेक्स स्टार्ट, सब कुछ ऊपर चला गया। द मोमेंट मैं बोलूंगा फ्लेक्स एंड, सब नीचे आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, एक होता है फ्लेक्स बेस लाइन। बेस लाइन का मतलब वही स्टार्ट होता है कि जो आपका बेस लाइन होता है। अच्छा, बल्कि ऐसे होगा बेस लाइन। ठीक है, वो लगभग सेम होता है, लेकिन इसके अलावा जो प्रॉपर्टी मिलता है विच इज इंपॉर्टेंट, जिसको आप इस्तेमाल करना भी चाहेंगे, विच इज सेंटर। अब देखिए द मोमेंट हमने सेंटर किया तो ये वर्टिकली सेंटर हो गया, हाइट ना देते तो सेंटर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये होता है थिंकिंग। अगर आप कोड लिखते हैं और जैसे ही वो काम नहीं करता और आपको समझ आ जाता है कि ये रीजन हो सकता है, इसका मतलब आप एक इंजीनियर की तरह सोच रहे हैं, यानी आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों ना लगा होगा। क्योंकि आप खुद देखेंगे, आप ये जो मैं बताने लगा हूं ना, इसको आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे लोगों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। समझने के लिए आपको कभी कोई प्रॉब्लम आया, आप एक कोड लिख रहे हैं और वो कोड उस तरीके से काम नहीं कर रहा जैसे आप करना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन होता है। एक तो ये होता है कि उसी वक्त रुक जाए और सोचे कि मैंने इससे पहले क्या लिखा था, पहला लाइन क्या कर रहा है, दूसरा लाइन क्या कर रहा है, तीसरा क्या कर रहा है, चौथा क्या कर रहा है, पांचवा क्या कर रहा है, छठा क्या कर रहा है, पूरा कोड को वहां एनालाइज करते हैं, फिर जाके आप चेंजेस करके देखते हैं उस एनालिसिस के बेसिस पर। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है आप तुरंत से जाके एक वैल्यू चेंज करते हैं और चेंज करके ट्राई करते हैं, अगर दूसरा वैल्यू चल गया आप आगे चले जाते हैं। तो ये जो सेकंड कैटेगरी था ना, ये डेवलपमेंट जोन है, मतलब बस आपको काम चलाओ चाहिए। लेकिन जो पहला कैटेगरी था वो इंजीनियरिंग जोन था, वहां पर आप समझ रहे हैं एक एक चीज को कि आपने गलती कहाँ किया, और एक्चुअली में डिबगिंग प्रोसेस तभी हो पाएगा अच्छे से जब आप इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। ठीक है, और इस तरीके से सोचना शुरू करें। तो ये तो एक हमारा हो गया सेंटर। अब इसके बाद यहाँ पर भी तीन स्पेस फैशनेबल, इसको मैंने नाम ही दे दिया कि ये फैशनेबल स्पेस है। ठीक है, यानी फैशनेबल तरीका है सजाने का। तो स्पेस में तीन वैल्यू आपको यहाँ पर भी मिलता है। एक है स्पेस अराउंड। अब देखिए स्पेस अराउंड किस तरीके से, स्पेस
स्पेस अराउंड होगी, यानी अब ये काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसी तरीके से स्पेस इवनली अगर आप करेंगे तो आप देखिए स्पेस इवनली, यानी अब हर स्पेस जो है वो बराबर बराबर हुआ है। ठीक है, और अगर आप स्पेस बिटवीन करेंगे तो आप देखेंगे मैचिंग किस तरीके से होगा, क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट में भी हमने स्पेस बिटवीन लगाया हुआ है। अब आप देखिए, ठीक है, तो अब ये प्रॉपर तरीके से मैच कर रहा है, क्योंकि वहां भी स्पेस बिटवीन था, यहाँ भी स्पेस बिटवीन है। यानी जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस बिटवीन लगाने की वजह से क्या हुआ था कि कंटेंट हॉरिजॉन्टल दीवार में चिपक गया था। अलाइन कंटेंट में स्पेस बिटवीन लगाने की वजह से ये वर्टिकल दीवार में चिपक गया। ठीक है, और अगर मैं एक और डिव यहाँ पर लगा दूं तो ये बहुत ही एक जो गेम्स वगैरह आप नॉर्मल देखते हैं ना, बोर्ड गेम्स वगैरह, वो उस तरीके से दिखने लग जाएगा, एज यू कैन सी। ठीक है, और इवन बोर्ड गेम्स वगैरह जो वेब में बनाते हैं ना, वो ऐसे ही बनते हैं। वेब कॉलम्स बोल रहा हूँ, ग्रिड और फ्लेक्सबॉक्स का इस्तेमाल करके, और मोस्टली ग्रिड का इस्तेमाल करके ही बनता है बाय द वे। ठीक है, अब हम लोग जरा प्लेस कंटेंट भी देख लेते हैं। ठीक है, प्लेस कंटेंट दोनों के साथ आता है ना, तो दोनों को देख लेते हैं। इसको मैं आपको यहाँ से देता हूँ कमेंट करके कोड, और यहाँ पर आके मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। ठीक है, दोनों को हटाऊंगा तो कैसे दिखेगा, बिल्कुल नॉर्मल सा हो गया। बाय डिफॉल्ट स्टार्ट में होता है तो स्टार्ट में आ गया। अब मैं क्या लिखूंगा, प्लेस कंटेंट। याद रखिए जो फर्स्ट वाला वैल्यू होता है वो अलाइन कंटेंट के लिए आता है। ठीक है, सो लेट्स से मैं बोलना चाहता हूँ कि अलाइन कंटेंट को सेंटर कर दो। जैसे ही मैं इसको सेंटर करूंगा अब देखिए ये सेंटर में आ गया। ठीक है, ये पहला हो गया। अच्छा, यहाँ पर जब हमने एक पैरामीटर में सेंटर लिखा ना, तो इसने दोनों तरफ से सेंटर किया, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी, क्योंकि एक पैरामीटर दिया। अगर मुझे एक्सप्लिसिटली बताना है कि ठीक है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली तुम सेंटर तो कर दो, क्योंकि पहला पैरामीटर वर्टिकल का होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टली मुझे चाहिए स्पेस बिटवीन, तो मैं दूसरा में जाके बोलूंगा स्पेस स्पेस बिटवीन, इस तरीके से। तो अब देखिए ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। आप चाहे तो यहाँ पर भी स्पेस बिटवीन कर सकते हैं, स्पेस अराउंड कर देते हैं लेट्स से। तो अब देखिए स्पेस अराउंड इस तरीके से हो गया। ठीक है, अगर यहाँ भी स्पेस बिटवीन करेंगे तो जिस तरीके से पहले वाला बना था हमारे सामने, उसी तरीके से यहाँ दिख जाएगा, एज यू कैन सी। ठीक है, तो ये भी काफी आसान है। इसको मैं सेव करता हूँ, इसको भी अगेन मैं कॉपी करके आपको कोड दे देता हूँ ताकि कोड आपके पास रहे। और अगर एक वैल्यू आप देंगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में अप्लाई होता है वो। अच्छा, एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, सेंटर किया था तो दोनों में अप्लाई हुआ था, तो क्या अगर मैं सिर्फ यहाँ पर से बोलूँ कि स्पेस अराउंड, तो क्या दोनों में अप्लाई होगा? तो देख के आपको क्या लग रहा है, हाँ बिल्कुल दोनों में अप्लाई होगा। यानी ये स्पेस अराउंड का प्रॉपर्टी वर्टिकली भी लग जाता है, हॉरिजॉन्टली भी लग जाता है। तो अगर आपको दोनों में सेम लगाना है, यानी अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का प्रॉपर्टी मैच करना है, फिर आप एक बार लिखेंगे। अगर मैं अब दोबारा से स्पेस बिटवीन लिख देता हूँ ना, तो आप देखेंगे बिल्कुल सेम चीज मुझे अचीव हो रहा है, सिर्फ एक वर्ड लिखकर। यानी अब कितना आसान हो गया काम, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने कैसे लिखा, छोटा, यहाँ पर और बड़ा, यहाँ पर तो बस एक ही बार लिखा। ठीक है, आप सोचिए अगर सबका आप शॉर्ट हैंड इस्तेमाल करें तो कितना ही मजा आ जाए। यहाँ पर भी आपने शॉर्ट हैंड इस्तेमाल किया, गैप, यहाँ पर भी शॉर्ट हैंड इस्तेमाल किया। ठीक है, इससे काम काफी आसान हो जाता है। और जब आप फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं ना, तो इससे भी कम लिखना पड़ता है आपको। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है क्या इतना ही था क्या, यानी हमारा जो कंटेनर, ट्रैकिंग, गैप, अलाइनमेंट, प्लेस कंटेंट इतना ही था? तो हाँ इतना ही था, ग्रिड इतना ही है। अब हमने ग्रिड कंटेनर को डिटेल में पढ़ लिया, जैसे फ्लेक्स बॉक्स में हमने फ्लेक्स कंटेनर को डिटेल में पढ़ा था ना, वैसे ही ग्रिड कंटेनर को हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अब बारी आता है ग्रिड आइटम्स के बारे में। आपको पता है जिस तरीके से फ्लेक्स आइटम्स के बारे में हमने पढ़ा था, सेल्फ आइटम और इस सेल्फ कंटेंट और इस किस्म का बहुत सारा चीज पढ़ा था, वैसे ही ग्रिड आइटम को चेंज करने के लिए भी बहुत सारा चीज होता है। ठीक है, तो हम लोग ग्रिड आइटम्स को चेंज करने के लिए पढ़ेंगे। और आपको ऑलरेडी याद होगा कि ग्रिड कंटेनर से रिलेटेड जो भी चीज होता है ना, उसका प्रॉपर्टी कंटेनर में लिखते हैं, लेकिन आइटम से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होता है वो आइटम्स पर लिखते हैं। और क्योंकि हम यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट HTML के अंदर आइटम्स लिखेंगे ताकि हमारे लिए आसान हो। अब ग्रिड आइटम्स को इस्तेमाल कैसे करके करते हैं, तो ग्रिड आइटम्स को इस्तेमाल करने के लिए मैं क्या करूंगा ना, यहाँ से जो ये प्लेस कंटेंट है इसको फिलहाल हटा देता हूँ ताकि आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। हाइट को भी यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए यहाँ पर। ठीक है, और ये पिक्सल्स को भी हम लोग हटा देते हैं ताकि आपको और इजीली समझ में आने लगे। ठीक है, अब ये परफेक्ट है। और मैं गैप को भी हटा देता हूँ यहाँ से, बल्कि गैप को देते हैं काफी छोटा सा दे देते हैं ना, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि 2 पिक्सल का गैप हो जाए खाली। ठीक है, इस तरीके से, लाइक दिस। अब आप देखिए यहाँ पर ग्रिड आइटम कैसे करे काम करता है। ग्रिड आइटम का मतलब ये है कि ये जो अंदर में जितना भी है ना 1 2 3 ये सब ग्रिड आइटम्स है। इनको कंट्रोल करने के लिए आप कोई भी स्पेसिफिक आइटम के बारे में बोल सकते हैं कि वो स्टार्ट कहाँ से होगा, वो एंड कहाँ पर होगा। अगर आसान शब्दों में बताऊं तो आप ये बोल सकते हैं ना कि ये 1 कितना जगह लेगा। यहाँ पर टोटल 3 कॉलम है, तो क्या ये 1 एक कॉलम के बराबर जगह लेगा जो कि डिफॉल्ट ले रहा है? क्या ये कॉलम 2 कॉलम के बराबर जगह लेगा? तो 1 2 के जगह दोनों आ जाएगा, 2 आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं एग्जांपल दूंगा भी आपको इजीली समझ में आएगा। और इसमें वैल्यू क्या क्या होता है, एक तो होता है ग्रीड कॉलम स्टार्ट जहां से वो स्टार्ट होगा, ग्रीड कॉलम एंड जहां वो एंड होगा। इसी का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होता है ग्रीड कॉलम, जिसमें आप पहले स्टार्ट देते हैं फिर एंड देते हैं। इसके बाद एक होता है ग्रीड रो स्टार्ट और फिर ग्रीड रो एंड, यानी रो को मैनिपुलेट करने के लिए, और इसका शॉर्ट हैंड आता है ग्रीड रो। इन सबको देखेंगे इन डिटेल। पहले अलग अलग देख लेते हैं कि ग्रीड कॉलम स्टार्ट और एंड काम कैसे करता है। तो हमने इसके लिए क्या किया, हमने यहाँ पर डिव को कमा दिया, 5 डिव लिया और यहाँ पर आइटम्स लिख दिया। ठीक है, क्लास लगा दिया। यहाँ पर आके हम लोग एक एक आइटम को ट्वीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आके मैं क्या लिखूंगा, डॉट आइटम, बल्कि आइटम का
नाम देना पड़ेगा। तो आइटम 1, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आइटम है ये। तो आइटम 1 किस पे लगा है, यानी div 1 पे लगा है। तो div 1 को अभी हमने टारगेट किया है और इसी के साथ हम लोग काम करेंगे। तो मैं क्या लगाऊंगा ग्रिड 1 के ऊपर, मैं कहूंगा मतलब ये आइटम 1 के ऊपर मैं कहूंगा ग्रिड कॉलम स्टार्ट। ठीक है, अभी हम लोग लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कहूंगा 1, यानी फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉलम काउंट कैसे करते हैं। मैं यहाँ पर आपको पहले गैप को हटा देता हूँ ताकि कॉलम काउंट करना आपके लिए आसान हो जाए। देखिए ये जो है ना, ये फर्स्ट कॉलम है, ये मेरा कर्सर देखिए, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है और ये फोर्थ कॉलम है। यानी एलिमेंट 3 है तो कॉलम 4 होगा, एलिमेंट 2 है तो कॉलम 3 होगा, एलिमेंट 10 है तो कॉलम 11 होगा, एलिमेंट 50 है तो कॉलम 51 होगा। सिंपल सी बात, क्लियर हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर, तो मैंने बोला कि फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करो, ये फर्स्ट, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी ये कॉलम के बाद आपका 1 दिखेगा, क्योंकि हमने 1 को टारगेट किया ना। ठीक है, 1 को टारगेट किया तो यहाँ दिखेगा, कहाँ तक दिखेगा 1, तो ये है फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। अभी ये पूरा सेकंड कॉलम है, स्पेस दिया है हमने, बल्कि मैं स्पेस हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो यहाँ पर। ठीक है, ये है सेकंड कॉलम, ये है थर्ड कॉलम और ये है फोर्थ कॉलम। तो अगर मैं यहाँ से बोलूंगा कि फर्स्ट कॉलम से लेकर सेकंड कॉलम तक दो, तो ऑलरेडी वही तो है। ठीक है, अगर मैं लेट से यहाँ पर बोल दूं ग्रीड कॉलम एंड और 2, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ये ऑलरेडी उसी कॉलम में है ना, 1 से लेकर 2 के दरमियानी तो है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा 3, तो आप देखिए क्या हुआ, द मोमेंट हमने 3 बोला तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, तो ये 1 एलिमेंट स्टार्ट हुआ फर्स्ट कॉलम से और खत्म हुआ थर्ड कॉलम पे, तो जाहिर सी बात है ये पूरा इसका कॉलम हो गया। और 2 जो था वो आगे बढ़ गया और 3 जो इस थर्ड कॉलम के एरिया में था ये नीचे आ गया। ठीक है, ये सड़क के नीचे आ गया। तो अब आप देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास तो 3 कॉलम है। कैसे पता चलेगा कितना कॉलम है, यहाँ पर आपने डिफाइंड किया हुआ है ना मल्टीपल कॉलम्स, यहाँ से आप कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने डिफाइंड कर दिया कि 3 कॉलम है। अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि 3 कॉलम तो हमने रख दिया, लेकिन आइटम को जगह कितना देना है। तो अभी हमने क्या किया, 2 कॉलम के बराबर जगह दिया। ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं लिखना, इसीलिए मैंने पहले बताया कि अगर कॉलम्स में आइटम यानी टोटल कॉलम अगर है 5, तो इसका मतलब आपको रखना है 6, यानी आइटम जितना भी है उससे एक ज्यादा होगा कॉलम, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग कॉलम भी होता है। ठीक है, तो अगर मुझे बोलना है कि भाई ये तीनों का 3 कॉलम 1 को मिल जाए, तो जाहिर सी बात है मुझे 4 करना होगा। द मोमेंट मैंने 4 किया तो पूरा फर्स्ट कॉलम किसको मिल गया, 1 को मिल गया, और 2 नीचे आ गया, 3 और 4, और एज यू कैन सी। अब लेट्स से मैं चाहूँ कि 3 को ट्विक करना थोड़ा सा, तो 3 को मैं यहाँ से उठाऊंगा आइटम नंबर 3 से, तो मैं बोलूंगा आइटम 3। आइटम 3 को लेके मैं क्या करूंगा, अब आइटम 3 के साथ मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी तो हमने ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ग्रिड कॉलम, डायरेक्ट मैंने ग्रिड कॉलम लिखा। अब यहाँ पर मुझे पैरामीटर देना है, किसको टारगेट किया, 3 नंबर को, इसको टारगेट किया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि ये स्टार्ट हो 1 से, तो अब देखिए द मोमेंट हमने इसको स्टार्ट हो 1 से कहा, ये नीचे आ गया खुद से, क्योंकि 1 से कहा ना, तो कॉलम यहाँ पर 1 में, यहाँ तो 2 था, अब 2 को पीछे तो कर नहीं सकते थे हम, क्योंकि ऑलरेडी ये 1 लिया हुआ है, इस वजह से ये नीचे आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं यहीं से हो, तो मैं 2 लिख दूंगा। द मोमेंट हमने 2 लिखा तो इसका मतलब इसका जो एक्चुअल पोजीशन था, हमने बोला यहीं से स्टार्ट करो, तो बोला ठीक है, कहीं सरकने की जगह जरूरत ही नहीं है। अब अगर मैं कहूंगा कि ये एंड हो 3 पे, कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा, उसके पीछे रीजन ये है कि 3 यहीं पर है, यानी एक्चुअली में ये 2 और 3 के दरमियान ही है। लेकिन अगर मैं 4 लिखूंगा तो आपको चेंजेस दिखना चाहिए था, लेकिन अभी भी चेंजेस नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर देने का तरीका अलग है। मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाई का साइन। द मोमेंट मैंने बाई का साइन दिया, यानी स्लैश का साइन दिया, इसका मतलब वो ये बता रहा है कि स्टार्ट तो आपको करना है सेकंड एलिमेंट से, यानी ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम था, तो सेकंड कॉलम से स्टार्ट हुआ, लेकिन कहां तक, तो हमने ये बोला डिवाइड बाय 4। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं पैन, यानी मैं बोलूं अगर स्पैन 2, तो भी आप देखिए वो सेम काम हो रहा है, और ये ज्यादा अच्छा सिंटैक्स है। ठीक है, स्पैन 2 इज अ गुड ऑप्शन। अगर मैं बोलूं स्पैन 1, जाहिर सी बात है जैसा था वैसे ही रहेगा। स्पैन 3 बोल दूं तो क्या होगा, तो अब देखिए स्पैन 3 बोलने पर क्या हुआ कि 2 ऊपर सरक गया, और ये 3 एक्चुअली में राइट हैंड साइड में इसने जगह बढ़ा दिया। यानी आप गौर करेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर स्पैन 2 बोला पहले, अब देखिए यहाँ पर विड्थ जितना था अभी उतना ही है, और जो 1 है ना, इसने पूरा विड्थ लिया हुआ है, तभी तो 2 ऊपर नहीं जा पा रहा था ना। लेकिन जब मैंने स्पैन 3 कर दिया ना, तो इसने विड्थ को एक्सटेंड किया, एंड द मोमेंट विड्थ एक्सटेंड हुआ, यहाँ पर खाली जगह आया, 2 यहाँ जाके बैठ गया। ठीक है, और अब अगर मैं मान लीजिए इसको 1 कर दूं, तो अब देखिए क्या होगा। अब क्या हुआ, द मोमेंट हमने 1 किया, तो इसका मतलब मैंने इसको बताया कि नहीं नहीं, आपको कॉलम नंबर 2 से अपना कब नहीं बढ़ाना है, आपको कॉलम नंबर 1 से बढ़ाना है। जाहिर सी बात है, जब कॉलम नंबर 1 से बढ़ाना है, तो इसमें तो 1 से नहीं बढ़ाना था, नीचे आया और इसने यहाँ पर इसको पूरा बढ़ा लिया। अगर मैं इसको 2 कर दूं, तो अब देखिए अब इसने 2 लिया, यानी स्टार्ट हुआ कॉलम नंबर 1 से और 2 कॉलम के बराबर जगह लिया। यहाँ पर आप कैसे काउंट कर रहे थे कि 4 कॉलम है, उसके अंदर 3, यानी कॉलम लाइन 4 है और 3 कॉलम है, यानी अगर 10 कॉलम है तो कॉलम लाइन 11 होगा, उस हिसाब से आप देख रहे थे। लेकिन स्पैन में आप वैसे नहीं देखेंगे। स्पैन में अगर आप बोलेंगे 1 1, तो इसका मतलब 1 कॉलम का जगह, 1 2 यानी 2 कॉलम का जगह, 1 3 यानी 3 कॉलम का जगह। समझ में आया। तो शॉर्ट हैंड जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इस तरीके से काम करेंगे। अब आप देखिए
यहाँ पर कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ आपका, ये वाला कोड मैं आपको दे दूंगा, बल्कि पहले तो ये पूरा का पूरा कोड मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। गैप लगा दूं तो भी आपको दिक्कत नहीं है, बल्कि छोड़ देते हैं गैप को, यहाँ से हटा देते हैं। आने वाले टाइम पे हम लोग गैप्स को इस्तेमाल करेंगे। पहले तो मैं ये पूरा कोड आपको देता हूँ ताकि इसमें कुछ हेर बदल मुझे करना है इस तरीके से। अब यहाँ आते नीचे, अब देखिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कॉलम 1 को ही सेट करना है, यानी क्योंकि आपको पता है अलग अलग आइटम्स हमारे पास है ना, मुझे कॉलम 1 के साथ कुछ ऐसा करना है कि मुझे पूरा कॉलम 1 चाहिए, यानी फर्स्ट रो में जो फर्स्ट रो है वो मैं पूरा कॉलम 1 के लिए रखना, ये मेरा गोल है। तो मैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा, क्या, ग्रीड कॉलम, याद रखना ग्रीड कॉलम, क्योंकि मुझे कॉलम को चेंज करना है। तो मैं बोलूंगा 1 से स्टार्ट करो और स्पैन लगाओ, कहां तक चाहिए, तीनों का 3 कॉलम लाके दे दो मुझे, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लेट्स से अब 2 के लिए मुझे 3 नहीं 2 चाहिए, 2 के लिए मुझे 3 नहीं 2 कॉलम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको दोबारा से ऐसे नीचे बनाऊंगा और इसको यहाँ से 2 करूंगा और इसको यहाँ से ऐसे करूंगा। हो गया, समझ में आ रहा है ना आपको कितना आसान है। अच्छा अब मान लीजिए क्योंकि 3 ऑलरेडी लास्ट पोजीशन में है, 3 ऑलरेडी लास्ट पोजीशन में है, इसके साथ अगर मैं कुछ यूं कर दूं, मैं अगर बोलूं कि आइटम 3 और यहाँ पर अगर मैं ग्रिड कॉलम इस्तेमाल कर लूं और लेट से यहाँ पर मैं बोलूं अगर 1 से 2 चाहिए, यानी अब मुझे 3 में भी 2 वैल्यू चाहिए, लेकिन 3 में 2 कॉलम तो है ही नहीं, 3 तो खुद सिंगल कॉलम में है ना, इसके बाद तो कॉलम ही खत्म हो जा रहा है। तो अगर मैं ऐसे करने का ट्राई करूं तो आप देखिए 3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि मैंने बोला 3 को 2 कॉलम के बराबर दो, वहां पर 2 कॉलम के बराबर जगह नहीं है, तो 3 क्या करेगा, नीचे से स्टार्ट करेगा। समझ में आया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई 3 जो है वो कॉलम नंबर 1 से स्टार्ट ना करे, कॉलम नंबर 1 से स्टार्ट ना करे, दिखाने के लिए मैं पहले ऐसे इसको कमेंट करूंगा। तो एक्चुअल 3 का पोजीशन क्या है, कॉलम नंबर 3 है, कॉलम नंबर 3 और 4 के दरमियान 3 बैठा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको कुछ यूं करूं, इसको 2 कर दूं, तो अब आप देखिए क्या हुआ, यानी अब हुआ ये कि मैंने बताया भाई 2 कॉलम 3 को देना है, ये रूल बता दिया हमने, तो उसको 2 कॉलम जितना स्पेस तो चाहिए ही चाहिए। साथ साथ मैंने बोला कि स्टार्ट भी सेकंड कॉलम से हो, तो क्या 3 अगर ऊपर बैठा होता ये पॉसिबल था उसके लिए, नहीं था, क्योंकि 3 जब ऊपर था उसके पास सिर्फ एक कॉलम था, और मैंने बताया कि आपके पास 2 कॉलम होना चाहिए, तो पहले तो रूल यही फेल हो गया। दूसरा हमने ये भी बता दिया कि भाई स्टार्ट भी आपको 3 से नहीं होना, 2 से होना है, तो यहाँ पर तो इसका स्टार्टिंग ही 3 से हो रहा था, पॉसिबल ही नहीं था, ये नीचे आ गया और नीचे आके अपना रूल बना लिया, इस तरीके से क्लियर हुआ। अच्छा अब अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि भाई ये पूरा का पूरा कॉलम मुझे भरना है, तो इस यहाँ पर 1 लिख देंगे तो भर जाएगा कॉलम, एज ए कैन सी। लेकिन द मोमेंट हमने यहाँ पर 1 लिखा, कॉलम भरा नहीं, क्यों, क्योंकि हमने बोला कि 2 के बराबर कॉलम लो, टोटल कॉलम 3 है, भरना अगर है तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर इसको 3 कर दो। लेकिन आपके दिमाग में ये आता होगा कि जब 2 किया था और यहाँ पर भी 2 किया था, इस वक्त ये राइट हैंड साइड में आया था, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आया। उसके पीछे रीजन क्या था ना, कि मैंने कहा सेकंड से स्टार्ट करना, यहाँ पर कोई एलिमेंट है नहीं, इस वजह से इसने स्पेस खाली छोड़ दिया, समझ में आ रहा है। और मैंने बोला 2 ही स्पेस लेना, तो जाहिर सी बात है 2 स्पेस लेने में ये फुल हो जा रहा था, कॉलम खत्म हो जा रहा था, ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने इसको बोला कि भाई तुम 1 में आ जाओ ना, तो अब ये आगे बढ़ गया, और जब ये आगे बढ़ गया और इसने 2 स्पेस लिया तो एक कॉलम खाली था, तो 4 को ऊपर लेके आ गया। मैं चाहता हूँ कि नहीं तुम पूरा ही कॉलम लो, तो मैं इसको भी 3 कर दूंगा, ये भी पूरा कॉलम लेगा, ठीक है। अब लेट से मैं चाहता हूँ ना कि 4 सिर्फ अपना कॉलम ले और कोना में जाके बैठ जाए। मैंने क्या बोला, 4 सिर्फ अपने कॉलम को उठाए और सबसे कोना में जाके बैठ जाए, और ऑफकोर्स जब 4 कोना में जाके बैठेगा तो 5 नीचे कॉलम पे आ जाएगा, ठीक है। वो करेंगे कैसे करके, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने बोला आइटम और आइटम 4, क्योंकि मैं 4 को टारगेट करना है, यहाँ पर आके मैं ग्रिड कॉलम बोल सकता हूँ। मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, याद रखिए हमारे पास टोटल 3 कॉलम है, मैं कहूंगा मुझे 3 से स्टार्ट करना है, मैंने 3 लिख दिया, खत्म, दैट्स इट। मैंने 3 से स्टार्ट करना है, 3 लिख दिया। अगर आप एक्सप्लिसिटली चाहते हैं कि भाई नहीं मुझे तो बताना ही है, तो 3 बता दिया आपने, और आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्पैन 3, हो गया खत्म। सॉरी, इस तरीके से कि 3 से स्टार्ट करना है, 3 ही में रोक दो, हमें काम खत्म है, एज सिंपल एज दैट। या फिर ऐसे सिनेरियो में आप चाहे तो ये शॉर्ट हैंड ना लिखकर, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये शॉर्ट हैंड ना लिखकर आप सीधा ही ग्रीड कॉलम स्टार्ट लग सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं लाइक दिस। जैसे आप ग्रीड कॉलम स्टार्ट को 3 कर देंगे ना, तो आपको एंड बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां वो खत्म हो जा रहा है, ठीक है। आपने स्टार्ट बता दिया, काम खत्म। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि 3, यानी अब मुझे सजाना है, लेट से मैं चाहता हूँ कि 1 1 ले, 2 2 ले, 3 पूरा ले, और 4 फिर रिवर्स चले, यानी एक किस्म का मैं पैटर्न बनाना चाहता हूँ, ठीक है। यानी ये 1 यहाँ तक आएगा, 2 यहाँ तक आएगा, 3 पूरा जाएगा, 4 यहाँ तक आएगा और 5 यहाँ तक आएगा। एक बकायदा पैटर्न बनाना चाहता हूँ, एक समझाने के लिए, क्योंकि इससे आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 1 1 चाहिए मुझे, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको आदत रहे। मैंने 1 बता दिया, कितना आसान है। 2 को मैंने कहा 2 चाहिए तो 2 का 2 है, 3 को 3 चाहिए, 3 का 3 है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने कहा कि 4 जो है 3 से स्टार्ट करो और 3 में ही खत्म होगा, बढ़िया। अब 5 बचा है, मुझे 5 को बस यहाँ लेके आना है और यहाँ से पूरा एंड तक जाना चाहिए, काफी आसान है, ठीक है। अब मैं यहाँ से आइटम नंबर 5 लेता हूँ और मैं यहाँ से कहूंगा ग्रिड कॉलम, और अब मुझे सिर्फ ये बताना है भाई स्टार्ट कहाँ से करना है, तो मुझे 2 से स्टार्ट करना है, मैंने लिखा 2, और एंड कहाँ करना है, तो मैं बोलूंगा भाई स्पैन 3 कर दो, मुझे पूरा जाना है, इस तरीके से, ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने वो पैटर्न बना लिया। तो इस तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है, आप कुछ भी करवा सकते, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें भी कर सकते हैं इसके साथ आप। सो आई होप आपको इन डिटेल समझ में आया होगा। ये जो ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी है, इसमें
टोटल तो 3 प्रॉपर्टी है, एक ग्रीड कॉलम स्टार्ट, एक एंड और शॉर्ट हैंड। तो हमने दोनों तरीके से आपको दिखा दिया और हमने बताया कि शॉर्ट हैंड ज्यादा अच्छा है, आमतौर पे आपको यही इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये पूरा मैं आपको कमेंट करके दे देता हूँ यहाँ से। अब हम लोग पढ़ेंगे रोज के बारे में। रोज का भी आपको पता है सेम है कि ग्रीड रो स्टार्ट, ग्रीड रो एंड और फिर ग्रीड रो शॉर्ट प्रॉपर्टी। इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल सेम है। शॉर्ट प्रॉपर्टी ऐसे इस्तेमाल करेंगे आप स्पैन कह के, बस वो हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल लेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसी को ऐसे ही रखते हैं और फिलहाल के लिए तो मैं बाकी सबको बंद कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। ठीक है, इसको मैं ऐसे कमेंट आउट कर दिया। अब ये नॉर्मल हो गया और ये देखिए स्पैन 1 का 1 है, तो मतलब ये बाई डिफॉल्ट ऐसे ही रहता है ना, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब हमें क्या इस्तेमाल करना है, ग्रीड रोज। तो मैं क्या करूंगा, पहले शॉर्ट हैंड इस्तेमाल करूंगा। मैं कहूंगा ग्रिड रो स्टार्ट। तो जैसे ही मैंने कहा कि रो स्टार्ट कहां से होगा, अब आपको जरा सा दिमाग लगाना है। हमारे पास यहाँ पर कितना रो है, 2 रो है, राइट, 2 रोज है हमारे पास, राइट। एक रो स्टार्ट हो रहा है 1 से, एक रो स्टार्ट हो रहा है 4 से। अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि मेरा रो स्टार्ट होगा 1 से, फिर तो कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। बट अगर मैं बोलूँ 2 से, तो आप देखिए क्या हुआ। आप कहेंगे ये क्या हुआ, 2 लेफ्ट में आ गया, 1 नीचे चला गया, इसका क्या मतलब है? मतलब बहुत सिंपल है, वापस से देखिए, ये 1 हमारा असल फर्स्ट एलिमेंट है जिसको हमने टारगेट किया है और इसी को कंट्रोल कर रहे हैं। मैंने कहा 1 1 से स्टार्ट हो, जो कि बाय डिफॉल्ट है। मैंने बोला 1 जो है वो फर्स्ट रो से स्टार्ट ना हो, वो सेकंड रो से स्टार्ट हो। तो जाहिर सी बात है ये 1 सेकंड रो में चला गया, इसका जगह खाली था तो 2 यहाँ आ गया और 4 ऊपर चला गया। अब इस केस में आप देखिए ऊपर जा रहा है, पहले वाले केस में नहीं जा रहा था, हॉरिजॉन्टल में वैसे ना, वो नीचे जा रहा था। वर्टिकल का अपना यूज केस है। ठीक है, अच्छा, ये आपको एक एस्पेक्ट समझ में आया, लेकिन एक और एस्पेक्ट भी है। वो क्या है, अगर मैं बोलूं कि मुझे स्टार्ट तो 1 से करना है, लेकिन मुझे जो चाहिए जगह जो लेना है ना, वो मुझे 2 रो के बराबर चाहिए भाई। ठीक है, वो मेरे को 2 रो के बराबर चाहिए, तो मैं कहूंगा एंड। अब यहाँ एंड में क्या लिखूंगा, 2। तो जैसे मैं 2 लिखा, कुछ भी नहीं हुआ। 3 लिखा, हाँ अब हुआ। यानी हॉरिजॉन्टल में भी वही केस है कि अगर रो 2 है तो आपको 3 रोज कॉलम लेके चलना है। ठीक है, रोज कॉलम और कॉलम कॉलम, सॉरी, रोज लाइन और कॉलम लाइन। तो कॉलम लाइन का जो रूल था कि अगर 10 कॉलम है तो कॉलम लाइन 11 होगा। रोज में भी सेम है, अगर आपको 2 रो दिख रहा है जिसका मतलब टोटल 3 रोज लाइन है, तो हमने जैसे ही 3 लिखा, अब ये जो 1 है ये पूरा 2 रो के बराबर जगह ले रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही रो था, तो हमने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर लिया, सिंपल सा। ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब आपको मैं दूसरा भी दिखा देता हूँ, यानी आइटम 2 के साथ भी मैं चेंज कर देता हूँ। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये 1 ऊपर क्यों लिखा है, तो ये अलग चीज है। ये तो हमने अलाइनमेंट को नहीं किया ना, यानी अलाइनमेंट हमारा टेक्स्ट सेंटर है, इस वजह से ये सेंटर आ रहा है। अलाइनमेंट वर्टिकली हमने सेंटर नहीं किया इसलिए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 का पूरा एरिया ये है। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना कि ये ऊपर है, ये ऊपर नहीं, ये कहीं भी हो सकता है। ये ऊपर इसलिए दिख रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वर्टिकली अलाइनमेंट स्टार्ट में होता है, एंड में नहीं होता या सेंटर में नहीं होता। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इससे, ये पूरा जगह इसका है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि 2 का पूरा जगह हो जाए, जाहिर सी बात है 2 को भी कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट हैंड इस्तेमाल करूंगा अब 2 में। ठीक है, और इन सबको मैं हटा देता हूँ यहाँ से क्योंकि एक एग्जाम्पल ही आपके लिए काफी है। यहाँ पर मैं शॉर्ट हैंड इस्तेमाल करूंगा तो ग्रिड रो हमारे पास शॉर्ट हैंड आता है। पहला प्रॉपर्टी, जाहिर सी बात है स्टार्ट कहां से करना है, तो मुझे 1 से स्टार्ट करना है। अगर मैं बोलूं 2 से स्टार्ट करना है, तब देखिए 2 नीचे आ गया। अच्छा, अगर पहले तो मैं 1 से स्टार्ट करवाता हूँ, 1 से लेके मुझे चाहिए कितना, पैन 2 चाहिए, तो भाई जाहिर सी बात है 2 भी ऐसे हो गया और ये नीचे चला गया। मतलब ये कोई डिफिकल्ट चीज तो नहीं था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो ये चीज आपको देने के बाद अब यहाँ पर मैं क्या करने लगा ना, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ आपको। लेट्स से अब मैंने क्या कहा कि मुझे स्टार्ट 2 से करना है, तो 2 नीचे आ गया, बढ़िया। लेकिन मैंने स्पैन में कहा कि जो एंड है ना, अब जाहिर सी बात है स्टार्ट जब 2 से किया तो एंड कहाँ करना है, मैंने कहा एंड 3 में करो। तो अब देखिए एंड 4 में करो, नथिंग, लेकिन एंड 2 में करो, नथिंग। जैसे इसको मैंने 1 किया, फिर ये काम कर रहा है। क्यों, रोज हमारे पास लिमिटेड है, रोज हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है, अगर मैं यहां से आके इन सबको एकदम आइडेंटिकल कॉपी पेस्ट कर दूं इस तरीके से, और लेट्स से यहाँ पर जो भी आइटम्स वगैरह लगा है इसको हटा दो, ये बाय डिफॉल्ट हमें दिखता है। अब हमारे पास रो बढ़ चुका है, एज यू कैन सी हमारे पास रोज इंक्रीज हो चुका है ना। और यहाँ पर जो आइटम क्लास लगा है ना, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इनको हटा देते हैं हम, इस पे कोई क्लास लगा नहीं होगा। ठीक है, हमने लास्ट वाले का जो हमने कॉपी किया था उसका हमने आइटम्स हटा दिया। अब आप देखिए, अब आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। अब हमारे पास कितना रो है, 1 2 3 4, 4 रो है, तो का मतलब रो लाइंस कितना हुआ, 5। बढ़िया। अब आप देखिए, अब मैं शॉर्ट हैंड लिख के दिखाने लगा हूँ आपको। मैंने कहा आइटम्स, आइटम टर्म्स है कि टर्म है, हमारे पास आइटम है। ठीक है, आइटम, आइटम 1 हमने यहाँ से ले लिया। अब हम लोग 1 को, बल्कि 1 क्या 2 को लेते हैं, 2 से ही कर देते हैं ना हम लोग, हमने 2 को टारगेट किया। अब हम लोग रो को कैसे काम करेंगे, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा ग्रेट रो मैंने ले लिया। अभी तो सिंपल सा काम करेंगे, मैं बोलूंगा 1 से स्टार्ट हो और स्पैन चले 2 तक। अब देखिए ये 2 जगह ले रहा है, और कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैं इसका नंबर बदल देता हूँ। 5 है ना, तो ये 6, ये 7 8 9 10, इस तरीके से हमने जैसे यहाँ पर 2 बोला, तब देखिए ये रो
2 में आ गया। क्लियर है? यानी रो 1 में था तो 1 का 2 बराबर ले रहा था, यानी जब रो 1 में था तो रो 1 और रो 2 को ले रहा था। जब ये रो 2 में आया तो रो 2 और रो 3 को ले रहा है। जब ये रो 3 में आएगा तो रो 3 और रो 4 को ले रहा है। इतना तो आपको क्लियर है, इतना आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि रो 1 से स्टार्ट हो, लेकिन स्पैन अगर मैं यहाँ पर बढ़ा के 4 बोल दूं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पेस ले रहा है। तो यही आपको समझाना था मुझे कि आप अगर आपके पास मल्टीपल रोज है तो आप अलग अलग तरीके से यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये दो टॉपिक डिटेल में समझ में आ गया होगा। मैं सिर्फ इसको कॉपी करके यहाँ रख देता हूँ ऊपर। ठीक है, इस तरीके से रख देते हैं, दैट्स इट। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है नेमिंग ग्रिड आइटम। इसका क्या मतलब होता है? सीएसएस में ग्रिड टेम्पलेट एरिया भी एक होता है, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था ट्रैक करने के लिए, बट हम लोग उसको अभी पढ़ रहे हैं। ग्रिड कंटेनर एक प्रॉपर्टी होता है, ये भी कंटेनर पे लगता है। एक ग्रिड कंटेनर का प्रॉपर्टी होता है विच इज ग्रिड टेम्पलेट एरिया। वो स्पेसिफाई करता है एरिया को विद इन द ग्रिड लेआउट, और आप ग्रिड आइटम्स को नाम दे सकते हैं ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, और फिर उसी नाम का रेफरेंस पास कर सकते हैं ग्रिड टेम्पलेट एरिया प्रॉपर्टी के अंदर। हर एरिया का नाम जो डिफाइंड होगा वो अपॉस्ट्रोफी के साथ होता है, ये रूल है। और अगर मल्टीपल देंगे तो स्पेस देंगे। मुझे पता है आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब मैं समझाता हूँ आपको, फिर आपको समझ में आने लगेगा। देखिए, ये हमारा कंटेनर है, यहाँ पर एज इट इज रखते हैं। यहाँ पर आके क्या करेंगे, हम लोग आइटम 1 को पकड़ते हैं यहाँ से, और यहाँ पर आके पहले तो मैं नाम डिफाइन करूंगा। ये ग्रिड आइटम है ना, मैं यहाँ पर आके नाम डिफाइन करूंगा। क्या डिफाइन करूंगा? मैं बोलूंगा ग्रिड ग्रिड एरिया। एज यू कैन सी, ग्रिड एरिया। इस ग्रिड एरिया के अंदर मैंने एक नाम लिखा माई हेडर। मैंने एक नाम लिख दिया, कस्टम नाम है मेरा। अब देखेंगे द मोमेंट मैंने नाम लिखा ना, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से चिपक गया, यहाँ पर चेंजेस हुआ। इसको अगर मैं यहाँ से बंद कर दूं, अब आप देखिए ये नॉर्मल है। ठीक है, कॉलम मैंने जैसे बंद किया नॉर्मल है, इसको फिलहाल नहीं देते, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ठीक है, ये हमने सेव कर दिया इसको। और एक चीज आपने गौर किया कि यहाँ पर 1 में हमने हेडर लगाया ना, 1 बीच में चला गया और 2 उसके जगह आ गया। मतलब 1 यहाँ होना चाहिए था, 2 3 के जगह होना चाहिए, 3 4 के जगह, और इस तरीके से। लेकिन इसको जैसे मैं कमेंट आउट करूंगा, आप देखिए अब ये सब लाइन से प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, हमने एक हेडर बना दिया। इसके बाद यहाँ पर कंटेनर में जाके आप क्या करेंगे, मैं यहाँ इस्तेमाल करता हूँ ग्रिड टेम्पलेट एरिया। कॉलम रो तो हमने इस्तेमाल कर लिया, एरिया। अब यहाँ एरिया में आके क्या करेंगे, यहाँ मैं लिखूंगा माई हेडर। अब आप देखिए द मोमेंट मैंने माई हेडर यहाँ लिखा, ये सब दोबारा से नॉर्मल हो गया, ऑर्डर भी सही है और सब नॉर्मल हो गया। लेकिन लेट्स से अगर मैंने इसको कॉपी किया और स्पेस देकर मैंने इस तरीके से पहले माई हेडर लिखा ऐसे, फिर स्पेस देके माई हेडर लिखा एक बार, यानी जब मैंने 2 बार माई हेडर लिखा तो इससे जो 1 एलिमेंट था वो एक पूरा सिंगल रो को ले रहा है, और कॉलम 2 बन गया, ऑटोमेटिकली कॉलम 2 बन गया। द मोमेंट मैंने इसको दोबारा पेस्ट किया, तब देखिए 1 अभी भी पूरा का पूरा रो ले रहा है, कॉलम 3 बन गया। द मोमेंट मैंने इसको दोबारा पेस्ट किया तो आप देख रहे हैं कि 1 अभी भी अपनी जगह है, कॉलम 4 हो गया। द मोमेंट मैंने इस तरीके से किया तो अब कॉलम 5 हो गया, यानी हमारे पास टोटल 5 कॉलम है। दोबारा से मैंने किया, हमारे पास 6 कॉलम्स है। आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से काम हो रहा है ये? तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, हम लोग इतना ही पे चलते हैं लेके। यानी इससे आप ये कर सकते हैं कि आपने ग्रिड एरिया को टारगेट किया कि हमारा जो 1 है, यानी 1 ग्रिड है, उसका एरिया कहाँ होगा, और उसके बनिस्बत उसके कंपैरिजन में जितने भी बचे हुए आइटम्स है वो कितने रो में डिवाइड, कितने कॉलम्स में डिवाइड होंगे, और जितनी बार आप उसको लिखेंगे उतनी कॉलम में वो डिवाइड हो रहा है। लेट्स से अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, हम लोग यहाँ पर 3 ही माई हेडर को रखते हैं, तो आप देखिए 3 कॉलम और 3 माई हेडर। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, स्पेस देके एक डॉट लिखा हमने और दोबारा एक डॉट लिखा। क्या मतलब इसका? आप देखिए जैसे ही मैंने 2 डॉट लिखा, 2 और 3 नीचे से ऊपर आ गए, दोबारा अगर मैं डॉट लिखूं 4 भी ऊपर आ गया। तो यानी बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन कौन सा आइटम का नाम नहीं है। जिनका भी नाम नहीं है आप उसके लिए डॉट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान के चलिए हमारे पास 3 रो है, अब मैं इसको यहाँ से हटा के ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ अभी ये देखिए पूरा दिख रहा है ना। ठीक है, अब मान के चलिए मेरे पास 3 रो है। लेट्स से मुझे 3 रो बनाना है। अभी फिलहाल वैसे हमने रो को डिफाइन किया ही नहीं है ना, 1 2 कितना रो होगा हमारे पास, तो अभी सॉरी कॉलम्स को, अभी हमारे पास एक ही कॉलम है। मैं चाहता हूँ कि 2 कॉलम बने, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 बार रिपीट करूंगा। ठीक है, अब 2 कॉलम तो बन चुका, लेकिन यहाँ पर ये सिंगल खड़ा है। अगर मैं चाहता हूँ ये सिंगल ना हो तो मैं क्या करूंगा, एक डॉट डाल दूंगा। अब ये सिंगल नहीं है। ठीक है, दोबारा से अगर मैं डॉट डालूंगा, बल्कि स्पेस देना पड़ेगा, दोबारा से अगर स्पेस देके मैं डॉट डालूंगा, अब देखिए 3 कॉलम है, यहाँ पर 3 भी आ गया, दोबारा मैं करूंगा तो 4 आ गया, अभी 4th कॉलम बन गया। ठीक है, अच्छा माई हेडर 2 कॉलम का जगह ले रहा है बिकॉज हमने 2 लिखा। लेट्स से मैं एक बार और माई हेडर को अगर यहाँ से कॉपी कर दूं लाइक दिस और इस तरीके से, तब अब देखिए माई हेडर को 3 बार कॉपी किया तो माई हेडर 3 कॉलम का जगह ही ले रहा है, लेकिन डॉट जैसे जैसे हम लगा रहे हैं तो माई हेडर के साथ साथ एक एक कॉलम आ जा रहा है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि
माई हेडर 3 कॉलम ले और उसके साथ सिर्फ एक ही कॉलम हो, तो जाहिर सी बात है मुझे ऐसे करना पड़ेगा, एज यू कैन सी। ठीक है, टोटल कॉलम कितना हो गया, 4 हो गया। समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं चाहता हूँ माई हेडर 2 कॉलम ले, तो मैं एक माई हेडर को हटा दूंगा यहाँ से, एंड दैट्स इट। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि 2 कॉलम माई हेडर ले और वो अकेला अपने रो में रहे, तो मैं इस डॉट को हटा दूंगा यहाँ से, अकेला अपने रो में है। समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं चाहता हूँ कि माई हेडर अकेले रो में रहे और 4 कॉलम बन जाए, तो मैं सिंपल से इसको कॉपी करके पेस्ट करूंगा और यहाँ पर सेव करके दोबारा पेस्ट करूंगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ में आया आपको? ये कोड मैं आपको यहाँ से इसको हटा देते हैं फिलहाल, बल्कि इसको नहीं हटाएंगे, यही तो हमारा आइटम 1 एरिया है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से आपको कोड दे देता हूँ और फिर मैं आपको यहाँ पर एक चीज और दिखाता हूँ। ये तो आप समझ गए। अब एक और चीज देखिए, मैंने माई हेडर यहाँ बनाया और लेट्स से इस कोड को यहाँ से बंद कर दिया, कोड को बंद कर दिया, और ये यहाँ पर एक और माई हेडर का कोड लगा दिया इस तरीके। यानी इसको अगर मैं नीचे करूँ ऐसे और इसको ऐसे करूँ इस तरीके से, तो अब देखिए मैंने 2 बार माई हेडर लगा लिया। इसके बाद मैं यहाँ पर अगर डॉट देता हूँ, एक डॉट फिर एक डॉट फिर एक डॉट, और नीचे आके भी मैं देता हूँ डॉट फिर एक डॉट फिर एक डॉट, तो अब आप देखिए क्या हुआ, माई हेडर 2 रो के बराबर ले रहे हैं। अगर एक और डॉट दूंगा, यहाँ पर भी देना पड़ेगा और यहाँ पर एक डॉट देना पड़ेगा, तब आप देखिए क्या हुआ। किस तरीके से आप एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं, विड्थ और हाइट, यानी कॉलम और रो का। तो आपको अभी भी समझ में नहीं आएगा कि इसका रियल वर्ल्ड में यूज केस क्या है। तो वैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल दिखाऊं ना, रियल वर्ल्ड यूज केस का, जिसमें आप एक पूरा का पूरा वेब के टेम्पलेट बना सकते हैं, वो कैसे बनाएंगे। सो लेट्स से मैंने यहाँ पर इसको पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, ये कंटेनर को। ठीक है, ताकि ये कोड भी आपके पास रहे। यहाँ नीचे आके मैंने सिंपल सा कुछ कंटेनर लिख दिया यहाँ पर, एज यू कैन सी। इस पर मैंने नाम लिखा हेडर, मेन्यू, मेन, राइट, फुटर, यानी ये बेसिकली हमने बता दिया कि ये मेजर डिव्स है जो हमारे पूरा का पूरा वेबसाइट इसी पे बना होगा। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर आके मैंने सिंपल सा कोड लिखा। अब आप देखिए ये किस तरीके से कर रहा है, जूम को मैं कमा देता हूँ इस तरीके से। अब देखिए ये कैसे ऐसे करके सेटअप हुआ। अब देखिए यहाँ पर आइटम 1 हेडर है, आइटम 2 मेन्यू है लेफ्ट वाला, आइटम 3 मेन है, आइटम 4 राइट है और आइटम 5 फुटर है। यानी अब आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना हुआ। ये कैसे बना, देखिए काफी सिंपल है। हमने कंटेनर लगाया, ग्रिड लगाया, एरिया में क्या किया, हमने कहा हेडर 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 हेडर। टोटल हमारे पास कितना आइटम्स है, कितना डिव है, 5 डिव है। 5 डिव है और हमने यहाँ पर कितना लगाया, 3 और 3 6। क्यों 6 क्यों लगाया, हमें पूरा हेडर चाहिए था इसलिए 6 लगाया। क्यों ऐसा क्यों, हमने ऑलरेडी इस पे डिस्कस किया था ना कि अगर आपके पास लाइंस 5 है तो इसका मतलब कॉलम लाइंस टोटल 6 होगा, और अगर आपको पूरा चाहिए तो आपको 6 लगाना पड़ेगा। तो हमें हेडर क्योंकि पूरा चाहिए था और 5 टोटल कॉलम था हेडर में, लिहाजा हमने क्या किया, क्योंकि 5 डिव है ना, हमें तो दिख रहा है 5 डिव है ना, इसलिए हमने क्या किया, 6 टाइम्स हेडर लिख दिया, तो पूरा ऊपर हेडर आ गया। ठीक है, ये तो हेडर सेट किया। अभी नीचे अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ से जस्ट मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ ना, ऐसे करके इसको हटा देते हैं ऐसे। ये अभी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दूसरा, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेट्स से मेन्यू, मैंने लिखा मेन्यू, और इसके बाद मुझे लिखना है मेन, मैंने लिखा मेन। अब देखिए मेन को जब मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा मल्टीपल टाइम्स और एक बार राइट, अब देखिए मैंने 4 बार मेन को कॉपी किया और एक बार राइट को कॉपी किया, तो इससे क्या हुआ, फर्स्ट टाइम मेन्यू आया, फर्स्ट टाइम मेन्यू आया एक कॉलम के बराबर, देन 1 2 3 4 मैंने बोला 3 कॉलम के बराबर मेन चाहिए क्योंकि 4 है, तो ये इतना बड़ा आ गया। फिर मैंने कहा राइट एक, तो जाहिर सी बात है एक आ गया। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, दोबारा से हमने कहा दोबारा से मेन्यू चाहिए, यानी अब यहाँ पर ये तो एक रो के बारे में था ना, सेकेंड रो में भी पहला मेन्यू ला के दो ताकि मेन्यू 2 रो का तरह चौड़ा हो जाए। ठीक है, 2 रो के बराबर हो जाए। इसके बाद हमने बोला फुटर ला के दो, तो एक फुटर लगाया हमने यहाँ पर, लेट से हम बोलते हैं 1 फुटर लग गया, 2 फुटर लग गया, 3 लग गया, 4 लग गया और एक और लगेगा 5। द मोमेंट हमने 5 फुटर लगाया तो क्या हो रहा है, देखिए हेडर्स के केस में क्या हो रहा है कि पूरा कंप्लीट रोज मुझे चाहिए, लेकिन एक रो चाहिए, 2 रो के बराबर हेडर नहीं चाहिए। तो लिहाजा हमने सिर्फ एक बार हेडर का रो लिखा और उसमें 5 बार हेडर लिख दिया, तो पूरा का पूरा लाइन हेडर का मिल गया। लेकिन मेन्यू के केस में हमें मेन्यू चाहिए था 1 के बराबर रो में, यानी कॉलम में, लेकिन रो में हमें 2 रो के बराबर मेन्यू चाहिए था, इसीलिए हमने ऊपर एक बार नीचे एक बार, ताकि कॉलम 1 मिले लेकिन जो रो है वो 2 मिल जाए। उसके बाद हमने लिखा मेन को 4 बार, यानी मेन हमें 3 के बराबर मिल गया, और फिर हमने लिखा राइट, तो ये आखिर में राइट आ गया। और नीचे जो सेकंड रो है ना, सेकंड रो में आके, यानी थर्ड रो बेसिकली, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड है, ये थर्ड है, थर्ड रो में आके हमने कहा कि पहला वाला मेन्यू के लिए दे दो, तो क्योंकि यहाँ भी मेन्यू के लिए एक रो था, यहाँ भी मेन्यू के लिए एक रो आ गया, दोनों में सेम कॉलम था, तो ये पूरा मेन्यू के लिए आ गया। उसके बाद से हमने बोला 1 2 3 4 5 टोटल 6 होता है। एक रो तो हमने एक कॉलम तो हमने मेन्यू को दे दिया ना, बाकी जितना था वो फुटर ने दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से। और यहाँ पर हमने डिफाइन कैसे किया, आप देखिए ग्रिड एरिया हेडर, आइटम 2 में मेन्यू, आइटम 3 में मेन, आइटम 4 में एरिया और राइट, और आइटम 5 में फुटर। इस तरीके से पूरा का पूरा टेम्पलेट बना पाए। ठीक है, ये भी काफी ईजी था।
अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पे। पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ यहाँ से ताकि ये आपको दे पाऊँ मैं, और सेम एज इसको भी मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ। अगर आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा होगा तो इट्स ऑल ओके, क्योंकि स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट, ग्रिड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है बिगिनर्स को, बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते करते आपको इजीली ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एक बार में वैसे भी समझ में आने वाला टॉपिक नहीं है जब तक आप इस पे काम ना करिए, प्रैक्टिस ना करें। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा टॉपिक आता है, तो उस टॉपिक के लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डिव लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने सिंपल सा डिव लिख दिया, एक कंटेनर बनाया, उस पर हमने 6 आइटम्स ले लिया। ठीक है, देन हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सिंपल सा कंटेनर लिखा, ग्रिड लिखा, ये ऑटो ऑटो के जगह लेट से मैं 1FR कर देता हूँ, फिर 1FR, फिर 1FR। ठीक है, इस तरीके से। वैसे ऑटो भी रहने देंगे तो ठीक है, सो ऑटो ही रखने देते हैं। ठीक है, ये ऑटो है। पिक्सल पैडिंग 5 दिया है हमने, तो ये 5 दिख रहा है। इसको दोबारा से मैं 150 पिक्सल थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। ठीक है, बढ़िया। बाकी सब यहाँ पर एज इट इज है। ये तो डिफ को हमने सजाया है, यहाँ पर हमने आइटम 1 आइटम 2 दे के रखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अलाइन आइटम, यानी अब हम लोग ग्रिड आइटम के ऊपर बात करें। इससे पहले हम लोगों ने आइटम्स के बारे में बात किया, फिर आइटम नेमिंग के बारे में बात किया, जिसमें हमने प्रीवियसली देखा कि हेडर फुटर बनाया। अब हम लोग अलाइनमेंट देखेंगे आइटम का। जैसे हम लोग पूरा का पूरा ग्रिड का अलाइनमेंट देखते थे ना, जस्टिफाई ये वो, वैसे हम लोग एक इंडिविजुअल आइटम के बारे में देखेंगे। तो इसमें आमतौर पर 3 आइटम्स आते हैं। एक है जस्टिफाई सेल्फ। जस्टिफाई सेल्फ नाम से पता चल रहा है, जस्टिफाई सेल्फ हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट करता है इंडिविजुअल सेल को, यानी इंडिविजुअल सेल से मुराद है ये 1 इंडिविजुअल सेल है, 2 3 4, ये तो सिर्फ 1 को कहाँ रखना है हॉरिजॉन्टली में, इसके लिए जस्टिफाई सेल्फ इस्तेमाल करते हैं। वर्टिकली कहाँ रखना है, इसके लिए अलाइन सेल्फ इस्तेमाल करते हैं। और ये दोनों को शॉर्ट हैंड लिखने के लिए प्लेस सेल्फ का आता है। तो इसको तीनों के एग्जांपल हम लोग देखेंगे यहाँ पर। जस्टिफाई सेल्फ बाय डिफॉल्ट ऑटो होता है। ठीक है, तो इससे बेहतर है मैं आपको बताऊं, मैं आपको लिख के दिखाता हूं तो आपको और इजीली समझ में आएगा। सो लेट्स से मैं आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 5 को चेंज करता हूं। तो मैंने लिखा आइटम 1, और आइटम 1 में मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा लेट्स से जस्टिफाई सेल्फ, याद रखिए सेल्फ। और जस्टिफाई सेल्फ में मैं बोलूंगा लेट्स से राइट। अब देखिए द मोमेंट मैंने राइट बोला, ये 1, ये जो 1 सेल था, इसका पूरा जगह इतना बड़ा था ना, ये अपने जगह के हिसाब से राइट डायरेक्शन में चला गया, अपने सेल के हिसाब से। ठीक है, अगर मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता इस तरीके से, और यहाँ पर मैं आइटम लेट्स से मैं यहाँ पर बोलता सेंटर। ठीक है, सेंटर, तो ये देखिए ओवरराइड हो गया, ये 1 था ना, ये सेंटर ओवरराइड हो गया। तो मैं नहीं चाहता ओवरराइड हो, मैं यहाँ से नाम चेंज कर देता हूँ। अब देखिए मैंने जैसे आइटम 5 को टारगेट किया, तो इसने आइटम 5 को क्या कर दिया, सेंटर में रख दिया। सिंपल सी बात है। ठीक है, इतना ही सिंपल है। तो ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आपको आ गया, इतना ही आसान था। बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग क्या समझते हैं, क्योंकि इसमें समझने लायक कुछ है ही नहीं, इतना सिंपल सा बात है। अब हम लोग देखते हैं सेल्फ अलाइन, बल्कि अलाइन सेल्फ वर्टिकली सेल्फ अलाइनमेंट करता है। ठीक है, तो वर्टिकली करने से क्या कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लेट से इसको तो हमने हॉरिजॉन्टल किया ना, वर्टिकल लेट से हम लोग 2 और 6 को या फिर 3 और 4 को कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से बोलूंगा आइटम 3 इस तरीके से, और यहाँ पर मैं बोलूंगा अलाइन सेल्फ करके मैं लेट से इसको राइट हैंड साइड में कर देता हूँ, 3 को राइट हैंड साइड में कर देता हूँ। ठीक है, बल्कि राइट नहीं होता यहाँ पर, तो टॉप बॉटम होगा ना, मैं एंड कर देता हूँ। ठीक है, एंड। तो आप देखेंगे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसका पीछे रीजन बहुत सिंपल है, हमने हाइट ही नहीं दिया है। बिना हाइट का तो काम करेगा ही नहीं। तो मैं जैसे ही हाइट दूंगा यहाँ पर, मैं लेट से बोलता हूँ 200 पिक्सल का हाइट, तो आप देखिए ये आपको समझ में आ रहा है, 3 एंड में चले गया। लेट से मुझे 2 को स्टार्ट में करना है या 1 को ही स्टार्ट में करना है, क्योंकि 1 में ऑलरेडी हमने एक प्रॉपर्टी लगाया हुआ है। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि जिस प्रॉपर्टी में आपने रोज लगाया है उसमें कॉलम वाला भी लगा सकते हैं। तो आइटम 3 की जगह मैं आइटम 1 कर देता हूँ यहाँ से, लाइक दिस। और जाहिर सी बात है, जब आइटम 1 करूंगा तो मैं 3 को यही रहने देता हूँ, ऐसे रहने देता हूँ। आइटम 1 में जाके मैं लिखूंगा सीधा ना, ऑलरेडी आइटम 1 हमारे पास है, तो अलाइन सेल्फ, और मैं बोलूंगा स्टार्ट, बल्कि स्टार्ट नहीं, हमारे पास आता है, हाँ स्टार्ट आता है हमारे पास, बल्कि फ्लेक्स स्टार्ट आता है। द मोमेंट हमने फ्लेक्स स्टार्ट किया, आप देखिए 1 चला गया राइट टॉप। ठीक है, अब मुझे अगर 2 को करना है राइट बॉटम, तो बहुत सिंपल सी बात है, 2 को राइट बॉटम अगर करना है तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, 2 लिखूंगा यहाँ पर, और राइट बॉटम करना है तो राइट है, और यहाँ पर मैं बोलूंगा फ्लेक्स एंड। अब देखिए राइट बॉटम चला गया। ठीक है, 5 को अगर मुझे कर लेना है मान लीजिए लेफ्ट बॉटम, तो 5 यहाँ पर है, सबसे पहले इसको लेफ्ट करेंगे, तो लेफ्ट करने के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी फ्लेक्स स्टार्ट, ये लेफ्ट हो गया। और अब बॉटम करना है तो अलाइन सेल्फ में जाएंगे और करेंगे फ्लेक्स एंड, और ये बॉटम चला गया। एज सिंपल एज दैट। अब मुझे सी को सेंटर करना है, यानी सी इन द सेंस 6 को सेंटर करना है, यानी दोनों तरफ से सेंटर करना है। तो मैं यहाँ से 6 पे जाऊंगा, इस तरीके से 6 को पकड़ा हमने, और हमने कहा कि भाई पहले तो तुम जस्टिफाई कंटेंट, बल्कि कंटेंट नहीं होगा सेल्फ होगा, यहाँ पर जस्टिफाई सेल्फ हो जाओ सेंटर, ये पहले काम करो। तो ये हो गया सेंटर हॉरिजॉन्टल से। उसके बाद हम बोलेंगे अलाइन सेल्फ भी तुम हो जाओ सेंटर, तो ये दोनों तरफ से सेंटर हो गया। एकदम सिंपल है, कोई भी डिफिकल्टी आपको यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको आपको दे देता हूँ कोड, इसको कॉपी करते हैं, और अब मैं यहाँ पर आके आपको सिंपल सा डबल, यानी डबल नहीं बल्कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी दिखाने
बताने लगा हूँ, ठीक है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, प्लेस सेल्फ, याद रखिए शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में प्लेस सेल्फ में आपको पहले जो पैरामीटर है वो अलाइन सेल्फ के लिए आते हैं, यानी वर्टिकल होता है फिर हॉरिजॉन्टल होता है। और यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई होगा। मान लीजिए मैंने आइटम 5 को लिया, तो आइटम 5 को जो हमने लिया, अब हमें अगर आइटम 5 को वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी बिल्कुल सेंटर और मिड में करना है तो बहुत सिंपल है। तो मैं बोलूंगा प्लेस सेल्फ और यहाँ पर जाके सिर्फ सेंटर लिखूंगा, काम खत्म। क्योंकि अगर मैं एक लिखूंगा सेंटर, एक पैरामीटर देता हूँ तो दोनों पे ही वो अप्लाई करता है। हाँ, अगर मैं चाहता हूँ कि हॉरिजॉन्टल सेंटर हो लेकिन वर्टिकल नीचे हो, जाहिर सी बात है फिर मैं सेंटर और फ्लेक्स एंड दूंगा यहाँ पर, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये क्या हो गया, क्योंकि आप भूल गए सेंटर जो था ये वर्टिकल वाला था। तो अब देखिए वर्टिकली ये सेंटर में ही है, हॉरिजॉन्टल में गया। अगर आप चाहते हैं कि वर्टिकली सेंटर हो, सॉरी हॉरिजॉन्टली सेंटर हो और वर्टिकली अगर आप चाहते हैं नीचे हो, तो आपको यहाँ फ्लेक्स एंड करना पड़ेगा और यहाँ सेंटर लाना पड़ेगा। मैंने फ्लेक्स एंड को यहाँ डाल दिया और सेंटर को यहाँ डाल दिया, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग वाला पैरामीटर आपका हमेशा वर्टिकल को कंट्रोल करता है, दूसरा हॉरिजॉन्टल को। और अगर आप दोनों सेम देना चाहते हैं, अगर आप दोनों जगह सेम देना चाहते हैं, आप ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। यानी अब ये फ्लेक्स एंड वर्टिकली भी कर दिया, हॉरिजॉन्टली भी कर दिया, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ था। तो ऑफ कोर्स हमें सेंटर मोस्ट ऑफ द टाइम जरूरत पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से तो हर एक आइटम को कैसे कंट्रोल करते हैं आपने ये भी देख लिया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने आइटम 5 लिखा ना, यहाँ से इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। लेट्स से अगर ग्रुप करना हो तो, वैसे तो करते ऐसे है नहीं पर चलो कोई नहीं, इस तरीके से अगर आप करेंगे और यहाँ पर आप बोल देंगे लेट्स से पहले आइटम 1 को चेंज करो, फिर आइटम 2 को चेंज करो, फिर आइटम 3 को चेंज करो, फिर आइटम 4 को चेंज करो, फिर आइटम 5 को चेंज करो और फिर आइटम 6 को चेंज करो। और यहाँ पर हमें जाएगा एक डॉट, इस तरीके। तो आप देखिए सबको आपने चेंज कर दिया, ठीक है। ये ग्रुपिंग कर दिया हमने। अगर आपको ऐसा करना है इस तरीके का काम, तो कभी भी आपको ये हरकत नहीं करना। तो फिर क्या करना है, इससे बेहतर एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ आपको और यहाँ से इसको यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, ताकि ये कोड आपको मिल जाए। इससे बहुत बेहतर एक तरीका है, वो ये है कि आप देखेंगे कंटेनर के अंदर आइटम्स है ना, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे कॉपी करेंगे इसको पूरा और आप कहेंगे कि भाई मुझे कंटेनर लाके दो। आपने कहा कंटेनर और उसके अंदर जितना भी आइटम है, बल्कि आइटम क्यों, आप बोलेंगे जितना भी डिव है सब पे अप्लाई कर दो, दैट्स इट। अब देखिए इतना छोटा में मैंने सब कर दिया। तो ये थिंकिंग आपके पास होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग थिंकिंग, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये भी आप समझ गए। इसको भी मैं यहाँ से बल्कि सिर्फ इसको ही दे देता हूँ आपको, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर दे दिया। इसके बाद जिस तरीके से फ्लेक्स बॉक्स में आपको बताया था कि ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पहला 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो ये डिफ का ऑर्डर तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप विजुअली चाहे तो डिफरेंट दिखा सकते हैं। फ्लेक्स बॉक्स में भी ये चीज था, ग्रिड में भी ये चीज है, और दोनों में आपको ये ध्यान रखना है कि सोर्स कोड नहीं बदलता। सोर्स कोड आपका बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा, लेकिन विजुअली अपेयर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो इसमें अगर स्क्रीन रीडर वगैरह या फिर आप कोई ऐसा डॉम के ऊपर क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको आंसर डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि डॉम के ऊपर जब आप काम करेंगे तो आपको इसी ऑर्डर में दिखेगा, ना कि जो ऑर्डर में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसका डिटेल हमने ऑलरेडी फ्लेक्स वाले में बताया हुआ था, और मैं मान भी रहा हूँ कि आपने फ्लेक्स वाला वीडियो को देखा हुआ है, तभी आप ग्रिड देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको कि ये कैसे काम करता है। तो सिंपल सा अगर मैं ये सब कुछ रखता हूँ, इसको हटा देते हैं, खाली ये हमारा तो सेम है, इसको भी हटा देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, हाइट इस बार ये इस तरीके से ये एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पर आके मैं सिर्फ एक लगा देता हूँ इस तरीके से। मैंने कहा कि आइटम 1 का ऑर्डर 3 हो जाए। आप देखिए ये आइटम 1 का इसका 3 ऑर्डर हो गया। आइटम 2 ये सेकंड वाला डिवाइस का हमने कहा 6 हो जाए, ठीक है, ये आइटम 2, ठीक है। आइटम 5 जो है वो उसका ऑर्डर यहाँ पर 5 हो जाए। ये ऑर्डर है बेसिकली, ठीक है। यानी ऑर्डर का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 ये, तो हमने आइटम 1 का ऑर्डर नंबर 3 रखा, तो 3 कहाँ है, 1 2 3 यहाँ 1 आ गया। हमने कहा आइटम 2 को 6 ऑर्डर पे रखो, तो ये 6 नंबर का ऑर्डर है। हमने बोला आइटम 3 को ऑर्डर नंबर 1 में रखो, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑर्डर में 3 आ गया। ऑर्डर का मतलब जो काउंटिंग होता है, सीक्वेंस, ये 1 2 3 इस तरीके से। तो बस ये ऐसे दिखेगा, लेकिन ये दिखने में सिर्फ ऐसा है, एक्चुअल में डॉम आपका ऐसा नहीं है, ठीक है। सिर्फ दिखने में आगे पीछे कर रहे हैं आप, लेकिन एक्चुअल अगर आप इसके ऊपर कोई कोड चलाएंगे तो ये रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जो दिख रहा है। ये हमने फ्लेक्स बॉक्स में भी बताया हुआ है डिटेल में। तो ये टॉपिक भी हमारा हो जाता है कवर। अब इसके बाद जो हम लोग टॉपिक में आते हैं ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल बैकबोन बनता है मॉडर्न वेब डिजाइनिंग के बारे में, विच इज 12 कॉलम ग्रिड। जब आप बूटस्ट्रैप पे जाते हैं, जब आप टेलविंड पे जाते हैं, या कोई भी फ्रेमवर्क उठाते हैं ना, वो इसी पैटर्न में बना होता है, ठीक है। अब ये पैटर्न होता क्या है इसको समझते हैं। इसके लिए, इसको समझाने के लिए मैंने आपके लिए मार्कडाउन फाइल लिखा हुआ है खूबसूरत तरीके से, ताकि आपको समझ में आए। हमने यहाँ लिखा हुआ ये मार्कडाउन फाइल, इसको मैं यहाँ से खोल लूंगा, इसको यहाँ से बंद करते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ से छोटा कर देते हैं इस तरीके से। अब आप देखिए इस मार्कडाउन फाइल को हम लोग समझते ही क्या है। CSS 12 कॉलम का जो ग्रिड लेआउट होता है ना, 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड पावरफुल लेआउट कंटेंट इन मॉडर्न वेब डिजाइन। इट डिवाइड्स द हॉरिजॉन्टल स्पेस ऑफ द वेब पेज इनटू 12 इक्वल कॉलम, अलाउइंग डिजाइनर एंड डेवलपर टू प्रिसाइसली कंट्रोल प्लेसमेंट, अलाइनमेंट एंड रिस्पॉन्सिवनेस। क्या मतलब है इसका? मतलब आसान शब्दों में ये
ये है कि एक पूरा का पूरा वेबसाइट है ना, उसको आप हॉरिजॉन्टली 12 इक्वल हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। 12 अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक डाइनिंग टेबल है आपके पास। अब एक तो तरीका ये होता है कि उस डाइनिंग टेबल पे आप जैसे करके भी फूड प्लेस कर दे रहे। दूसरा तरीका ये है कि आपने उस डाइनिंग टेबल को 12 हिस्सों में तकसीम कर दिया, 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और अब आप एक पर्टिकुलर फूड को एक पर्टिकुलर हिस्से में ही रख रहे हैं एक स्ट्रक्चर के लिए। तो इसलिए 12 कॉलम ग्रिड इस्तेमाल होता है। यही मेन आइडिया है इसके पीछे, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है 12 ही क्यों? उसका पीछे रीजन ये है कि ये हाईली डिविजिबल है। आप 12 को टू से डिवाइड कर सकते हैं, 6 और 6 में बांट सकते हैं, यानी पूरा का पूरा जो डाइनिंग टेबल है मान लीजिए या वेबसाइट है, उसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं, 3 पार्ट में बांट सकते हैं, 4 पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है, और भी अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं, जैसे कि 3 9 में बांट सकते हैं। इससे क्या होता है कि पूरा का पूरा जो वेबसाइट है ना, उसका लेआउट बहुत ही अच्छा और रिस्पॉन्सिव हो जाता है। अब रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यही 12 कॉलम ग्रिड इस्तेमाल होता है। इवन बूटस्ट्रैप, टेलविंड और जितने भी फ्रेमवर्क्स होते हैं ना सीएसएस के, वो इसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। और मीडिया क्वेरी के लिए परफेक्ट होता है, यानी डेस्कटॉप साइज लैपटॉप और मोबाइल के लिए बेस्ट होता है ये 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम। ये काफी एफिशिएंट भी होता है। ये प्रोवाइड करता है प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है कि आपने 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब आपको सिर्फ सेट करना है कि किस हिस्से में वेबसाइट का कौन सा कंटेंट होगा, हेडर कौन से हिस्से में होगा, फुटर कौन से हिस्से में होगा, इस तरीके से। और ग्रिड पूरा हमने जो पढ़ा, इससे आपको ये भी समझ में आ गया ना, ग्रिड इतना डिटेल में जो हमने पढ़ा, इससे आपको ये भी मालूम चल गया कि हर एक चीज को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। रोज, कॉलम, साइज, पैडिंग, एलिमेंट, आइटम, कंटेनर, एवरीथिंग। तो यहाँ पर हमने बताया भी है कि कैसे करके आप 12 कॉलम बेसिक ग्रिड लेआउट बना सकते हैं। एक ग्रिड चाहिए होगा, आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पर रिपीट इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये भी हम लोग बनाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये काम भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्ले ग्रिड करना पड़ेगा, ऑफकोर्स गैप अपने मर्जी से देते हैं। कॉलम टेम्पलेट को आपने, क्योंकि आपको पता है ग्रिड कॉलम, ये जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है, ये हॉरिजॉन्टल में काम करता है, ग्रिड टेम्पलेट रो वर्टिकल काम करता है। और हमने बात किया कि हॉरिजॉन्टली 12 हिस्सों में डिवाइड करना है। इसीलिए हमने क्या किया, हमने कहा कि 12 हिस्सा में डिवाइड कर दो 1 FR, यानी बराबर बराबर तकसीम करके 12 हिस्सा में डिवाइड कर दो। ये हमारा मेजर पॉइंट होता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद कॉलम, ग्रिड कॉलम की मदद से हम लोग एक एक स्पैन को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अब ये स्पैन जो है, ये हम लोग इस तरीके से पकड़ेंगे कि 12 में डिवाइड किया था ना, तो 12 स्पैन है। वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। कौन सा? कि अगर कॉलम 5 है तो कॉलम लाइन 6 होगा, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। और इसको भी हमने डिटेल डिस्कस किया था यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर FR वगैरह के बारे में बताया कि फ्रैक्शनल यूनिट वगैरह, ये आपको ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कॉल स्टार्ट 3 बाई स्पैन 4, इसका मतलब आप समझ गए होंगे 3 बाई स्पैन 4, यानी 4 तक लेगा, 3 से स्टार्ट होगा। यानी अब यहाँ पर आप सेटअप कर रहे हैं कि 12 तो हमारे पास डिवीजन है, यानी 12 पार्ट तो है, लेकिन कौन से पार्ट में क्या रहेगा और कितना तक रहेगा, वो भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, यानी डिफाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बेसिक लेआउट है यहाँ पर, ठीक है। हेडर को आप फुल विड्थ दे सकते हैं, साइड बार को आप थोड़ा दे सकते हैं, इस तरीके से। ये देखिए आप कितना आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कंटेनर बनाया, मान लीजिए आपका पूरा वेबसाइट है, जस्ट आप एक मेंटल मॉडल बनाइए। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे बनाते हैं। ये एक मेंटल मॉडल बनाइए, डिस्प्ले ग्रिड कर दिया। यहाँ पर मैंने बोला 12 और 1 FR, यानी हुआ ये कि जो रो है, एक रो हमने भी पूरा का पूरा वेबसाइट को ही एक रो मान लिया, समझ लीजिए। इसको हमने 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जो हेडर है, मैं कहता हूँ कि मुझे पूरा ही एक रो चाहिए हेडर में, तो मैंने 12 स्पैन कर दिया, ठीक है, क्योंकि हेडर आमतौर पे हेडर में कोई कॉलम नहीं होता, राइट। हेडर को आप डिवाइड नहीं करते, तो मैंने 12 कर दिया। कितना सिंपल। अब मेरा हमारा हेडर सेट हो गया, यानी इसको जैसे 12 बनाया, हेडर का काम खत्म, यानी हेडर का लेआउट हमने सेट कर दिया। अब जो भी सेटअप होगा वो हेडर के अंदर जाके होगा, यानी माइक्रो सेटअप होगा। इसके बाद साइड बार। अब साइड बार में अगर मुझे करना है, लेट से मैं चाहता हूँ कि साइड बार थोड़ा छोटा हो और उसके बगल में मेन कंटेंट हो, तो मैंने 3 और 9 कर दिया। यानी ऑफ कोर्स वो 100% तो कवर करना पड़ेगा ना, और आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि 12 का मतलब 100% होता है। तो 9 और 3 12 हो गया। तो हमने 3 स्पैन साइड बार को दे दिया और बाकी 9 मेन को दे दिया। तो इससे हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर कर दिया, और लास्ट में फुटर को भी पूरा दे दिया, ठीक है। रिस्पॉन्सिव बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हैं कि जब स्क्रीन इससे बड़ा हो, यानी जैसे इससे बड़ा स्क्रीन जाए तो आप क्या करेंगे, स्पैन को 12 कर देंगे, साइड बार को और मेन दोनों को, ठीक है, इस तरीके से। इसका अलाइनमेंट क्लीन होता है, प्रिडिक्टेबल स्पेसिंग होता है, रिस्पॉन्सिव बिहेवियर काफी आसान होता है, स्केलेबल डिजाइन होता है, और मॉडर्न CSS ग्रिड के साथ या मॉडर्न कोई भी वेबसाइट में, चाहे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो या कोई भी नॉर्मल वेबसाइट हो, ये बेस्ट होता है। और इसीलिए जो CSS के फ्रेमवर्क्स है वो भी इसी को इस्तेमाल करते हैं। और ये जो CSS का 12 कॉलम ग्रिड है, ये पावरफुल है, फ्लेक्सिबल है वेब कंटेंट के लिए, और इसमें आप मोस्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, यानी चंद प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप इसको बना सकते हैं, और वो चंद प्रॉपर्टी में आप मास्टर हो चुके हैं अब तक जितना हमने बताया। डिस्प्ले ग्रिड ये तो हमें कंटेनर बनाने के लिए चाहिए। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, जाहिर सी बात है, कॉलम, ग्रिड कॉलम, ये शॉर्ट हैंड आपको पता है, रिपीट आपको भी पता है, और FR यूनिट ये भी आपको मालूम है। तो अब हम लोग बना के देखते हैं। इसको बंद करते हैं यहाँ से, और इसको यहाँ से खोलते हैं, और मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक और क्लास बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा यहाँ पर क्लास 19, और यहाँ पर मैं बोलूंगा 12 कॉलम ग्रिड .html, ठीक है। पहले मैंने क्लास 19 लिख दिया, इससे आपको समझ में
समझ आया कि ये हमारा 19 नंबर क्लास से रिलेट करता है। इसको भी यहाँ से बंद कर देंगे, ठीक है, और इस तरीके से, और इसको यहाँ पर खोलेंगे, ये हमारा क्लास 19 एज यू कैन सी, फिलहाल यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो ऑलरेडी मैंने ये लिखा रखा है आपके लिए, ताकि इस पे हम लोग टाइम वेस्ट ना करें और मैं एक्सप्लेन करूँ आपको। मैंने जैसे इसको सेव किया तो अब देखिए काफी छोटा है, 100 लाइन के अराउंड है। इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सबसे पहले तो अब देखिए हमारा ये वेबसाइट है पूरा, ठीक है, इस तरीके से। और इसको बड़ा दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, फिलहाल स्टाइल को बंद करते हैं, बॉडी में जाके मैं थोड़ा सा यानी स्टाइल में जूम इस्तेमाल करूंगा 150%। बढ़िया, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा वेबसाइट है। अब इसको जरा डिकोड करते हैं। एलिमेंट्स क्या क्या है, तो बड़ा ही सिंपल सिंपल सा एलिमेंट है, इसको पहले बंद कर देते हैं। एलिमेंट क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं, काफी सिंपल सिंपल है। बॉडी स्टार्ट होता है हमारा, एक डिव है, ये हमारा मेन डिव है, यानी ये एक डिव है, इसको हमने कंटेनर बनाया, सब कुछ इसी के अंदर है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा वेबसाइट इसी के अंदर है, ठीक है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते इसके बाहर कुछ भी हो। तो ये तो हमारा मेन डिव है, इसको स्पेस देके छोड़ देते हैं। ये हमारा हेडर है, ये यहीं पर स्टार्ट होकर यहीं खत्म हो जा रहा है। इसके बाद हमारा नैव बार है, ये नैव बार यहाँ से यहाँ तक आ गया, इसको स्पेस दे देते हैं, ठीक है। यानी ये अलग अलग पार्ट्स है हमारे वेबसाइट का। ये हमारा कंटेंट है जो यहाँ खत्म हो रहा है, ये हमारा साइड बार है जो यहाँ खत्म हो रहा है, ये हमारा एड्स एरिया है, और ये फुटर है। हालांकि अभी ये एक एक लाइन है, यहाँ पर आप मल्टीपल लाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन सेक्शन देखिए पार्ट कितना है। एक पार्ट हेडर का हो गया, यहाँ कंपनी लोगो आ गया। चलिए इसके अंदर आप जो भी, अब इसमें अगर मजीद कंटेंट होगा ना तो इसके अंदर आएगा, ये हेडर के अंदर, बाहर कुछ भी नहीं आएगा, अंदर आएगा। यानी आपने एक एरिया को सेपरेट कर दिया। इसके बाद आता है नैव बार। नैव बार के अंदर कुछ भी डालना होगा वो नैव के अंदर ही आएगा। यहाँ पर हमने क्या डाला, एक यूएल डाला, नेविगेशन लिंक डाल दिया। इसके बाद हमारा कंटेंट आया, यानी हेडर के बाद कंटेंट मिडिल में जो रहता है। कंटेंट में हमने क्या डाला, यहाँ पर ये हमारा पूरा कंटेंट है, जिसमें कंटेंट एरिया है, कुछ पैराग्राफ टैग है। इस पे हम लोग चाहते हैं तो मल्टीपल सेक्शन डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है साइड बार। साइड बार के अंदर भी आप बहुत कुछ डाल सकते हैं, बट अभी हमने सिर्फ साइड बार लिख के रखा हुआ है। ये हमारा एड्स है, ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग साइड बार को कहाँ दिखाना है, एड्स को कहाँ दिखाना है, कंटेंट को कहाँ दिखाना है। आमतौर पर मेन कंटेंट सेंटर में ही होता है, साइड बार लेफ्ट हैंड साइड में ही होता है, आम प्रैक्टिस, आम वेबसाइट, और राइट हैंड साइड में एक्स्ट्रा एडिशनल न्यू लिस्ट होता है, या फिर फीचर्ड कंटेंट होता है, या फिर एड्स वगैरह होता है, और नीचे हमारा फुटर है। ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है जो कि बड़ा ही सिंपल है। अब हम लोग स्टाइल को देख लेते हैं। आप देखिए हमने बॉक्स साइजिंग बॉक्स रखा, ये तो बेसिक है। कंटेनर में हमने देखिए ग्रिड बनाया और 12 स्टार्ट कॉलम, यानी कॉल स्टार्ट और फिर 1FR। अच्छा आप ये सोच रहे होंगे ये स्टार्ट कॉलम, ये तो हमने नहीं पढ़ा इससे पहले। बड़ा ही आसान है। ग्रिड में आपको कभी भी अगर ग्रिड के लाइंस को नाम देना होता है ना, ग्रिड के लाइंस को नाम देना होता है ना, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा कॉल स्टार्ट। अब देखिए ये कॉल स्टार्ट हमने इसलिए लिखा ना क्योंकि हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। हमने कहा जो हमारा मोबाइल फर्स्ट कंटेंट होगा उसमें आप देखिए हमने ऑपरेटर इस्तेमाल किया यहाँ से, और हमने बोला कि 12 यानी कॉल स्टार्ट डिवाइड बाय 12। यहाँ पर हमने बोला 3 4 5, यानी ये एक तरफ से हमने रेफरेंस नाम रख दिया, ठीक है, लाइंस का। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर nav URL, ये तो नॉर्मल है। यहाँ पर हमने क्या किया, मोबाइल फर्स्ट। तो अब देखिए यहाँ पर कॉलम स्टार्ट स्पैन 12 कर दिया हमने। जब मैं आपको विजुअली यहाँ से दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, हमारा कंटेंट ऐसा है, लेकिन मैं इसको पूरा ऐसा करता हूँ, ये हमारा मोबाइल साइज में दिख रहा है। यहाँ पर हमने मोबाइल फर्स्ट रखा है, यानी ये जो कंटेंट, ये जो लाइन है ना, ये मोबाइल में ऐसे चलेगा। क्या चलेगा, हमने कहा कि 12 पैन स्टार्ट कॉल, यानी मोबाइल में आप देख सकते हैं विड्थ पूरा कवर हो रहा है, यानी हर एक चीज का विड्थ कवर हो रहा है ना। हेडर का भी विड्थ पूरा कवर हो रहा है, इसका भी विड्थ पूरा कवर हो रहा है, कंटेंट, साइड बार, सबका विड्थ कवर हो रहा है। इस पे हम लोग बात करेंगे ये नीचे ऊपर कैसे आया, लेकिन किसका कितना विड्थ होगा इसको हमने बता दिया कि मोबाइल साइज में सबका विड्थ 12 होगा, यानी पूरा होगा। अगर मैं इसको 10 कर दूं तो आप देखेंगे विड्थ कम जाएगा, सबका विड्थ कम हो गया। एज यू कैन सी सबका विड्थ कम हो गया। तो कितना आसान हुआ। तो हमें ऐसा नहीं करना, मोबाइल में तो हम चाहते हैं सबका विड्थ फुल होना। ये तो हम लोग पीसी में करते हैं ना कि इसका विड्थ कम हो, उसका विड्थ कम हो, लेकिन मोबाइल में तो क्योंकि सब अलग अलग होता है, तो हमने कहा कि मोबाइल में सबका विड्थ पूरा होगा। अब हम लोग पीसी के लिए डिजाइन करेंगे। हमने कहा कि जैसे ही स्क्रीन साइज 576 पिक्सल जितना हो, यानी छोटा से हमने डिजाइन किया और अब बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और हमने कहा कि जैसे ही 576 पिक्सल में जाए उस वक्त क्या करो, ग्रिड कॉलम में जाओ, यानी साइड बार के ऊपर हमने डिस्कस किया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तो हमने पूरा कंटेनर पे लगाया हुआ था, हमने कहा साइड बार, और देखिए कंटेनर के अंदर हमने जो डायरेक्ट चाइल्ड है कंटेनर का, उस सबको टारगेट कर लिया। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमारे कंटेनर में ये हमारा कंटेनर है, कहाँ चला गया, ये कंटेनर है हमारा। डायरेक्ट चाइल्ड हेडर भी है, नैव भी है, डिव भी है, और ये दूसरा डिव और ये तीसरा, और ये फुटर, यानी सब एक चीज जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था वो आपके सामने आ रहा है अब, ठीक है। हाँ, तो अब हमने यहाँ पर कहा कि साइड बार के पास क्या करो, यानी जैसे ही 576 पिक्सल में स्क्रीन जाए तो साइड बार को क्या करो, स्पैन 3 कर दो। साइड बार को 3 स्पैन का जगह दो, अब 12 नहीं देना, 3 स्पैन का जगह दो। जाहिर सी बात है जब साइड बार 3 स्पैन देंगे तो पूरा का पूरा विड्थ तो 12 में है, तो मुझे उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से बड़ा करते तो आपको समझ में भी आएगा। यहाँ से जैसे ही मैंने थोड़ा सा बड़ा किया, आप देखिए द मोमेंट ये 576 में टच हुआ तो हेडर अभी भी फुल है, हेडर अभी भी 12 स्पैन का है, क्योंकि हमने यहाँ पर हेडर चेंज नहीं किया, और हेडर यहाँ पर 12 स्पैन का था। यानी आप ये सोच सकते हैं कि
कि किस किस में कैसे कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है। हेडर अभी भी 12 है और ये जो हमारा nav लिंक है ये अभी भी 12 है। क्यों? क्योंकि इसको हमने चेंज किया ही नहीं है। ये साइड बार है हमारा। हमने क्या कहा कि अब साइड बार को 3 के बराबर कर दो, 3 के बराबर कर दो, कॉलम्स खास करके, और रो को तो आप अपने हिसाब से हाइट मेंटेन कर ही सकते हैं। हमने रो को भी 3 कर दिया, लेकिन कॉलम हमारा मेन फोकस अभी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है, ठीक है। और क्योंकि हमारा 12 कॉलम ग्रिड जो है वो वर्टिकल में काम, हॉरिजॉन्टल में काम करता है ज्यादा, ये हॉरिजॉन्टल के ऊपर ही बना हुआ है। तो हमने कहा कि 3 स्पेस दो, तो साइड बार भी 3 स्पेस में है, कॉलम भी 3 स्पेस में है। क्लियर हो गया? ये 3 स्पेस हो गया। अब हमने कहा कि फुटर और कंटेंट बाकी पूरा जगह ले, तो जाहिर सी बात है अगर 12 कॉलम है उसमें से 3 कॉलम लिया हुआ है हमारा साइड बार और एड्स, तो कितना बचेगा? 12 कॉलम है उसमें से 3 ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो पहली बात तो मेरे लिए बचा कितना? मेरे लिए बचा 9। लेकिन 9 तो ठीक बात है, लेकिन अगर ऑर्डर वाइज देखेंगे, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग को मे भी ना समझ में आए। यहाँ से इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 कॉलम है मेरे पास, ठीक है। मैंने क्या कहा कि 12 में से 3 कॉलम एड्स को दे दो और 3 कॉलम साइड बार को दे दो। अब यहाँ पर बहुत से लोग गलती से ये सोचेंगे कि अच्छा 3 3 मिला मतलब 6 गया। नहीं, क्योंकि साइड बार और एड्स दोनों सेम रो में नहीं है, दोनों अलग अलग रो में है, ठीक है, दोनों अलग अलग रो में है। और हम लोग यहाँ पर कॉलम को डिवाइड कर रहे हैं, रो को डिवाइड नहीं कर रहे, ठीक है। दोबारा से गौर से सुनिए, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए साइड बार और एड्स ये दोनों अलग अलग रो में है, तो जब मैं बोलूंगा इसको 3 दो तो इसका रो अलग काउंट होगा, इसका रो अलग काउंट होगा। तो 12 है टोटल। साइड बार के पास भी 12 रो है, यानी 12 कॉलम है, और एड्स के पास भी 12 कॉलम ही है। मैंने कहा दोनों का 3 3 इस्तेमाल कर लो, तो अब क्या बचा? ये 3 3 यहाँ पर इस्तेमाल हो गया। अब बचा कितना? हाँ, यहाँ तो 9 बचा, लेकिन 9 बचा, हमने 9 कंटेंट और फुटर को दे दिया, यानी बचा हुआ जितना भी था, क्योंकि 9 + 3 = 12, बचा हुआ चीज हमने इसको दे दिया। लेकिन हमने यहाँ 4/9 कहा, क्यों? क्योंकि हमने ये बताया कि भाई फुटर और कंटेंट स्टार्ट कहाँ से होना है, क्योंकि 3 तक ऑक्यूपाइड है ना, 4 से स्टार्ट करके 12 तक करो, यानी एग्जैक्टली वही चीज जो हमने देखा था। और कॉल स्टार्ट क्या है? ये तो बेसिकली हमारा वो नाम है जहां से हम लोग बता रहे हैं कि कंटेंट यहां से स्टार्ट होगा, यानी ये कॉल स्टार्ट। कॉल स्टार्ट का मतलब आप बोल सकते हैं कंटेंट यहां से स्टार्ट होगा, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो हमने बोला फर्स्ट कॉलम से लेके थर्ड कॉलम तक दो, फर्स्ट कॉलम से लेके थर्ड कॉलम तक दो। फिर हमने बोला कि फर्स्ट कॉलम से लेके फोर्थ तक फिक्स है, फिक्स है, हमें नहीं चाहिए। उसके बाद से 9 तक चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरा का पूरा विड्थ फुटर और कंटेंट को मिल गया। कहाँ मिला? इस स्क्रीन साइज में मिला। इससे पहले क्या था? इससे पहले क्या था? पूरा सबको 12 मिल रहा था। पूरा कैसे करके हुआ? कंटेनर के अंदर हमने डिसेंडेंट किया, कि हमने बोला कंटेनर के अंदर जितना भी उसका डिसेंडेंट, उसका चाइल्ड है, डायरेक्ट चिल्ड्रन है, जितना भी है वो सब पे अप्लाई हो जाए। तो सब पे क्या अप्लाई होगा? बॉर्डर ग्रीन अप्लाई होगा, बैकग्राउंड कलर ये अप्लाई होगा, पैडिंग 10 अप्लाई होगा, और ये 1 है, स्पैन 12 है। सबका रो, सब अपने अपने जो जो अपने अपने, यानी हर कोई अपने अपने रो में है ना, सबका फुल रो वो ले लेंगे, यानी फुल कॉलम वो ले लेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे स्क्रीन 576 पे जाएगा, द मोमेंट हमने कहा कि ये 3 ले लेगा, इसने 3 लिया, ये 3 ले लेगा, इसने 3 लिया, ये 9 ले लेगा, इसने 9 ले लिया, और फुटर ने भी ले लिया, क्योंकि यहाँ पर दोनों है। और हमने कहा nav यूएल को डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो और स्पेस बिटवीन कर दो। अगर मैं इसको छोटा करूं, आप देखिए ये 1 2 3 है ना अभी, एज यू कैन सी, यानी ये अभी लिया हुआ तो पूरा है, यानी इसने एरिया पूरा ऑक्यूपाई किया है, लेकिन ये कॉलम्स के सूरत में है, रो में नहीं है। इसीलिए हमने क्या किया कि जैसे ही थोड़ा स्क्रीन बड़ा हो रहा है मोबाइल से, मैंने बोला अब इसको रो कर दो। तो रो करने के लिए आपको पता है डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं बाय डिफॉल्ट, रोज का प्रॉपर्टी लगा होता है, इसलिए लग गया। और स्पेस बिटवीन कर दिया कि बराबर बराबर हो जाए, एक राइट चिपक जाए, एक लेफ्ट चिपक जाए, और एक मिड में आ जाए, ठीक है। क्लियर हो गया? इसके बाद हमने बोला कि जैसे स्क्रीन 768 के ऊपर जाए, मैंने बड़ा किया, मैंने बड़ा किया, मैंने, अब देखिए द मोमेंट स्क्रीन गया 768 के ऊपर, तो हमने यहाँ पर क्या बोला? पहले तो हमने nav के बारे में काम किया। हमने कहा nav को टारगेट करो, ग्रीड कॉलम, यानी ग्रीड कॉलम में जाओ और इसको 2 स्पैन दो, यानी स्टार्टिंग से 2 स्पैन दो। अब देखिए इसको 2 स्पैन मिल गया, ठीक है, 2 स्पैन की जितना यानी जगह, 2 कॉलम मिल गया बेसिकली। और मैंने रो में डिवाइड किया, मैंने बोला 4 में से, यानी 2 में, यानी सेकंड रो से स्टार्ट करो, क्योंकि पहले रो में तो ये है ना, ये एक रो हो गया, मान के चलते ये 1 ये 2 ये 3 4 5 है, इस तरीके से कुछ रो हो गया। हमने बोला स्टार्टिंग का 2 रो तो हमारा हेडर ले रहा है, उसके बाद से 2 रो दे दो मुझे इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पर का 2 रो मान लीजिए, एक ये रो है और एक ये रो है। आप बोलेंगे इतना बड़ा? हाँ, क्यों नहीं हो सकता बड़ा, हाइट बढ़ा दिया होगा रो का, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर 2 रो है, 1 और 2, तो मैंने बताया 2 के बराबर 2, इसीलिए आप देखिए एड्स और साइड बार के बराबर आपको यहाँ मिल गया, ठीक है। ये एक समझ में आया आपको। दूसरा कंटेंट, कंटेंट को भी हमने वही काम किया। कंटेंट में हमने क्या किया? अब यहाँ पर आप देखिए इसने 2 ऑलरेडी लिया हुआ था, 2 कॉलम इसने ले लिया था इस स्क्रीन साइज में, किसने? nav ने। तो मैंने कहा कि ठीक है 3 से लेके 8 तक बढ़ाओ मुझे, 3 से लेके 8 तक, तो 2 ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है, मैंने और 8 इस्तेमाल कर लिया, और यहाँ से मैंने लोकेशन बता दिया कि 3 से स्टार्ट करो। कितना हुआ टोटल? 10। बचा कितना? 2। तो जो 2 बचा वो इन दोनों ने इस्तेमाल कर लिया, ये साइड बार और एड्स ने। क्लियर हो गया? इसी रीजन से
क्योंकि अब ये तीनों ही सेम कॉलम पे है, इस वजह से आपको ये एक रो में दिख रहे हैं। समझ में आया कि ये साइड बार यहाँ से यहाँ कैसे भाग गया? पीछे रीजन ये है कि पहले ये दोनों सेम रो में था ही नहीं, मतलब सेम कॉलम में नहीं था ये, क्योंकि सबका अपना अपना कॉलम था। अब ये लोग सेम कॉलम पे आ गया। टोटल 12 कॉलम होता है। हमने यहाँ पर क्या किया, 12 कॉलम में से 2 कॉलम साइड बार को दिया, 2 कॉलम इन दोनों को दिया और 8 कॉलम इसको दिया। और फुटर को हमने अगेन 12 कॉलम दिया, इसलिए फुटर बेचारा आगे अकेला है पूरा बैठा हुआ। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पर रो को भी हमने सेम काम किया, क्योंकि यहाँ पर ये एक रो है, ये 2 रो है, हमने इसको भी 2 रो के बराबर दिया। तो हमने क्या बोला, स्टार्ट करो 2 से, क्योंकि ऊपर में 2 ऑलरेडी हेडर लिया हुआ है और कहां तक जाना है, 2 तक 4 तक जाना है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर भी सेम काम किया एज यू कैन सी, और इसीलिए दोनों का दोनों सेम है। क्लियर है? और यहाँ पर हमने बोला 11 से स्टार्ट करो, 2 बढ़ा दो, तो 11 और 12, 11 और 12, ठीक है। और यहाँ पर हमने डायरेक्ट बोला 12 तक दो, तो ये फुटर हो गया। और हमने बोला nav यूएल को फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया था ना इससे पहले वाले में। अब देखिए इससे छोटा करेंगे, ये डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया था, तो मैंने बोल दिया कॉलम कर दो, कॉलम हो गया। तो किस तरीके से आप एक एक चीज को चेंज करते हैं स्क्रीन साइज के बेसिस पर, आई होप आपको डिटेल में समझ में आया होगा। इससे और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक एक चीज को मैं बनाऊंगा, आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। सो दिस इज इट। यहाँ तक हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। अब यहाँ पर कुछ और टॉपिक्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर हम लोग स्टाइल के नीचे आ जाते हैं। ये कुछ एडिशनल टॉपिक्स है जो इसी क्रैश कोर्स में मैं कवर कर देता हूँ, ताकि हमारा पूरा का पूरा जो ये कोर्स है सीएसएस का वो हो जाए कंप्लीट कवर। हमारे पास एक चीज आता है जिसको हम लोग कहते हैं सपोर्ट। इस तरीके से ये सपोर्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, ये एक बेसिकली फीचर है, आपने ये भी देखा होगा। वैसे तो इस पे कोई बात नहीं करता, डिस्कस नहीं किया जाता इसके बारे में। आप मोस्टली देखेंगे एडवांस डेवलपर्स इस पे डिस्कस करते हैं, और वो भी मोस्टली कंपनीज वगैरह में सेक्टर्स में आपको दिखेगा। ट्यूटोरियल कोर्सेज में कभी ये दिखते नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्शन रिलेटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली ये जो @सपोर्ट है ना, अगर मैं डायरेक्ट @सपोर्ट लिखूं तो आप देखिए @सपोर्ट है, ठीक है। ये जो @सपोर्ट है, इसका बेसिकली जो सिंटेक्स वो कुछ इस तरीके से होता है। प्रॉपर्टी लिखते हैं यहाँ पर आप, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या है, ये सीएसएस वाला प्रॉपर्टी है, और उसका वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर आप, ठीक है, इस तरीके से। और उसका सिंटेक्स कुछ ऐसे होता है, ये इसका सिंटेक्स है। और यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, सीएसएस अप्लाइड ओनली इफ सपोर्टेड। ये असल में इसका कॉन्सेप्ट होता है। यानी सपोर्ट का मतलब एक्चुअली में आप बोल सकते हैं कि ये एक फीचर है जो चेक करता है कि क्या ये प्रॉपर्टी जो मैं लगाऊंगा वो ब्राउजर में सपोर्टेड है कि नहीं है। अगर है तो चल जाएगा, नहीं है तो नहीं चलेगा। इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर मैं दे दूं आपको, यहाँ से मैं को ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ से रिपीट कर देता हूँ मैं नीचे तक, ठीक है। तो इसके दरमियान हमारा जो है कोड रहेगा, ठीक है। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, वैसे ये एरर नहीं देगा यहाँ से, बढ़िया। रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आपको पता है कि डॉट कंटेनर, और इसके अंदर आप एक प्रॉपर्टी लिखते हैं फ्लोट, इसको मैं कमेंट कर दूंगा बाय द वे, वरना हमारा ये खराब हो जाएगा। फ्लोट लेफ्ट करते हैं और आप विड्थ करते हैं 100%, ठीक है, लेट्स से इस तरीके से। ये एक प्रॉपर्टी है सीएसएस का, आपको ऑलरेडी पता है, आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये सपोर्टेड ना हो तो आप क्या करेंगे? अब जाहिर सी बात है, सपोर्टेड का जहां तक बात है तो ये तो सबसे पुराना प्रॉपर्टी है, ये तो सपोर्ट करेगा ही करेगा। लेकिन मान लीजिए आप एक नया प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नया प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं विच इज इस तरीके से। आपने लिखा सपोर्ट, और उसके अंदर आपने बोला कि भाई मुझे डिस्प्ले प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है और उसका वैल्यू मुझे फ्लेक्स इस्तेमाल करना है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर आपको ये नहीं देना। तो इससे क्या होगा कि सपोर्ट जाएगा ब्राउजर के अंदर, चेक करेगा क्या डिस्प्ले प्रॉपर्टी सपोर्टेड है उस ब्राउजर में, और खास करके डिस्प्ले फ्लेक्स। अगर डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी सपोर्टेड है उसके अंदर, तब वो क्या करेगा, कंटेनर को इस तरीके से डिस्प्ले फ्लेक्स कर देगा, ठीक है। और ये राइट हैंड साइड में खराब हो गया, इसका टेंशन मत लीजिए, मैं कमेंट आउट कर दूंगा अभी इसको। तो इस तरीके से अब सवाल ये है कि अगर मैं इस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ इसको कमेंट करते हैं इस तरीके से। ये जो सपोर्ट है ना, ये एक्चुअली में जाके ये चेक करेगा ब्राउजर में, क्या इस ब्राउजर में डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी और वैल्यू सपोर्टेड है कि नहीं। अगर है तो वो कंटेनर यानी क्लास आप बताएंगे, उस क्लास के अंदर जाके ये प्रॉपर्टी लगा देगा। लेकिन अगर ये सपोर्टेड नहीं है लेट्स से, तब आपने क्या किया, एक फॉल बैक प्रॉपर्टी भेज दिया कि अगर ये सपोर्टेड नहीं है तो ये चला दो। समझ में आ गया? एक फॉल बैक भेजा और एक एक्चुअल प्रॉपर्टी भेजा, जिसको आपको चेक करना है कि क्या ये ब्राउजर के अंदर सपोर्टेड है कि नहीं है। दैट्स इट। इतना ही कॉन्सेप्ट है सपोर्ट का, सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये ओल्ड ब्राउजर और मॉडर्न ब्राउजर के बीच में कंपैटिबिलिटी को देखने के लिए और कंपैटिबिलिटी इशू को सॉल्व करने के लिए ही आता है। एक फॉलबैक आपको डालना ही डालना है, क्योंकि अगर कोई कोड नहीं चला, सपोर्ट नहीं हुआ, तो फॉलबैक चलेगा। जैसे हमने यहाँ पर बताया कि फॉलबैक तो आपको हर सूरत में डालना है अगर आप सपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो। और सपोर्ट में आप कोई भी प्रॉपर्टी कर सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी का आप नाम यहाँ लिख सकते हैं, और अंदर में जितना मर्जी स्टाइल आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसी तरीके से आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी डाल सकते हैं। लेट्स से अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँ इस तरीके से, फॉलबैक को रहने देते हैं, यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टी डाल सकते हैं। आप बोल सकते हैं एंड, आपको पता है मीडिया क्वेरी में हमने एंड इस्तेमाल किया था। एंड का मतलब वहां पर जोड़ने के लिए था, कॉम्बिनेशन। यहाँ पर भी एंड का मतलब कॉम्बिनेशन है। यहाँ हमने बोला कि भाई चेक करो क्या डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी, या बल्कि इसको डिस्प्ले ग्रिड बना देते हैं, ठीक है, क्या डिस्प्ले ग्रिड प्रॉपर्टी और गैप प्रॉपर्टी है कि नहीं है। अगर डिस्प्ले ग्रिड प्रॉपर्टी है और गैप प्रॉपर्टी है तो फिर क्या करो, यानी गैप 10 पिक्सल है एक्सप्लिसिटली, तो क्या करो, गैप को 10
पिक्सल कर दो, ठीक है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी होगा तभी ये चलेगा, अदरवाइज हमारा फॉल बैक कंटेनर यहाँ से चल जाएगा। तो सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ। आप ये समझ सकते हैं ना कि जब आप बोलते हैं ना सपोर्ट इज इक्वल टू ब्राउजर कैपेबिलिटी, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं बेसिकली। जब आप बोलते हैं सपोर्ट तो इसका मतलब ब्राउजर कैपेबिलिटी टेस्ट यहाँ पर देखा जा रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कमेंट करूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो सपोर्ट के बारे में क्या था, सपोर्ट के बारे में सिर्फ इतना सिंपल सा टॉपिक था हमारा कि सपोर्ट आता ही इसलिए है ब्राउजर कंपैटिबिलिटी को चेक करने के लिए, ब्राउजर टेस्ट करने के लिए। तो अगर कभी भी आपको कोई भी लेगेसी कोड में सपोर्ट दिख जाए तो ये कोई नया चीज नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है भारी भरकम सा कि आप डर जाए देख के, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि बिगनर्स को ये पता नहीं होता और वो एट द रेट देख के बहुत डर जाते हैं कि एट द रेट में तो हमने पढ़ा था मीडिया क्वेरी था जो कि बड़ा खतरनाक था, सपोर्ट उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप सपोर्ट, अब आपको पता चल गया अगर आप कोई भी लेगेसी कोड, कोई भी लेगेसी कोड बेस उठाते हैं, वहां पर अगर आपको सीएसएस में ये लिखा हुआ मिलता है सपोर्ट, तो आप वहां पर आगे पीछे देखेंगे तो वहां पर आपको एक फॉल बैक भी दिखता होगा। और सपोर्ट के अंदर जो लिखा होता है वो एक्जैक्टली इसी तरीके से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लिखा होगा, कोई ना कोई प्रॉपर्टी यहाँ लिखा होगा, कोई ना कोई वैल्यू लिखा होगा, या तो उसको और के साथ लिखा होगा, या नॉट के साथ लिखा होगा, या एंड के साथ लिखा होगा। ये तीनों हमने बात कर लिया। और का मतलब दोनों में से कोई एक होगा तो अप्लाई हो जाएगा, एंड का मतलब दोनों होगा तो अप्लाई होगा, नॉट का मतलब अगर ये ना हो तो अप्लाई होगा। आमतौर पर यहाँ पर नॉट इस्तेमाल नहीं होता, एंड इस्तेमाल होता है या और इस्तेमाल होता है। सो दैट्स इट, इतना ही सिंपल है सपोर्ट। अब सपोर्ट प्रॉपर्टी के बाद एक और टॉपिक हमारा आता है विच इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में मैंने प्रॉमिस भी किया था कि एंड में मैं बताऊंगा। वो क्या प्रॉपर्टी है, आइए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, विच इज सीएसएस वेंडर प्रीफिक्स। सीएसएस वेंडर प्रीफिक्स ये क्या होता है असल में, ये बेसिकली एक स्पेशल स्ट्रिंग होता है ना, जिसको कोई भी सीएसएस प्रॉपर्टी से पहले डाला जाता है। कोई भी सीएसएस प्रॉपर्टी से पहले एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग डाला जाता है, वही हाइफन वाला स्ट्रिंग डाला जाता है, इस चीज को इंडिकेट करने के लिए कि ये जो चीज, ये जो प्रॉपर्टी हमने डाला है ये एक्सपेरिमेंटल फीचर है, ये नॉन स्टैंडर्ड फीचर है। ये फीचर इंप्लीमेंट होता है कोई स्पेसिफिक ब्राउजर में, ऑल ब्राउजर उसको सपोर्ट नहीं करता। दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। वेंडर प्रीफिक्स इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है। अब वेंडर प्रीफिक्स होता कौन कौन सा है और किस किस के लिए कौन कौन सा प्रीफिक्स है, तो कुछ कॉमन प्रीफिक्स है। फॉर एग्जांपल जब आप लिखेंगे हाइफन वेबकिट, अब देखिए हाइफन वेबकिट एनी ये जो हमारा सिंटैक्स है ना, हाइफन वेबकिट एनी, इसको यहाँ से हटाते हैं ऐसे, और ये एनी को भी हटा देते हैं ना इस तरीके से। ये हाइफन वेबकिट ये एक्चुअली होता है किन वेंडर्स के लिए, यानी किन ब्राउजर्स के लिए, तो ये इन ब्राउजर्स के लिए होता है, ठीक है। बल्कि मैं इसको नीचे कर देता हूँ ऐसे। ये वेबकिट जो है ना, हाइफन वेबकिट, जब आप ये लिखते हैं तो इसका मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि मैं ये वेबकिट, इसके बाद जाहिर सी बात है कोई प्रॉपर्टी लगाएंगे आप, तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी मैं क्रोम ब्राउजर के लिए लगाना चाह रहा हूँ, सफारी के लिए, ओल्ड ओपेरा के लिए, ओल्ड एज और आईएसओ ब्राउजर्स के लिए, क्योंकि वेबकिट के वेंडर्स ये सबको है। अभी रियल वर्ल्ड के एग्जांपल भी मैं दूंगा तो टेंशन मत लेना। इसके बाद एक वेंडर और आता है जो आपको दिखेगा हाइफन के बाद मॉज। अब देखिए मॉज एनी खुद से आ गया, ठीक है। ये जो मॉज है ये बेसिकली वेंडर किसके लिए है, फायरफॉक्स के लिए है, ठीक है। ये इसका वेंडर है फायरफॉक्स। जब आप हाइफन मॉज के बाद कोई भी प्रॉपर्टी लगाते हैं, इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल फीचर, ये टेस्टिंग फीचर, ये कंपैटिबिलिटी फीचर ये फायरफॉक्स ब्राउजर के लिए है, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर आप वेंडर का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उस ब्राउजर को पता कैसे चलेगा कि ये मेरे ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, टेस्टिंग किया जा रहा है, इसलिए वेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर आप वेबकिट बहुत फेमस देखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इतने सारे ब्राउजर वेबकिट को इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि सबसे वर्ल्ड का फेमस ब्राउजर क्रोम है, इसीलिए आपको वेबकिट ज्यादा पहले तो दिखता ही नहीं होगा इस्तेमाल करते हुए, लेकिन अगर कहीं दिख भी जाए तो भी आपको वेबकिट ही दिखेगा, मॉज तो ना के बराबर दिखेगा। इसके बाद आपको एक और दिख जाता है विच इज, यहाँ पर मैं स्पेस देके लिखूंगा एमएस। अब देखिए एमएस जो होता है ना, ये बेसिकली होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट के पास आता है, और ओल्ड एज उसके लिए आता है, यानी ये उसका वेंडर है। अगर आप एज में या इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो पुराना एज आता था, यानी ओल्ड एज या इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए वहां पर एमएस इस्तेमाल होता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद एक और वेंडर इस्तेमाल होता है जो कि हाइफन जीरो, नॉट ओ, इट्स जीरो, इससे इस्तेमाल होता है। ये जो हाइफन जीरो वाला है ना, ये शायद ही आप कभी देखे होंगे जिंदगी में अपना। ये आपका आता है बेसिकली ओल्ड ओपेरा के लिए, जब ओल्ड ओपेरा में प्रेस्टो इंजन इस्तेमाल होता था उस वक्त ये वेंडर इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो इसके अलावा आपको अलग कुछ दिखेगा ही नहीं, ठीक है। अगर आप हाइफन लिखे यहाँ पर जस्ट बाय डिफॉल्ट, तो आपको देखिए बहुत सारा हाइफन दिख रहा है। आप नेविगेट करिए अगर एक एक हाइफन में, तो ये सब मोजिला के लिए है, ये मोजिला, ये एमएस आ गया, एमएस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट, यानी पुराना एक्सप्लोरर वगैरह। फिर आप उसको करेंगे, आप देखिए वेबकिट आ गया, फिर मॉज आ गया, फिर आप और नीचे करेंगे फिर एमएस आ गया, फिर आप और नीचे करेंगे दोबारा वेबकिट आ गया, यानी वेबकिट ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब पूरा ब्राउजर को नीचे करिए, अब आप देखिए यहाँ पर इन रेंज, नो रेंज, अब ये प्रीफिक्स है ही नहीं, क्योंकि प्रीफिक्स हाइफन से स्टार्ट होता है ना, यहाँ हाइफन नहीं नजर आ रहा आपको, तो इट्स नॉट अ प्रीफिक्स, ठीक है। ये वेंडर प्रीफिक्स नहीं है। और यहाँ पर कुछ प्रीफिक्स से पहले आप देखेंगे आपको इस तरीके से सूडो एलिमेंट नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए सूडो क्लासेस, एज यू कैन सी प्रीफिक्स से पहले सूडो क्लास है। आप देख सकते हैं एक कोलन सूडो क्लास होता है ना, हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब ये है कि सूडो क्लास, यानी कौन सा सूडो क्लास कौन से स्पेसिफिक वेंडर की तरफ से है, वो यहाँ पर बात हो रहा है। यहाँ पर सूडो एलिमेंट्स आ रहा है, एज यू कैन सी
सूडो एलिमेंट्स आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये सिर्फ सूडो क्लास है, यहाँ पर कोई वेंडर का प्रीफिक्स नहीं है, कोई हाइफन आपको नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं और स्क्रॉल करता हूँ नीचे तक, यहाँ पर फिर कुछ एलिमेंट आया एंड दैट्स इट, खत्म, ठीक है। अच्छा, अगर मैं डबल हाइफन इस्तेमाल करूँ, लेट्स से मैं 2 हाइफन इस्तेमाल करता हूँ, तब देखिए अभी भी 2 हाइफन इस्तेमाल करने पे भी मुझे एमएस आ रहा है, सूडो एलिमेंट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, ये मोजिला फायरफॉक्स की तरफ से, ये भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, ये वेबकिट गूगल की तरफ से, और ये बस इसके बाद फिर हमें, हाँ, फिर यहाँ पर कुछ वेबकिट मिल रहा है सूडो एलिमेंट से रिलेटेड, और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर दैट्स इट, खत्म। समझ में आया? तो मैंने स्क्रॉल डाउन इसलिए करके दिखाया ना कि इसके अलावा कुछ मौजूद ही नहीं है सीएसएस में, यानी इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो वेबकिट क्लियर हो गया। मोज, एमएस, ओ, ये सब क्या है? वेंडर प्रीफिक्स। क्यों इस्तेमाल होते हैं इसके बारे में मैंने पहले ही बताया, एक्सपेरिमेंटल फीचर को बताने के लिए, ये बताने के लिए कि भाई एक्सपेरिमेंटल फीचर है, रियल नहीं है, ये बताने के लिए कि ये नॉन स्टैंडर्ड फीचर है, कि दूसरे ब्राउजर इसको सपोर्ट नहीं करते, यही करता है, और ये बताने के लिए भी कि ये स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन किसी एक ब्राउजर में हो रहा है, यानी वही बात है, नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, तो आप इस तरीके से देखेंगे सॉरी, आप कहेंगे वेबकिट, वेबकिट और एनी को हटा के मैं बोलूंगा ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, और इस तरीके से 3S, यानी इस तरीके से आप लिख सकते हैं, एज यू कैन सी वेबकिट ट्रांजिशन ऑल 4 सेकेंड इज। तो ये पर्टिकुलर जो प्रीफिक्स वेंडर है ना, ये बता रहा है कि भाई ये एक्सपेरिमेंटल फीचर हो सकता है और स्टैंडर्ड फीचर नहीं है, ये या टेस्टिंग के लिए है। अब ये तो आपने बता दिया कि टेस्टिंग वगैरह इसके लिए है, लेकिन किस ब्राउजर के लिए है? तो ये क्रोम के लिए, सफारी के लिए, ओल्ड ओपेरा, ओल्ड एज, आईएसओ ब्राउजर्स वगैरह में ये चलेगा, उसके अलावा नहीं चलेगा। यही चीज अगर आपको टेस्ट करना है दूसरे दूसरे वेंडर्स में, तो आपको उन वेंडर्स का प्रीफिक्स पहले देना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए उसका नाम ही है प्रीफिक्स, पहले लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तब देखिए जो प्रॉपर्टी है ना वो पूरा सेम है, पहले सिर्फ प्रीफिक्स लग रहा है, और यहाँ पर जो ट्रांजिशन लगा आप देखिए यहाँ कोई प्रीफिक्स नहीं है, और हम लोग ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये स्टैंडर्डाइज है, जो भी चीज स्टैंडर्डाइज हो चुका है उसमें आपको प्रीफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। और आज के टाइम पे तमाम ब्राउजर जो है वो इसको सपोर्ट करते हैं, आज के टाइम पे आपको प्रीफिक्स लगाने का जरूरत नहीं पड़ता। प्रीफिक्स लगाया क्यों जाता था पहले? वेंडर प्रीफिक्स इसलिए लगाया जाता था ना पहले, ताकि सीएसएस में बहुत सारा न्यू फीचर आता रहता था। बेसिकली इसके पीछे का हिस्ट्री है ना कि ये प्रीफिक्स इस्तेमाल इसलिए हो रहा था ना क्योंकि उस वक्त सीएसएस बन रहा था। आपको पता है सीएसएस का भी वर्जन आया ना, वर्जन 3 वगैरह बहुत सारा आया। तो सीएसएस का वर्जन जब बन रहा था तो न्यू सीएसएस का क्लासेस ऐड हो रहा था, नया नया फीचर आ रहा था सीएसएस में। अब जब जब नया नया फीचर आ रहा था तो जरूरी तो नहीं है कि हर ब्राउजर ही उसको सपोर्ट करे, कुछ ब्राउजर कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो इस वजह से डेवलपर्स इसको टेस्ट करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, और इसलिए वेंडर्स प्रीफिक्स लगाना, वेंडर प्रीफिक्स लगाना जरूरी था। और साथ साथ वो फॉल बैक भी देते थे, जैसे हमने सपोर्ट में ऊपर दिखाया आपको। तो सपोर्ट में तो आप जर्नल पूछते हैं ना, सपोर्ट में तो आप जर्नल बोलते हैं कि भाई डिस्प्ले ग्रिड है कि नहीं है, यानी यूजर के ब्राउजर, जो भी ब्राउजर हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, यूजर का जो भी ब्राउजर हो उसमें ये है कि नहीं है, अगर है तो लगाओ, नहीं है तो ये लगाओ। पर प्रीफिक्स अलग है, प्रीफिक्स में आप टारगेट करते हैं बकायदा से कि भाई वेबकिट का मतलब तमाम गूगल सफारी उसमें चलेगा, बाकी में नहीं चलेगा। तो वो यूजर्स को नजर आएगा, बाकी यूजर्स को नजर नहीं आएगा। और इसके पीछे का रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि उस वक्त सीएसएस पूरा स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ था, ठीक है। उस वक्त सीएसएस डेवलपमेंट जोन में ही था, और इस वजह से वो प्रीफिक्स लगा रहे थे ताकि ब्राउजर गलत तरीके से बिहेव ना करे। क्योंकि आपने लेट से आप मोजिला इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसी में डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो मोजिला में जो सपोर्टेड आप उसी के बेसिस पे लगा देंगे। पता चला कोई बंदा क्रोम में खोलेगा तो उसका तो वो नहीं चलेगा, इसलिए प्रीफिक्स लगाना जरूरी होता था। तो ये कभी पहले जमाने में था, एंशियंट टाइम में था, जब लोग पत्थर से आंख जलाते थे, उस वक्त ये सब किया जाता था, ठीक है। अभी ये सब नहीं किया जाता, इसीलिए आप देखेंगे लोग इसको डिस्कस भी ज्यादा नहीं करते। अच्छा, अब क्या हो गया? अब आ गया मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या है कि आज के दिन कोई भी ब्राउजर एक्सपेरिमेंटल फीचर को एक्सपोज ही नहीं करता, ठीक है। आज के टाइम पे कोई भी ब्राउजर ये प्रीफिक्स को एक्सपोज नहीं करता। लेकिन आज मॉडर्न टाइम पे क्या हुआ ना, कैच पोस्ट फिक्स इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वो खुद से कंपैटिबिलिटी के बेसिस पे काम कर देता है। और दूसरी बात ये कि आज सीएसएस स्टैंडर्डाइज भी हो चुका है, ठीक है, सब ब्राउजर को सपोर्ट करता है। कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज है जहां पर हमने, जैसे प्रीवियसली जब हम लोग एडवांस सीएसएस पढ़ रहे थे, वहां पर एनिमेशन से रिलेटेड काफी सारा चीज हमने देखा था कि क्रोम का ये वर्जन सपोर्ट करता है, मोजिला का वो वर्जन सपोर्ट करता है। उसमें भी आपने देखा था कि हर ब्राउजर सपोर्ट जरूर करता है, लेकिन वर्जन में फर्क है। कुछ ओल्डर वर्जन सपोर्ट नहीं करते। हाँ, कोई भी ब्राउजर का अगर आप लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल करेंगे तो ऑफकोर्स वो सपोर्ट करेगा, ओल्डर वर्जन से सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पुराना वर्जन है। इसके अलावा आज भी अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये यूज करना चाहते हैं, तो आज भी ब्राउजर्स आपको ये पावर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और बहुत ही रेयर, मतलब इस पे कोई जाता नहीं है इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने, बट लेट मी शो यू। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, लेट से, ठीक है। आपको गूगल क्रोम अब दिख रहा है, थोड़ी देर के लिए मैंने वीएस कोड को हटा दिया यहाँ से। मैं क्या करता हूँ ना, मैंने यहाँ पर, आप इसको पूरा काट दे और यूआरएल में आप लिखे क्रोम, ठीक है। अगर आप क्रोम इस्तेमाल कर रहे हैं ऑफकोर्स, और देखिए मुझे खुद से सजेशन मिल गया क्रोम फ्लैग्स का, तो आप लिखेंगे क्रोम कोलन स्लैश स्लैश और उसके बाद एक आता है फ्लैग्स, ठीक है, फ्लैग्स। इसको जब आप प्रेस करेंगे, फ्लैग्स के साथ एस होगा, बल्कि स्पेलिंग ही गलत था, FLAGS, फ्लैग। द मोमेंट आपने ये किया, आप देखेंगे यहाँ पर काफी सारा चीज, मतलब देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग। यहाँ से स्क्रॉल बार अगर मैं नीचे करूँ तो आप देख के ही आपका सर चकराने लगेगा कि भाई ये क्या चीज दिखा रही है, आज से पहले तो कभी पता ही नहीं था क्रोम में ऐसा कुछ भी होता है, ठीक है। तो ये इस पे अलग से पूरा डेडिकेटेड डिस्कशन हो सकता है, पर मैं इसमें नहीं जा रहा। यहाँ पर क्रोम बताता है आपको कि वार्निंग, एक्सपेरिमेंटल फीचर अहेड, enable this feature you could lose browser data or compromise the security of
प्राइवेसी इनेबलिंग फीचर अप्लाई टू ऑल यूजर ऑफ दिस ब्राउजर। यानी ये ब्राउजर को जो भी इस्तेमाल करेंगे, जो भी आप इसमें लॉगिन्स वगैरह जो भी करेंगे, वो सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा। इफ यू आर एन एंटरप्राइज एडमिन यू शुड नॉट बी यूजिंग दिस फ्लैग इन प्रोडक्शन। यानी आसान शब्दों में ये बीटा चैनल एक तरफ से है, यानी ये जस्ट एक्सपेरिमेंटल फीचर है, इसको आपको कभी भी रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल नहीं करना होता। ठीक है, तो मैंने एक दिखा भी दिया, अगर आप चाहे तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो वहां जाके, पर हाईली रिकमेंड कि आप क्रोम का नया एक ये बना लीजिए, यानी जो होता है ना प्रोफाइल, न्यू प्रोफाइल क्रोम का बना लीजिए, वो बिल्कुल ब्रांड न्यू रहेगा। वहां पर जाके आपको जो एक्सपेरिमेंट करने करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट करना ही है और आप ज्यादा मतलब सिक्योरिटी के बारे में नहीं जानते, तो वीपीएन इस्तेमाल कर लीजिए। वहां पर एक वीपीएन इस्तेमाल करिए, इस्तेमाल करिए उसको। बट मुझे पता है मोस्ट ऑफ द लोग क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट माइंडसेट से है, साइबर सिक्योरिटी वाले नहीं है, तो आपको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट होगा नहीं। तो ये था बेसिकली वेंडर प्रीफिक्स। सवाल आता है कि आज के जमाने में हमें वेंडर प्रीफिक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा? नहीं, ऑलमोस्ट नहीं। क्यों? मॉडर्न जितने भी ब्राउजर है वो ऑटो प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मॉडर्न डेवलपमेंट टूल में ऑटो प्रीफिक्स होता है। ऑटो प्रीफिक्स क्या करता है? ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है जो भी प्रीफिक्स उस ब्राउजर के हिसाब से चाहिए होगा। ठीक है, यानी ब्राउजर कंपैटिबिलिटी चेक अब ऑटोमेटिक होता है ऑटो प्रीफिक्स के साथ। पहले ब्राउजर कंपैटिबिलिटी चेक डेवलपर्स करते थे प्रीफिक्स के साथ। ठीक है, इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट का भी बहुत सारा प्रीफिक्स वेंडर एपीआई होता है, दैट इज डिफरेंट। वो जावास्क्रिप्ट हम लोग कभी डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने एक बात बोला कि ऑलमोस्ट नहीं, हमने कहा ऑलमोस्ट नहीं इस्तेमाल किया जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पर कुछ सिनेरियो ऐसे है कि जहां पर आपको वेंडर प्रीफिक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी वहां पर वो चीज अब तक स्टैंडर्डाइज ही नहीं हुआ सीएसएस में। आप बोलेंगे यार ऐसा क्या चीज है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, हालांकि वो चीज गूगल फायरफॉक्स वगैरह, गूगल क्रोम वगैरह में कुछ हद तक सपोर्टेड है, लेकिन फुल्ली सपोर्टेड नहीं है, लिमिटेड सपोर्ट है वहां पर। मिसाल के तौर पर चलिए मैं आपको अब कोड लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको मजा सा आ जाए। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ बॉडी। मैंने एक बॉडी लिया और मैं कहूंगा भाई बॉडी का हाइट 1000 पिक्सल हो जाए। ठीक है, 1000 पिक्सल इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्क्रॉल बार आ गया और 1000 पिक्सल हो गया। ठीक है, अब ये स्क्रॉल बार आया, ये स्क्रॉल बार को स्टाइल करने के लिए आप ऐसे स्टाइल कर सकते हैं। मैंने HTML को कवर किया डायरेक्ट और मैंने लिखा स्क्रॉल। अब देखिए जैसे मैंने स्क्रॉल लिखा तो स्क्रॉल बार विड्थ आ गया यहाँ पर। मैंने इसको ऐसे सेट किया। अब देखिए यहाँ पर ऑटो है, नन है, थिन है। अगर मैं नन कर दूं इस तरीके से, तब देखिए विड्थ गायब हो गया, यानी अब स्क्रॉल बार नजर ही नहीं आ रहा है, नो स्क्रॉल बार। ठीक है, आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे। एज यू कैन सी, आप यहाँ पर क्लिक करके हम लोग ऊपर नीचे करते हैं ना, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तब देखिए इसको हम लोग पकड़ के इस तरीके से ऊपर नीचे कर पा रहे हैं ना। अगर मैं विड्थ को गायब कर दूं, यहाँ से नन कर दूं, फिर आप उसको पकड़ ही नहीं सकते, ये पकड़ाएगा ही नहीं। सिर्फ आप माउस के स्क्रॉल से ही ऊपर नीचे कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का माउस का स्क्रॉल खराब रहा, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है, तो फिर तो गया। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे क्लिक करके अपने कीबोर्ड का डाउन एरो की दबाना पड़ेगा और ऐसे ऐसे करके फिर वो जाएगा। ठीक है, या फिर माउस को प्रेस करके इस तरीके से करना पड़ेगा। मतलब पॉइंट इज कि आप इसको गायब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद एक ऑप्शन आता है थिन का। मैंने थिन किया तो आप देखिए ये पतला हो गया काफी। ठीक है, काफी पतला। लेकिन अगर मैं इसको लेट से थिक में डाल दूं, मैं इसको बोल दूं लेट से 10 पिक्सल, ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आप बोलेंगे अप्लाई हो गया। अच्छा, अगर मैं इसको 20 पिक्सल कर दूं, अभी भी इतना ही दिख रहा है। क्या मतलब ये है कि ये कस्टम प्रॉपर्टी सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट है वही सपोर्ट करता है, यानी थिन इसी को सपोर्ट करेगा ये। ठीक है, ये हो गया एक चीज। दूसरा हमारे पास ये होता है कि हम लोग स्क्रॉल बार कलर को भी जा सकते हैं, और यहाँ पर कलर में लेट से मैं बोलना चाहता हूँ, लेट से पहले मैंने रेड बोल दिया। द मोमेंट हमने रेड बोला, और यहाँ से मुझे रेड चाहिए नहीं वैसे, बाय द वे मुझे इस तरीके का कलर चाहिए, और इसके बाद मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ ऐसे और ऐसे कर देता हूँ। राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा सब कुछ बदल गया है। मैं यहाँ से इस कलर पे आऊंगा और मैं ऐसे कर दूंगा। अब आप देखिए आपका स्क्रॉल बार का कलर बदल चुका है, ये रेड है और बैकग्राउंड जो है वो ब्लू हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इसको थिन के जगह ऑटो कर दूं तो थोड़ा सा मोटा दिखेगा। आपको पता है बाय डिफॉल्ट ये ऑटो में ही होता है इस तरीके से। अब देखिए अब थोड़ा सा ये विड्थ बढ़ गया है। ठीक है, अब ये सब काम आप कर पा रहे हैं, यानी अभी तक हम लोगों ने वेंडर प्रीफिक्स लगाया नहीं है, ये हमें ऑलरेडी स्टैंडर्ड सीएसएस प्रोवाइड कर रहा है। ये चीज फायरफॉक्स में पूरा सपोर्ट करेगा, क्रोम में पूरा सपोर्ट करेगा, लेकिन कुछ नया ब्राउजर है उसमें सपोर्ट नहीं करेगा। दूसरी बात ये है कि जो डिटेल स्टाइलिंग होता है ना, जैसे कि अब इस पे आप हवर इफेक्ट लगाना चाहते हैं, ये हवर इफेक्ट जो लग रहा है ये डिफरेंट चीज है। एक होता है कि आप इस पे हवर इफेक्ट लगाना चाहते हैं, इसका जो राउंडनेस है इसको चेंज करना चाहते हैं, इसके विड्थ पे पूरा कंट्रोल चाहते हैं कि भाई 1 पिक्सल कर दो, 2 कर दो, 10 कर दो, पूरा आधा तक में लेके आ जाऊं। ये कंट्रोल अगर आपको चाहिए, ये नहीं मिलेगा आपको। ऐसे सिनेरियो में क्या करना पड़ता है आपको, ऐसे सिनेरियो आपको इस्तेमाल करना पड़ता है वेब किट। कौन सा? ये सब बेसिकली सूडो एलिमेंट्स में से आता है, तो आपको सूडो एलिमेंट इस्तेमाल करना पड़ता है। सो लेट्स से आप यहाँ पर लिखते हैं ऐसे कोलन कोलन, और यहाँ पर आप लिखते हैं वेब किट, और अब देखिए जैसे मैंने स्क्रॉल लिखा तो स्क्रॉल बार आ गया। मैं यहाँ से इसको ले सकता हूँ और यहाँ से मैं विड्थ को सेट कर सकता हूँ। अब यहाँ से मैं लेट्स से बोलता हूँ विड्थ 10 पिक्सल। अब देखिए ये 10 पिक्सल का, आप बोलेंगे तो पहले भी तो यही था ना, लेकिन अब मैं यहाँ से अगर 20 पिक्सल कर दूं और इसको हटा देते हैं फिलहाल, और मुझे HTML टैग के अंदर लगाना पड़ेगा ये, बल्कि मुझे HTML टैग में नहीं लगाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर अब देखिए
यहाँ पर विड्थ असल में आ रहा है लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो नजर लाने के लिए मैं क्या करूंगा, हमारे पास एक आता है वेबकिट स्क्रॉल बार ट्रैक। क्या आता है? वेबकिट स्क्रॉल बार ट्रैक। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से वेबकिट स्क्रॉल बार ट्रैक, ये हमारे पास है ट्रैक। इसके अंदर जाके मैं कुछ बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ। लेट से मैं दे देता हूँ एक्वा। तो आप देख सकते हैं एक्वा यहाँ पर आ चुका है एज यू कैन सी। यानी अब देखिए मैंने HTML नहीं लिखा यहाँ पर, अब मैं पूरा कंट्रोल कर रहा हूँ, यानी एंड टू एंड कंट्रोल है मेरे पास, जो मर्जी कर सकता हूँ। अब मैं 10 के जगह मैं 20 कर दूं तो आप देखिए ये 20 पिक्सल का विड्थ हो गया है, ये 20 पिक्सल, और मैं यहाँ से कर रहा हूँ एज यू कैन सी। मैं इसको अगर 50 पिक्सल करूँ तो ये इतना बड़ा हो गया, ये पूरा का पूरा स्क्रॉल बार है, ठीक है बाय द वे। सो लेट्स से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको ऐसे लिखता हूँ। अब आप देखिए यहाँ हमने क्या किया, स्क्रॉल बार को हमने 10 पिक्सल किया, ये 10 पिक्सल है। इसके बाद हमने बोला स्क्रॉल बार ट्रैक, यानी ट्रैक करना है स्क्रॉल बार को, उसका कलर। अब देखिए ये ट्रैक यानी बैकग्राउंड कलर है, तो लेट्स से मैं ट्रैक करने के लिए थोड़ा सा कलर को ये इस कलर का देता हूँ, ठीक है, ये इस किस्म का कलर में ये ट्रैक होगा। बैकग्राउंड कलर रेड है तो लेट्स से मैं रेड के जगह बोलूंगा कि भाई थोड़ा सा पर्पल कलर में आप दे दे मुझे, ब्लैकिश में थोड़ा सा दे दे, लाइक दिस, बढ़िया, ये इस तरीके से, ठीक है। और अगर मैं इसका विड्थ को छोटा करूँ तो ये काफी क्लासी लगेगा बाय द वे, ठीक है, ये इस तरीके से काफी छोटा हो गया। 5 पिक्सल शुड बी क्लासी, 7 यस, ये काफी मतलब अभी तो ऑफ कोर्स क्योंकि हमारा ये वेबसाइट के हिसाब से बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, लेकिन अगर बहुत नियॉन, बहुत बोल्ड, बहुत डायनामिक वेबसाइट है काफी अच्छा लगेगा। आने वाले टाइम पे जब प्रोजेक्ट बनाऊंगा ना तो ऐसा स्क्रॉल बार भी हम लोग चेंज करेंगे, तो एज यू कैन सी, ठीक है। तो ये चीज आप ये कंट्रोल आपको स्टैंडर्ड CSS नहीं प्रोवाइड करता, स्टैंडर्ड CSS के पास ये कंट्रोल नहीं है, तो यहाँ पर आपको फिर इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपने सूडो एलिमेंट इस्तेमाल किया पर्टिकुलर वेंडर का, सूडो एलिमेंट पर्टिकुलर वेंडर का। वेबकिट से आपने बताया कि ये सब चलेगा, यानी क्रोम, सफारी, ओल्ड ओपेरा, एज, ISO ब्राउजर वगैरह, फायरफॉक्स वगैरह में भी, ठीक है। और ये जो है इसका मतलब है ये सूडो एलिमेंट। अच्छा, इसमें और उसमें फर्क क्या है, ये वाले चीज में और ये वाले चीज में क्या फर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि इंपॉर्टेंट इन द सेंस आपका टेक्निकल स्किल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इतना इतना डिटेल चीज तो इंटरव्यूअर भी नहीं पूछेगा आपको, बल्कि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर जो रिक्रूटर होते हैं, मैं MNCs की बात नहीं कर रहा, लोकल कंपनीज की बात कर रहा हूँ, उनको भी नहीं पता होता ये सब चीज। ये एक्चुअली में वेंडर प्रीफिक्स नहीं है उस एतबार से, क्योंकि एक्चुअली में जब वेंडर प्रीफिक्स का नाम बोला जाता है ना तो वो प्रॉपर्टीज पे बोला जाता है, CSS के प्रॉपर्टीज पे। ट्रांजिशन एक प्रॉपर्टी है, उससे पहले वेंडर प्रीफिक्स का नाम आता है, ठीक है। ये एक्चुअल में बाय डिफॉल्ट एक होता है ना जर्नल, जब आप बोलते हैं कोडिंग, तो कोडिंग जब आप बोलते हैं तो इंसान के दिमाग में, किसी के दिमाग में भी ये नहीं आएगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग टाइप कुछ, यानी वेब एनिमेशन में आप जा रहे हैं या गेम डेवलपमेंट में जा रहे हैं। जब आप कोडिंग वर्ड बोलते हैं लोगों के दिमाग में प्रोग्रामिंग आता है, जर्नल वेब डेवलपमेंट टाइप का या DSA टाइप का चीज आता है, ना कि गेम डेवलपमेंट आता है, तो ये एक जर्नल होता है। तो वैसे ही जब आप बात करते हैं वेंडर प्रीफिक्स का, तो बाय डिफॉल्ट उसका मुराद और उससे मतलब लिया जाता है कि वो प्रॉपर्टीज के बारे में। लेकिन वेंडर प्रीफिक्स सिर्फ प्रॉपर्टी में नहीं होता है, वो सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट में भी होता है। और हमने जो बात किया था कि ऑलमोस्ट जरूरत पड़ता ही नहीं है, वो इस चीज का जरूरत नहीं पड़ता, यानी वेंडर प्रॉपर्टीज का जरूरत अब आपको नहीं पड़ता, क्योंकि पोस्ट फिक्स से वो कवर हो जाता है। लेकिन सूडो एलिमेंट और सूडो क्लासेस में आज भी वेंडर प्रॉपर्टी का जरूरत पड़ता है कुछ हद तक, अगर आप चाहे तो। मोस्ट ऑफ द लोग नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग CSS में कर रहे हैं मास्टर। तो जब आप किसी चीज में मास्टर हो जाते हैं तो उस चीज से बारे में कोई भी ऐसा चीज नहीं होना चाहिए जो आपको मालूम ही नहीं है, ठीक है। मास्टर होने का मतलब हर एक चीज आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम लोग और अच्छे से लिख सकते हैं। लेट्स से मैं अगर HTML को इस तरीके से कर दूं, लाइक दिस। अब आप देखिए हमने क्या किया, HTML की मदद से इसका विड्थ को थिन कर दिया। उसके बाद हमने कहा कि ये दोनों कलर दे दो, यानी ये बैकग्राउंड का कलर हो जाएगा ट्रैकिंग कलर, और ये हो गया हमारा रेड। तो अब मैं बैकग्राउंड का कलर को क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से जाके मैं ऐसे कर देता हूँ इस तरीके से, और ये रेड की जगह मैं क्या करूंगा, लेट्स से आई यूज काइंड ऑफ पर्पल, ठीक है, इस तरीके का कलर मैं इस्तेमाल करता हूँ। और बल्कि यहाँ पर जाके फिर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, आई वुड लाइक दिस काइंड ऑफ कलर, ठीक है। ये पूरा व्हाइट भी ठीक ही है, ठीक है, इस तरीके से। तो देयर इज अ डिफरेंट डिफरेंट थिंग, क्रिएटिविटी है यहाँ पर। अभी हमारा ये जो कंटेंट है वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा बाय द वे, बट हम लोग इस पे भी डिस्कस करेंगे, यानी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इस पे डिस्कस करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि बेसिकली होता क्या है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कितना प्रॉपर्टी और ऐसा कितना एलिमेंट होता है जो कि हमें स्टैंडर्ड CSS नहीं प्रोवाइड करता और हमें वेंडर प्रीफिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है एलिमेंट या सूडो क्लासेस में। तो अब ये तो वही बात हो गया कि मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है या एक डिक्शनरी है आपके साथ, आपके पास, और आप ये कहे कि वो डिक्शनरी का हर एक मीनिंग मुझे समझने में कितना टाइम लगेगा, तो ये तो डिपेंड करता है कि आप क्यों पूरा डिक्शनरी पढ़ना चाहते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है ठीक है, यानी ये एक फैक्ट होता है ना, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं पूरा डिक्शनरी, मतलब क्यों, क्या रीजन क्या उसके पीछे, और अगर पढ़ भी लेंगे तो क्या फायदा हो जाएगा, यानी क्या ऐसा आप अचीव कर लेंगे जो दूसरे ने अचीव नहीं किया। आप कहेंगे मैंने पूरा डिक्शनरी पढ़ लिया, तो इसमें क्या तीर मार दिया, यानी क्या इससे कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किया आपने, क्या इससे आपने कुछ नया चीज किया, नहीं। तो एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट हमारा प्रोग्रामिंग वगैरह में भी होता है, CSS वगैरह में भी होता है। एवरीथिंग 100% चीज हम लोग पढ़ते नहीं है, याद रखिए 100% चीज हम लोग पढ़ते नहीं है।
नहीं है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को 100% समझ जरूर लेते हैं। समझना इज इंपॉर्टेंट, पढ़ना इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने जब यहाँ पर आपको ये चीज दिखाया और मैंने सिर्फ वेंडर एक्सप्लेन किया, तो क्या मुझे ये डबल कोलन एक्सप्लेन करना पड़ा? क्या मुझे स्क्रॉल बार एक्सप्लेन करना पड़ा? क्या मुझे ये सिंटैक्स एक्सप्लेन करना पड़ा? क्या इसके अंदर जो हमने लिखा वो एक्सप्लेन करना पड़ा? क्या मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ा कि इसको मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा, डिफ के पास क्यों नहीं लिखा, यहीं क्यों लिखा? आप बोलेंगे नहीं, एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, वेबकिट मालूम चल गया। तो स्क्रॉल बार तो हमें पता है भाई, एक स्क्रॉल बार होता है, एक प्रॉपर्टी है, एक काइंड ऑफ, एक हमारा एचटीएमएल के अंदर स्क्रॉल करते हैं उससे, ये प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड का, ये सिंटैक्स है और ये सूडो एलिमेंट का सिंटैक्स होता है। तो इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। हर एक चीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। और जब आप बोलते हैं कि मास्टर कर लिया, इसका मतलब हर एक चीज जो उसके अंदर हो सकता है आपने उसको समझ लिया प्रॉपर तरीके से। और इससे बेनिफिट क्या होता है कि उस टेक्नोलॉजी में कभी भी कुछ भी कैसे भी जरूरत पड़े आप उसको कर लेंगे। सही हो गया। सो अब हम लोग इसी पर इत्तेफाक करेंगे, ठीक है। हमारा ये वेबसाइट है बेसिक सा, और हमने आज फाइनली सीएसएस का जो पूरा कोर्स था हमारा, ये हमारा वैसे एडवांस कोर्स चल रहा था सीएसएस का। एडवांस के बाद हमने मॉडर्न सीएसएस भी पढ़ा। मॉडर्न में हमने फ्लेक्सबॉक्स ग्रिड और एंड में कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए, जैसे मैंने बताया प्रॉपर्टी वेंडर्स एंड ऑल दैट चीजें। और इसी के साथ हमारा कंप्लीट सीएसएस का जो 2 पार्ट्स में हमारा सीएसएस है, एक बेसिक और एक एडवांस, मेरे ख्याल से तकरीबन 20 घंटे के अराउंड आ जाता है सीएसएस, शायद मे बी 18 से 20 घंटे के अराउंड सीएसएस आता है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन यूट्यूब। और ना ही सिर्फ ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, इस पे जो चीजें मैंने डिस्कस की और जिस तरीके से डिस्कस किया, शायद ही आपको वो मिले। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये क्रैश कोर्स पसंद आया और ये पूरा का पूरा सीरीज पसंद आया है, तो इस बार तो कमेंट करना बनता ही है और बताना जरूर बनता है कि आपने इससे क्या सीखा, क्या आपके लिए नया था। या फिर हो सकता है कि आप ये भी कमेंट करेंगे कि यार मुझे सब कुछ पता था जो आपने बताया। अगर कोई ये कमेंट करेगा तो नेक्स्ट टाइम मैं और इन डेप्थ जाऊंगा और ज्यादा डिटेल में कोशिश करूंगा कि मैं चीजों को सामने लेके आऊं और आसान तरीके से समझाऊं। सिर्फ नया चीज लाना मकसद नहीं है, चीजों को समझाना भी मकसद होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डायरेक्ट प्रोजेक्ट सेक्शन में और बहुत ही बढ़िया बढ़िया खतरनाक चीजें बनाएंगे हम लोग साथ में। सबका कोड आपको फ्री अवेलेबल मिल जाएगा और इसका भी वन शॉट आपको कुछ ही दिन में मिल जाएगा। 1-2 दिन में मैं इसका वन शॉट अपलोड कर दूंगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, कमेंट भी कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना।